बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं अरीद सलीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉवल ऑर्चिड। कैसे हैं आप सब लोग? ये तो गाइस आज हमने रीड करनी है 6 एपिसोड। आई डोंट थिंक सो ये लास्ट होती है कि नहीं होती। ट्राई करते हैं ये लास्ट हो जाए, बाकी देखते हैं कि कितनी पड़ी है अभी, क्योंकि रद्दी ज़्यादा है। तो देखते हैं कि कहाँ तक जाती है। आए तो उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलें। आए जी किस्त की तरफ चलते हैं। यज़दान को इस तरह अचानक हुर्मत के करीब आने पर ऐसा लगा कि जैसे किसी ने तपती धूप से घनी छाँव तरह ला खड़ा किया हो। कूल डाउन, इतना गुस्सा आपके लिए नुकसानदेह और वो लोग आपका गुस्सा भी डिज़र्व नहीं करते। हुर्मत पुरसोज आवाज़ में सरगोशी करती यज़दान के दिमाग के शरियानों में गुस्से से उबलता खून ठंडा कर गई थी। यज़दान का कंधा सहलाता हुर्मत के नरम हाथ के लमस से यज़दान को अपने दिल में सुकून सा उतरता महसूस हो रहा था। सारा गुस्सा, इश्तियाल और गज़ब ना कि बिल्कुल झाग की तरह बैठ गया था। यज़दान ने रिलैक्स अंदाज में आंखें मूंदते हुर्मत के गिर्द अपने दोनों बाजुओं का हसार कायम करते इसे अपने मजबूत गिरफ्त में कैद कर लिया था। हुर्मत जो यज़दान को रिलैक्स करने में अपनी कामयाबी पर खुश होती पीछे होने वाली थी, यज़दान की इस कैद ने इसकी सांसों का तनफ़ुस बढ़ा दिया। यज़दान, हुर्मत इसके हसार से निकलना चाहा, मगर अब वो खुद ही यज़दान की फीलिंग्स जगा चुकी थी। अब इतनी आसानी से मजबूत कैद से बच निकलना बहुत मुश्किल था इसके लिए। नो, यज़दान के गंभीर मुख्तसर मगर खमारुल्लूद लहजे में कह जुमले ने हुर्मत की धड़कनों में तुगयानी बर्पा कर दी। वो लोग जिस पोजीशन में थे, यज़दान के होंठ हुर्मत की गर्दन से टच हो रहे थे, जो बात हुर्मत के सांसें रोकने के लिए ज़्यादा जिम्मेदार थी। यज़दान प्लीज़ छोड़े मुझे। हुर्मत की धड़कनें अटक चुकी थी। वो यज़दान को रिलैक्स करने के साथ साथ उसके दिल में अपने लिए फीलिंग्स जगाने की ख्वाहिशमंद भी थी, फीलिंग्स जानने की ख्वाहिशमंद भी थी, मगर नताज इस कदर शिद्दत भरे होंगे इसे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था। मगर जो भी था, यज़दान ने इसे अभी तक अपनी ज़बान से कोई इकरार नहीं बख्शा था, ना ही फारिया के हवाले से कोई बात क्लियर बताई थी। मुझे कुछ देर और सुकून चाहिए, और ख़ुद को यकीन भी दिलाना कि तुम खुद मेरे करीब आई हो, मेरे हसार में। तुम अब इस सब पर मुझ पर गिला नहीं कर सकती कि मैं तुम्हारे करीब आई, क्योंकि इस बार ये दिलफरेब हरकत तुमने की है। यज़दान के बोलने पर इसके लफ्ज़ों से ज़्यादा इसके हिलते लब हुर्मत की धड़कनें मुंतशिर करने को काफ़ी थे। हुर्मत को यज़दान की आवाज़ में मुस्कुराहट का अंसर महसूस हुआ था, मतलब वो बिल्कुल नॉर्मल हो चुका था और इसे तंग कर रहा था। यज़दान रहमानी, ज़रा फ्री होने की ज़रूरत नहीं है। आपने भी मेरा गुस्सा नहीं देखा। छोड़े मुझे, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हुर्मत यज़दान का हसार तोड़ने की हर मुमकिन कोशिश कर थी, मगर वो इसे साथ करने को तैयार नहीं था। हुर्मत की धमकी पर यज़दान अपना कहका नहीं रोक पाया। जाने मन, जिस तरह तुमने मेरा गुस्सा ठंडा किया, इससे कई ज़्यादा मोहब्बत भरे तरीके हैं मेरे पास। तुम्हारे गुस्से की शिद्दत इतनी होगी जितनी मेरे मनाने की होगी। यज़दान ने सरगोशी भरे अंदाज में कहते हुर्मत के कान की लो चूम ली, जिस पर हुर्मत ने यज़दान की शर्ट सख्ती से दबोच ली। मिसेस हुर्मत यज़दान रहमानी, इस दिल के सबसे ऊंचे मुकाम पर रहती हो तुम। मेरे दिलो दिमाग पर सिर्फ तुम्हारी हुक्मरानी है, अभी से नहीं, बहुत पहले से। तुम इस बात से बेखबर हो, लेकिन अगर तुम ना होती तो आज यज़दान रहमानी यहाँ ना होता। फारिया से मेरा कागजी रिश्ता जुड़ा है, मगर तुमसे मेरी रूह का रिश्ता है। फारिया मेरी ज़िंदगी में कहीं स्टैंड नहीं करती, और तुम मेरे लिए मेरी ज़िंदगी हो, जिसके बगैर एक पल गुजारना मेरे इंतहाई मुश्किल है। यज़दान के अल्फाज हुर्मत को अपने दिल में उतरते महसूस हो रहे थे। यज़दान ने इसके वजूद को किसी गुड़िया की तरह उठाकर अपनी गोद में बिठा लिया था। हुर्मत इसके लफ्ज़ों की कैद में पूरी तरह जकड़ी, कोई मज़ाहमत कर ही नहीं पाई। इसका जल्लाद वाकई जादूगर निकला, जिसने इस पर अपनी मोहब्बत का मंतर फूंक कर इसे अपने तिलिस्म में कैद कर लिया था। हुर्मत इसके सीने पर सर रखे अपने बेहद करीब मौजूद इसके मगरूर नकूश को तके जा रही थी। इसने हमेशा से यही तो चाहा था कि वो भी किसी की ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा अहमियत की हामिल हो। इसके हंसने पर वो खुश हो, इसके रोने पर इससे ज़्यादा उदास हो। आज वो खुद को सबसे ज़्यादा खुशकिस्मत लड़की तस्वर कर रही थी। जिस शख्स से मोहब्बत हुई थी, वो बहुत पहले से इसे दीवानों की तरह चाहता था। जब अचानक एक बात का ख्याल आते हुर्मत इसे घूर कर देखती, इसका हसार तोड़ कर निकली थी। अगर फारिया कहीं स्टैंड नहीं करती तो वो आपके इतने करीब क्यों आती है, आपको टच क्यों करती है? हुर्मत रवानी में अपनी जेलसी का इजहार करते बोल तो गई, मगर यज़दान के चेहरे पर बेसाख्ता उमड़ डालने वाली मानी खींच लिए शोखी पर तासरात देख जुबान दांतों तले दबाते इसने ब्रेक लगाई थी, लेकिन तीर कमान से निकल चुका था। रुको रुको, तो कहाँ जा रही हो? अपनी बात का जवाब तो ले सुन लो। चुपके से खिसकती हुर्मत की कलाई दबोच कर अपने करीब करते यज़दान ने इसका गाल खींचा। मुझे नहीं सुनना आपका कोई जवाब। आपको जवाब भी आपके और आपकी फारिया की तरफ बकवास ही होगा। हुर्मत अपनी कमर में हमाइल इसके बाजू हटाने की कोशिश करती नाराज़गी से बोली। फारिया और यज़दान के तमाम सीन इसकी आंखों के आगे लहराते से नए सिरे से गुस्सा दिला गए थे। अच्छा, तो मैं बकवास हूँ? लगता है अपने अच्छे होने का सबूत देना पड़ेगा। यज़दान की आंखों में नाचती शरारत देख हुर्मत ने इसके सीने पर हाथ रखते से खुद से दूर करना चाहा, मगर पूरी तरह यज़दान की कैद में जकड़ी जा चुकी थी। तुम्हारी बहुत सारी गुस्ताखियों का जवाब देना रहता है डियर वाइफ। इस सब का हिसाब देने के लिए तैयार हो जाओ। अभी थोड़ी देर में तुम्हें अच्छे से अंदाज़ा हो जाए मैं कितना जल्लाद, वहशी और बकवास हूँ।
यज़दान बात के इख्तिताम पर जानदार मुस्कुराहट इसके पहले से सुर्ख हुए चेहरे पर उछालते बारी बारी इसके दोनों गालों पर अपनी पुरशिद्दत लब रखते हुए हुर्मत को इस सारी बातों का जवाब दे गया। हुर्मत अपने चेहरे के एक एक नक्श पर यज़दान के होंठों का लमस महसूस करती शर्म हया से लाल लुती बचाव कर इसके सीने में चेहरा छुपा के दोनों की खिलखिलाहटें इनकी मोहब्बत में आसूदगी की गवाही दे रही थी। मगर वो दोनों इस वक्त एक दूसरे में खोए आने वाले वक्त के खेल से बेपरवाह इन लम्हों को जी रहे थे। अमल ने बहुत ही झिझकते गिलानी हाउस में कदम रखा। वो आज यहाँ दूसरी बार आ रही थी। पहली बार जब यहाँ आई तो इसने सोचा नहीं था कि इसका वो कारनामा इसके दिल की दुनिया बर्बाद करके रख देगा। वो यहाँ बिल्कुल भी नहीं आना चाहती थी। इसे सदाम की दी गई वार्निंग अच्छे से याद थी, मगर नाइमा बेगम ने ना सिर्फ इसे इनवाइट करने इसके घर आई थी बल्कि इसके बाबा को स्पेशली इनवाइट करके भी गई थी, जो अपनी बीमारी की वजह से खुद तो नहीं आ सके मगर अमल को इसके इनकार करने के बावजूद ज़बरदस्ती भेज दिया था। वेलकम जी वेलकम, आज तो हमारी देवरानी आई है, अब तो हमारी महफिल में 4 चांद लग जाएंगे। आयशा अमल के गले लगते बहुत खुश इखलाकी का मुजाहरा करते बोले। थैंक्स भाभी। अमल ज़िंदगी में कभी इतनी कंफ्यूज नहीं हुई थी जितनी इस वक्त हो रही थी। दिल ही दिल में न जाने कितनी दुआएं मांग चुकी थी कि सदाम से इसका सामना बिल्कुल भी ना हो, मगर हर दुआ कबूल होने के लिए नहीं होती। अमल इस वक्त सादगी का पैकर बनी बेबी पिंक कलर के सादा से शिफॉन के सूट में मलबूस थी, जिसके किनारों पर गोल्डन गोटे का काम किया गया था। नाइमा बेगम अमल को देखकर बहुत खुश हुई, बल्कि घर के तमाम अफराद से बहुत मोहब्बत और इज्जत से मिले। सदाम को अभी तक कहीं ना देख अमल कुछ हद तक रिलैक्स हो चुकी थी। अमल बेटा आप जाओ आयशा के साथ, वो आपको ऊपर रूम में मौजूद ब्यूटिशियन से तैयार करवा देती है। नाइमा बेगम जिसे पहले से जानती थी कि अमल के सुलिया में आएगी, इसलिए उसकी सारी तैयारी खुद ही से ही कर चुकी थी। अमल ने यकीन दिलाना चाहा वो तैयार होकर आई है, मगर इसकी बिना कुछ सुने आयशा इसका हाथ पकड़कर वहाँ से ले गई थी। अमल के नाना करने की ज़रा भी परवाह किए बगैर कुछ ही देर में ब्यूटिशियन ने अपने हाथों की महारत दिखाते अमल के दो आदशाह हुस्न को मजीद निखार बख्शते अमल को खुद चौंकने पर मजबूर कर दिया। वह हैरत भरी नज़रों से मिरर में देखती खुद को पहचानने से इनकारी थी। पैरों को छूते एम्ब्रॉयडरी से मज़य्यन भारी घेरदार फ्रॉक में इसका नाजुक सरापा देखने वालों को अपना दीवाना बनाने का हुनर रखता था, और जो पहले से दीवाने थे इनकी तो आज बिल्कुल भी खैर नहीं होनी थी। माँ सरी के चली जैसे दाम ते गया काम तो छटना वैसे उन्हें अमल में नहीं। फिर मोती के जेवर कानों गले और माथे पर माथा पट्टी की जरूरत में पहनाए गए थे, जिनकी दिलकशी और खुशबू जानलेवा साबित हो सकती थी। अमल के लंबे खुले बालों को गजरे की मदद से बहुत ही खूबसूरती से सेट किया गया था, और अमल के बहुत कहने की वजह से आयशा ने अमल का दुपट्टा सर और कंधों पर स्टाइल से सेट किया था कि वो पर्दे के साथ साथ इसके हुस्न में मजीद 4 चांद लगा गया। आज तो खैर नहीं सदाम की। आयशा ने अमल की नज़र उतारते से छेड़ा, जिस पर अमल फीका सा मुस्कुराई। वो जानती थी कि इसकी स्वरूप का भी सदाम पर कोई असर नहीं पड़ने वाला। आयशा स्कूल के कॉरिडोर से गुजरी थी जब किसी की आवाज़ देने पर वो दूसरी जानिब मुड़ गई। अमल वहाँ होंकों की तरह खड़ी इर्द गिर्द आती जाती औरतों को देखने लगी। मसला ये था वो यहाँ किसी को भी जानती नहीं थी। अमल बेटा प्लीज़ ये गजरे तो ज़रा इस तीसरे नंबर वाले कमरे में रखा है, मुझे अर्जेंट नीचे जाना है। सुमेरा बेगम अमल को गजरे वाली प्लेट पकड़ाते उजरत में बोलती आगे बढ़ गई। अमल ने इनकार करती भी कैसे जब इन्होंने ऐसा कोई मौका ही नहीं दिया था। अमल सर झटकती इस रूम की जानिब बढ़ गई। वाह मुमानी जान, वेल डन। आयशा एक कोने से निकलकर सुमेरा बेगम के पास आती ने दाद देते बोली, वेल्डन की बच्ची, इस उम्र में भी क्या उल्टे सीधे काम करवा रही हूँ मुझसे। अगर अमल को पता चल के मैंने जानबूझकर इसे सदाम के रूम में भेजा तो क्या सोचेगी वो मेरे बारे में। सुमेरा बेगम आयशा के कंधे पर एक चपत रसीद करती वहाँ से निकल गई। चल जो भी सोचेगी हूँ से काम तेरा कर दिता ना हूँ फायदा। अमल दरवाज़ा खोलती अंदर दाखिल हुई थी। इतना साफ सुथरा तरतीब से सजा रूम देखो एक बार हैरान हुई। यहाँ से गजरे रखने के लिए क्यों बोला गया, मगर फिर कंधे उचकाते हुए कमरे के वस्त में पड़े टेबल की जानिब बढ़ गई। अभी आधे रास्ते में पहुंची थी जब इसे वॉशरूम का दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई थी। अमल के कदम एक पल के लिए सागते हुए इसका दिल किसी अनजाने एहसास से धड़कने लगा था। इसका दिल जिस बात की तरफ इशारा कर रहा था अमल ने नफ़ी से मना होने की दुआ मांगी थी, मगर नथनों से टकराती से इंसान की मखसूस खुशबू अमल की सांसें रोकी। वो हिलने के काबिल भी नहीं रही थी। सदाम शावर लेकर मामूल के मुताबिक बिना शर्ट के बाहर निकला। जब इस रूम में किसी सजी सवरी लड़की को देख वो हैरान हुआ था। इस लड़की की बैक होने की वजह से इसका फेस नहीं देख पाया था। एक्सक्यूज़ मी मोहतरमा, आप कौन है और मेरे कमरे में क्या कर रही हैं। सदाम की सर्द आवाज़ पर अमल ने सख्ती से आंखें मीच ली। अपनी मतवक्का होने वाली बेइज्जती के लिए खुद को तैयार करने लगी। एक्सक्यूज़ मी मैडम, मैं आपसे मुखातिब हूँ। सदाम इस लड़की का हनूज एक ही जगह पर जमकर खड़ा देख अब गुस्से से इसकी जानिब पड़ा, जो बिना पूछे एक तो इसके कमरे में आ चुकी थी और इसके पूछने पर कोई जवाब भी नहीं दे रही थी। मगर जैसे वो अमल के सामने आपकी बात 14 तबक रोशन होने की बारी इसकी थी। सच्ची सबरी हुस्न की देवी जो आंखें सख्ती से मोदे खड़ी सदाम को बेयकीनी से अपनी पल के झपकने पर मजबूर कर गई। अमल। सदाम ने जाने किस एहसास के ज़रिए से इसके मखमूर कर देने वाले दिल फरेब से रूप की जद में आते खुद को यकीन दिलाने के लिए गंभीर लहजे में से पुकार बैठा था कि अमल हकीकत में इसके सामने मौजूद है या पिछले कुछ दिनों की तरह आज भी इसका वहम है। जब से सदाम ने पहले अपने ऑफिस और फिर जब कॉल पर अमल के आंसू सिसकियाँ महसूस की, तब से इसका अपना दिल बहुत बोझल था। हर वक्त हर जगह इसे अमल ही नजर आती थी। सदाम की लो देती जज्बों से लबरेज पुकार पर अमल ने झट से आंखें खोल दी, मगर शर्टलेस खड़े सदाम को देखते हुए हया के मारे वापस नजर झुकाने पर मजबूर हो गए।
सदाम गहरी मबहूत को नज़रों से सर से लेकर पैर तक देखता अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। इसका दिल हमक हमक कर अमल के इस दिल हसीन सरापे को खराज बख्शने को चाहने लगा, मगर जज्बात में बहक कर वो इतनी जल्दी अमल को माफ़ करने के मूड में बिल्कुल भी नहीं था। तुम मेरे रूम में क्या करी हो? सदाम ने बहुत मुश्किल से अमल की क़यामत के हुस्न से नज़रें हटाते अपने जज्बों से बोझल होती आवाज़ पर काबू पाते अमल से पूछा था। अमल जो कुछ पल के लिए खुद फहमी में खिड़की थी सदाम की, फिर वही सपाट अंदाज पर अमल के सारे ख्वाब बिखर गए थे। आई एम सॉरी, गलती से यहाँ आ गई। अमल आंखों में उतर आने वाली नमी को पीछे धकेल कर कहती वहाँ से निकलने लगी, मगर सदाम के करीब से गुजरने से पहले इसकी कलाई सदाम की कैद में आ चुकी थी। सदाम को ये रोती माफ़ी मांगती अमल बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी। अमल की आंखों से गिरते आंसू से अपने दिल पर महसूस हो रहे थे, मगर वो बस एक बात क्लियर कर लेने के बाद अमल के सारे आंसू चुन लेने का सोच चुका था। सदाम के रोकने पर भी अमल ने चेहरा नहीं उठाया। सदाम ने हल्का सा झटका देते अमल को अपने करीब किया। अमल के सदाम से इस बात की उम्मीद नहीं थी। वो सीधे इसके चौड़े सीने से टकराई। अमल ने हैरत भरी नज़रों से उठाकर सदाम की जानिब देखा, जिससे देख रहा था। क्या वाकई तुम्हारी नफ़रत मोहब्बत में बदल चुकी है? ये सिर्फ मुझे लग रहा है। सदाम ने ज़रा सा झुककर अमल के करीब से उठती खुशबू की अपनी सांसों में कैद करना चाहा। सदाम के सख्ताम पर अमल की सांसें मज़ीद तेज़ हो गई थी, क्योंकि सदाम का नाक इसकी गर्दन से टकराया था। सदाम की हरकत के साथ साथ इसका सवाल भी अमल को मुश्किल में डाल गया, मगर इस वक्त वो कोई भी उल्टी सीधी हरकत करके सदाम को मज़ीद नाराज़ नहीं करना चाहती थी। हाँ, मैं मोहब्बत करने लगी हूँ आपसे। अमल सर झुकाए कामती आवाज़ में ऐसे बोली जैसे मोहब्बत करने किसी बहुत बड़े जुर्म का एतराफ़ कर रही हो। दोबारा मेरा एतबार तोड़ने की कोशिश करोगी? सदाम का हाथ अपने बालों में महसूस करते अमल का दिल उछल कर हलक में आन गिरा। लम्हा ब लम्हा इसकी सांसों की रफ्तार में इजाफा हो रहा था, मरकर भी नहीं। अमल का लहजा इसकी बात का जवाब देते काफ़ी पुख्तगी और मजबूती समेटे हुए था। इस खूबसूरत जवाब पर सदाम ने झुककर अमल का खून छलकाता गाल चूम लिया। किस बात का बदला लेने चाहती थी तुम मुझसे? सदाम ने अमल की थोड़ी ऊंची करते अमल की ज़िंदगी का सबसे मुश्किल सवाल पूछ लिया। जिस पर अमल ने अजियत भरी नज़रों से सदाम की जानिब देखा था, वो इस बात का जवाब नहीं दे सकती थी। इससे कहकर बेबस हो चुकी थी। तो इसका मतलब तुम्हें मुझ पर अभी भी एतबार नहीं है? अमल की खामोशी सदाम के दिल पर बहुत तकलीफ से साबित हुई थी। सदाम ने एक झटके से सजाद किया। सदाम, वो मैं अमल ने वजाहत देना चाहिए। तुम जा सकती हो यहाँ से। सदाम ने बहुत मुश्किल से अमल को माफ़ करने का सोचा, मगर अमल एक बार फिर इसे बेतबार कर गई थी। सदाम चेहरे पर वही सख्ती भरे तासुरात सजाकर ड्रेसिंग रूम की जाने पड़ गया। अमल अपने चेहरे पर फिर सिलाने वाले आंसू साफ करती रूम से निकल गई थी। अमल, कहाँ चली गई थी तुम? कब से ढूंढ रही है बड़ी मामा तुम्हें? आयशा एक जानिब से आती अमल के करीब गई, जिसकी लाल आंखें इसके बहुत देर तक रोने की गवाह थी। आयशा ने नोट तो कर लिया, मगर बोली कुछ भी नहीं। वो एक इम्पॉर्टेंट कॉल आ गई थी। अमल ने मोबाइल की जानिब इशारा किया, जब इसकी नज़र हाल के दूसरे रुख से बाहर की जानिब जाते सदाम पर पड़ी। पिछले आधे घंटे से मुसलसल ज़हनी अज़ियत के बाद वो फैसला कर चुकी थी कि वो अब सदाम को सब कुछ बता देगी। इसे कुछ भी नहीं छुपाएगी। वो सदाम को छोड़ने का हौसला नहीं रखती थी। आयशा से एक्सक्यूज़ करती हुए जल्दी से सदाम के पीछे गई, मगर वहाँ जाकर सामने का मंजर देख अमल का चेहरा धुआं धुआं हो गया। सदाम के सीने पर हाथ रखे खड़ी एक लड़की ज़ोर से खिलखिलाती अपना सर भी इसके सीने पर टका गई थी, जबकि सदाम भी इसकी हंसी में भरपूर साथ देता इसे बाजू से थामे खड़ा था। जब अचानक इसकी नज़र अमल पर पड़ी, जिसका सफ़ेद पड़ता चेहरा और नफ़ी में हिलता सर देखकर सदाम समझ के के बारे में कुछ गलत सोच चुकी है। अमल। सदाम इस लड़की को पीछे हटाते अमल की जानिब बढ़ा था। वहीं रुक जाओ सदाम जाफ़र, तो इसका मतलब तुम भी मुझसे बदला ले रहे थे, मुझे तड़पा कर अपना इंतकाम ले रहे थे, जबकि तुम्हारी हकीकत ये है। अमल सदाम को वहीं रुकने का इशारा करती धाड़ी थी, जबकि इसकी बात सुनकर जहाँ सदाम ने लब भेजा वहीं वो लड़की भी होंक बनकर सब कुछ देख रही थी। अमल, तुम पागल हो गई हो क्या? कुछ भी बोले जा रही हो? सदाम ने इसे डबल गुस्से में चिल्लाते कहा था। सदाम जाफ़र, पूरा हो गया तुम्हारा इंतकाम मुझसे। मुझे बेवकूफ़ बनाकर अब कभी अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगी तुम्हें। अमल सदाम की कुछ भी सुने बगैर बाहर की जानिब भागी। वो इसी तरह रोती गेट से निकलती गाड़ी में बैठने की बजाय से एक तेज़ कदमों से रोड पर चलने लगी। वो इस वक्त इतनी टूटी बिखरी हुई थी कि अपने ताक़ुब में आती गाड़ी को भी नहीं देख पाई, जो एकदम इसके पास रुकती। इसे कुछ भी समझने का मौका दिए बगैर गाड़ी से निकलने वाले आदमी ने रुमाल इसके मुँह पर रखकर इसे बेहोश करते गाड़ी में घसीट लिया। 1 मिनट भी ज़ाया किए बगैर वो गाड़ी वहाँ से निकल गई थी। चल लो जी। अमल बीबी का डरनाप हो गई। जी भट्टी साहब, आप कल की मीटिंग रख दें। जी, आप फाइल्स रेडी कर दीजिएगा। मैं ये स्थान ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ा बाल बना रहा था, जबकि दूसरे हाथ से मोबाइल फ़ोन कान से लगाए अपने मैनेजर को हिदायत देने में मसरूफ़ था, जब एकदम इसकी नज़र मिरर पर उभरते अक्स पर पड़ी। ये स्थान के हाथों में बालों में चलते हाथ के साथ साथ इसके बाकी के अल्फाज भी मुँह में दबके थे। येलो और पर्पल कंट्रास्ट का भारी कामदार लहंगा पहने अपने खुले बालों को सेट करने में हल्कान होती है। स्थान को एक अप्सराई मालूम हो रही थी। कंगन और गजरों से सजी सफ़ेद कलाइयों पर कमर से लाकर एक स्टाइल से डाला भारी दुपट्टा मेहंदी की खूबसूरत डिज़ाइन से मुज़य्यन नाजुक हाथों से सेट करती हुए खुद में मगन यज़दान रहमानी को एक बार फिर शदीद मोहब्बत में मुब्तला कर गई थी। फ्रेश फूलों के जेवर जिसका इस्तेमाल हुर्मत ने अपने बालों में भी किया था, इसके हुस्न को मज़ीद दुआशा कर रहे थे। यज़दान रहमानी की हालत होना मामूली बात थी। फ़ोन पर दूसरी तरफ भट्टी साहब यज़दान को आवाज़ें देते वापस होश में लाए थे। सर, फिर आपको मेरा आइडिया कैसा लगा?
भट्टी साहब की बात पर यज़दान ने बहुत मुश्किल से खुद को नॉर्मल करते अपने हवास जगह पर लाने की कोशिश की। यज़दान की खुमारआलूद नज़रें अभी भी मिरर से नजर आती अपनी चहीती बीवी पर जमी थी। बेहद हसीन। अल्लाह, यज़दान साहब का दिमाग हिल गया। यज़दान हुर्मत की जानिब देखता जो बोला था, इसने भट्टी साहब को फ़ोन कान से हटाकर देखने पर मजबूर कर दिया कि वाकई वो यज़दान रहमानी से बात कर रहा है। जी सर। वो बेचारा अलग पजल होता कन्फ्यूजन का शिकार था। यज़दान रहमानी के सामने बात दोहराकर भी शामत उसी की आनी थी, इसलिए बस इतना ही कह पाया। जबकि दूसरी जानिब जब यज़दान को एहसास हुआ कि आप बोल चुका है तो अपना बेसाख्ता उमड़ आने वाला कहका नहीं रोक पाया था। भट्टी साहब, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। यज़दान का कहकर फिर मुस्कुराती आवाज़ में जवाब देना भट्टी साहब को अपनी जगह साख्त कर गया। इसने 4 साल यज़दान के साथ काम किया, मगर आज तक कभी यज़दान की ऐसी हंसी सुनना नसीब नहीं हुआ था। यज़दान बिना फ़ोन कान से हटाए बाल बनाने लगा, जो वैसे कब के बन चुके थे। हुर्मत यज़दान के कहके पर चौंक कर इसकी जानिब देखा। हुर्मत को ड्रेसिंग टेबल के सामने जाकर अपना दुपट्टा सेट करना था। वो यज़दान के हटने का इंतज़ार करने लगी। वो जानती थी इस हुलिया में इसके लिए अपने इस जल्लाद के करीब जाना ख़तरे से खाली नहीं था, मगर इसे कॉल पर किसी के साथ हंसता देख हुर्मत के अंदर बीवी वाले शक ने सर उठाया था। ओए होए, हुन तो जाएगी तो फंसेगी बेचारी। इसने मशकूक नज़रों से यज़दान को घूरा। इसे कहीं ना कहीं लग रहा था यज़दान फारिया से बात कर रहा है। यज़दान अपने सेट बालों को जानबूझकर दोबारा सेट करने की कोशिश कर रहा था, मगर इसकी मुस्कुराती नज़रें शीशे पर से नजर आती हुर्मत पर थी। यज़दान हुर्मत के चेहरे के तासुरात से इसकी अंदरूनी हालत का बासानी समझ गया था। इसे हुर्मत का गुस्से से फूला चेहरा बहुत प्यारा लगता था। इस वक्त भी हुर्मत का चेहरा इतने इग्नोर किए जाने पर गुस्से से लाल हो चुका था। नहीं, येलो कलर पहनो, वो तुम पर ज़्यादा सूट करता है। यज़दान हुर्मत को मज़ीद चिढ़ाने के लिए कब से बंद फ़ोन को कान से लगाए हुए था। ओए होए, इन्हें ना किसी दिन सिर पड़वा के रहना अपना हुर्मत को लो। जबकि हुर्मत इसे फारिया से बात करने का समझती अपनी जगह जल भून चुकी थी। वो यही समझ रही थी कि यज़दान ने अभी तक इस पर से नज़र भी नहीं डाली। अब आप हट भी जाएं, मुझे भी तैयार होना। आप अपनी इंपॉर्टेंट कॉल मिरर से हटकर भी कर सकते हैं। जब हुर्मत से बर्दाश्त ना हो तो ज़बत खोते बोल पड़ी थी। यज़दान ने चेहरा नीचे करते अपने बहुत मुश्किल से होठों पर बेसाख्ता उमड़ डालने वाली हंसी रोकी थी। इसे अपने लिए हुर्मत का इतना पॉजेसिव अंदाज़ बहुत अच्छा लग रहा था। अभी मेरी तैयारी रहती, तुम्हें अगर तैयार होना तो तुम आगे आ सकती हो। यज़दान ने फ़ोन कान से हटाते हुर्मत को ऑफ़र की थी, जिस पर कुछ देर से घूरने के बाद हुर्मत दांत पीसती यज़दान से कुछ फासले पर मिरर के सामने जा खड़ी हुई। अब इन दोनों का अक्स एक साथ मिरर पर उभरता एक पल के लिए हुर्मत के होंठों पर भी दिलकश मुस्कुराहट बिखेर गया। यज़दान ब्लैक कुर्ते शलवार में मलबूस अपनी छा जाने वाली पर्सनैलिटी के साथ इस वक्त हुर्मत के दिलो दिमाग पर भी मुकम्मल तौर पर छाया हुआ था। परफेक्ट कपल। यज़दान की आंखें मुस्कुराई थी। यार तुम तो हो ही इतनी खूबसूरत, जो भी पहनो अच्छा ही लगेगा। बस अब जल्दी से यहाँ पहुँच जाओ, मैं मिस कर रहा हूँ तुम्हें। मुझसे ज़्यादा वेट नहीं। यज़दान की अभी बात मुकम्मल नहीं हुई थी जब हुर्मत ने इसके हाथ से मोबाइल झपट लिया। जब से इसे आयशा के थ्रू फारिया का सच पता चला था, वो भी यज़दान पर सिर्फ अपना हक समझने लगी थी। यज़दान के मामले में वो कितनी पॉसेसिव थी, यज़दान सोच भी नहीं सकता था। हुर्मत ने फ़ोन लेकर फेंकने के अंदाज में टेबल पर रखते यज़दान की शर्ट गिरेबान के पास से मुट्ठी में जकड़ते इसे हल्का सा अपने करीब किया। यज़दान हुर्मत के अमल दिलचस्पी से देखते इसकी जानिब हल्के से झुका। यज़दान रहमानी, अगर वो चुड़ैल दोबारा आपके करीब आई या आपने इससे बात की तो मैं आप दोनों का कत्ल मेरे हाथों 100% कन्फर्म है। हुर्मत यज़दान की आंखों में आंखें डालकर वार्न करते इसे बहुत अच्छे से बावर करवा दिया कि इसके मामले में कितनी पॉसेसिव है और कितनी मुश्किल से इसे फारिया के साथ बर्दाश्त करती थी। यज़दान के होंठों पर बेख्तियार एक खूबसूरत मुस्कुराहट खिल गई थी। यज़दान रहमानी की बीवी इसे धमकी देने की जरूरत कर सकती थी। हुर्मत की बात में छुपी वार्निंग इसे सच से समझा गई फारिया का इसके करीब होना हुर्मत को किस कदर बुरा लगता था। यज़दान ने हुर्मत के गिर्द अपनी बाहों का हज़ार कायम करते इसे अपने करीब किया। हम तो पहले ही आप पर मर मिटे हैं, अब और क्या मारेंगे हमें। यज़दान चेहरा आगे करके हुर्मत की नाक से अपना नाक टच करता है, इसे सिमटने पर मजबूर करके। तो क्यों बात कर रहे थे और इसकी तारीफ़ों के पुल क्यों बांध रहे थे, जबकि मेरी तरफ तो आपने एक नज़र भी नहीं देखा। हुर्मत अभी भी इसकी शर्ट वैसे ही थामे खड़ी रूठे लहजे में बोलती यज़दान को चारे शाने चित करके। इसके दूसरे जुमले पर यज़दान का कहका निकला, ज़रा गुस्सा किस बात पर आ रहा है, फारिया से बात करने पर या तुम्हें एक नज़र भी ना देखने पर। यज़दान ने हाथ की पूँछ से हुर्मत का गाल टच करते पूछा, दोनों बातों पर। हुर्मत की आंखों में नमी उतर आई, जिसे देख यज़दान के होंठों की मुस्कुराहट गायब होने में एक सेकंड लगा था। हुर्मत मेरी जान, तुम रो क्यों रही हो? मैं इससे बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ तुम्हें तंग करने के लिए और तुम्हें ये प्यारे एक्सप्रेशन देखने के लिए बकवास की। और तुम इस वक्त किस कदर हसीन लग रही हो, मुझे तुम पर कितना प्यार आ रहा है, ये बात तुम्हें मेरे दिल की धड़कनें बताएंगी। हुर्मत यज़दान के गालों पर लुढ़काते आंसू अपने पोरों पर चुनता इसका हाथ थाम कर अपने दिल के मुकाम पर रखते हुए बोला, आप बहुत बुरे, मुझे आपसे बात ही नहीं करनी। हुर्मत इसके दिल के मुकाम पर जोर से पंच करती इसकी लोधी थी नज़रों से घबराती इसके सीने में सर छुपा के। यज़दान ने भी इसके गिर्द घेरा तंग करते कीमती मता की तरह समेट लिया था। अमल ने बहुत मुश्किल से अपनी दुखती आंखें खोलते इर्द गिर्द देखना चाहा। इसको बहुत हैवी डोज दी गई थी, जिससे इसका सर भारी और आंखें बार बार बंद हो रही थी। इसको सिर्फ इतना याद था कि लानी हाउस से निकलकर पैदल ही सुनसान रोड पर चल रही थी कि लोगों ने इसको बेहोश करके गाड़ी में डाला था। अमल इनके चेहरे नहीं देख पाई।
अमल अपनी जगह से उठना चाहा मगर वो हिल भी नहीं पाई। वो पूरी तरह से रस्सियों में जकड़ी कुर्सी से बांधी गई थी। इसे जिस कमरे में रखा गया था वहाँ मुकम्मल तौर पर अंधेरा छाया हुआ था। कहीं एक दो कोनों से निकलती मध्यम रोशनी की किरणों ने इसको माहौल से कुछ हद तक मानूस होने में मदद दी थी। कोई है यहाँ? कौन लाया मुझे यहाँ? तुम लोग मुझे जानते नहीं हो, छोड़ूंगी मैं तुम में से किसी को भी। अमल अपनी बॉडी की मदद से कुर्सी को थोड़ा सा उठाकर ऊंची ऊंची आवाज़ में चिल्लाती किडनैपर्स को बुलाने की कोशिश कर रही थी। अमल एक बहुत ही ज़बरदस्त फाइटर थी। वो एक काम में 5-6 लोगों से लड़ने का हौसला रखती थी, मगर अंधेरा इसकी सबसे बड़ी कमज़ोरी थी। अंधेरे कमरे में बंद रहना, वो भी अकेले। अमल की बेचैनी में मज़ीद इजाफा हुआ। इससे वो चिल्ला कर किसी को बुलाना चाहती थी। आगे जो होगा वो देख लेगी। अमल को चिल्लाते 5 मिनट गुजरे थे जब इसे एक तरफ से दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। कोई शख्स दबे कदम चलता अमल के सामने आन खड़ा हुआ। दरवाज़ा खुलने की वजह से रूम किसी हद तक रोशनी बढ़ गई, मगर फिर भी अमल इस शख्स का चेहरा नहीं देख पाई क्योंकि इसने अपने चेहरे को नकाब से ढका हुआ था। कौन हो तुम? क्या चाहते हो मुझसे? बहुत बड़ी गलती की है तुमने एसपी नूर अमल को किडनैप करके। अमल इस शख्स को कहर बरसाती नज़रों से देखती वार्न करते बोली, जिसके जवाब पर मुकाबिल ने कहका लगाया, सब जानता हूँ, ना ही डरता हूँ तुमसे और ना ही तुम्हारी बढ़ती से, क्योंकि इससे कई ज़्यादा पावर रखता हूँ मैं। अमल के गुस्से से कहने पर इस शख्स ने सर्द लहजे में कहते अमल को अपने रूप में लाने की कोशिश की थी। क्या चाहते हो मुझसे? मुझे यहाँ लाने की वजह? अमल ने बिना इस शख्स से खौफ खाए पूछा। अमल के लहजा सामने वाले को बाबर करवा के इसे कंट्रोल करना इतना आसान नहीं था। सद्दाम जाफ़र और इसकी बर्बादी। इस शख्स के नफरत में डूबे अल्फाज ने अमल को बहुत बड़े शौक से दो चार किया। कौन था ये शख्स और क्या दुश्मनी थी इसकी सद्दाम से? अच्छा मजाक है, तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारा कहा मानकर अपने शौहर को बर्बाद करूँगी? अमल ने तंजिया नज़रों से अंधेरे में खड़े शख्स को घूरा। मेरी खातिर नहीं, अपने भाई की ज़िंदगी की खातिर तो करोगी ना तुम। इस शख्स ने अमल के सर पर बम फोड़ते इसकी हस्ती हिला कर रखती थी। क्या 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 मतलब है तुम्हारा? अमल की आंखों से आंसू लुढ़क आए थे। तुम्हारे भाई हुमायूं इशफाक इस दिन ब्लास्ट में मरा नहीं था, बल्कि मौतजाना तौर पर बच गया। जो डेड बॉडी आप लोगों को दी गई वो किसी और की थी। इस शख्स के अल्फाज एक तरफ जहाँ अमल की दिल खुशी से पागल कर गए थे, वहीं दूसरी जानिब इसने खुद को नदामत की गहराइयों में गिरता महसूस किया। यहाँ पर भी सद्दाम जाफ़र बेकसूर साबित हो चुका था। मैं कैसे यकीन कर लूँ तुम्हारी बात का? अमल ने भीगे चेहरे के साथ इस नकाबपोश को देखा जो अब अंधेरे में रखी कुर्सी पर बैठ चुका था और अमल सिर्फ इसका हिलता पैर ही देख सकती थी। अमल की बात का इस शख्स ने कोई जवाब नहीं दिया, मगर इसी वक्त दीवार पर लगी एलईडी रोशन हुई थी, जिसके ऑन होते ही स्क्रीन पर जो वीडियो सामने आई इसने अमल के रोंगटे खड़े कर दिए। सामने रस्सियों में जकड़ा तशद्दुद से आता इसका इकलौता भाई था। अमल इसको देखकर फूट फूट कर रोती। कितना तड़पी थी वो इतने साल से अपने भाई के लिए, और इतने सालों बाद जब इसे देखा तो किस हाल में। ऐसे एक वक्त आएगा अमल कभी ना ही देख दिए मैं। अमल को इस तरह रोता देख चेहरे को नकाब से छुपाई से कुछ फासले पर खड़े हुमायूं की आंखें भी नम हुई थी। इतने साल अपने से दूर रहना इसके लिए भी आसान नहीं था, मगर वो जिस दलदल में फंस चुका था वहाँ से अभी से मौत ही निकाल सकती थी। तो मार जा तुम घटिया जालिम दरिंदों, क्यों मारे हो मेरे भाई को? इसने क्या बिगाड़ा तुम लोगों का? छोड़ दो इसे प्लीज़। अमल को समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे, कैसे अपने भाई को उन जालिमों के चंगुल से बचाए। तुम ही छुड़वा सकती हो इसे। सद्दाम जाफ़र को बर्बाद करना होगा, इसे हमारे पास लाना होगा, जैसे भी लाओ। अमल ने अजियत से और बेपनाह तकलीफ़ के ज़ेरे से इस शख्स की जानिब देखा जो पैदर पे इसके दिल पे वार कर रहा था। अगर यही शर्त इसके सामने कुछ वक्त पहले रखी जाती तो 1 सेकंड की भी देर लगाए पर इसे पूरा कर गुजरती, मगर इस वक्त सद्दाम जाफ़र की अहमियत को इसके दिल से पूछता जो इसकी नस नस में बस चुका था। इसको पहले अमल इस कदर अजियत से 2-4 कर चुकी थी कि अब इस पर ज़रा सी भी आँच आती बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। मगर दूसरी तरफ इसका प्यारा भाई था जिसका सिर्फ बदला लेने के लिए इसने अपनी पूरी ज़िंदगी वक्फ कर दी थी, और अब जब वह जिंदा सलामत इसके सामने था तो कैसे इसे मरने के लिए यहाँ छोड़ देती? क्या वो अपने भाई को छुड़वाना नहीं चाहती? क्या लगता है भाई से ज़्यादा अपने कुछ दिनों के शौहर से मोहब्बत हो गई है तुम्हें? निकाब पहन के खड़े हुमायूं को इस वक्त अपनी बहन पर बेइंतहा गुस्सा आ रहा था, जो सोचने में इतना टाइम ले रही थी, वो भी सिर्फ इस सद्दाम जाफ़र की खातिर। मैं तुम्हारी शर्त मानने को तैयार हूँ, मगर मेरे भाई को कुछ नहीं होना चाहिए। अमल ने दिल पर पत्थर रखते अपनी रूह को फना कर देने वाला फैसला लिया था। मगर हुमायूं के चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट बिखर गई। वो कैसे भूल सकता था कि अमल उसकी बहन थी? गलत फैसला तो ले ही नहीं सकती थी। जब इंसान को बुरे काम और जुर्म ढाने की आदत पड़ जाए तो उसका ज़मीर अंदर से मर जाता है। जिस तरह इस वक्त हुमायूं का मर चुका था, अमल इस बात से बेखबर थी कि इसने हुमायूं की शर्त मानकर अपनी जान बचा ली थी, क्योंकि हुमायूं अपने इंतकाम और नफरत में इस कदर अंधा हो चुका था कि इसने पहले सोच रखा था अगर अमल ने इसकी शर्त मानने से इनकार कर दिया तो इसी वक्त अमल को शूट करवा देगा। क्योंकि अमल एक पुलिस ऑफिसर थी और हुमायूं की असलियत जानने के बाद हुमायूं को इससे बहुत खतरा हो सकता था। लेकिन अमल के वहम गुमान में भी ये बात नहीं थी कि इसका भाई दौलत और ताकत के नशे में इस कदर मस्त हो चुका था कि इसकी शर्त पूरी कर लेने के बाद भी इसके लिए किस कदर गलत सोचे बैठा था। अगर तुमने ज़रा सी भी होशियारी करते अपने महकमे को इस सब में इन्वॉल्व करने की कोशिश की या सद्दाम जाफ़र को बचाने की कोशिश की तो तुम्हारा भाई 1 सेकंड में मज़ीद सांस नहीं ले पाएगा। मेरे आदमी तुम्हारे आसपास मौजूद है, तुम्हारे घर के मुलाजमों की शक्ल में भी और तुम्हारे थाने के स्टाफ के रूप में भी। मुझसे ज़रा सी भी होशियारी बहुत महंगी पड़ेगी तुम। हुमायूं ने अमल के दिमाग में पकते प्लान पर पानी फेरते इसको अपनी सोर्सेज से आगाह किया, जिस पर अमल खामोशी से सर लागी, मगर वो हिम्मत नहीं आने वाली थी। इसे कुछ तो ऐसा करना था कि जिससे इसका भाई और शौहर दोनों बच जाते, चाहे इसकी जान चली जाती, इसे परवाह नहीं थी। तन दस्ते का सद्दाम जाफ़र फिर
सदाम पिछले 2 दिन से अमल को कॉल मिला कर थक चुका था। न इसके घर और ऑफिस में मुलाकात हो पा रही थी और न ही वो कॉल पिक करी थी। सदाम जानता था गलतफहमी का शिकार होकर वो इससे बहुत सख्त नाराज़ हो गया। सदाम को इसे अपने कमरे से निकालने वाली बात पर भी अफसोस हो रहा था और लास्ट टाइम जिस तरह वो रोकर घर से निकली थी, इस बात ने सदाम को मज़ीद बेचैन किए हुए था। सदाम के मुताबिक वो अमल को इसके किए की सज़ा किसी हद तक दे चुका था। अमल को भी इसकी गलतियों का एहसास था। यही सदाम के लिए बहुत बड़ी बात थी। इसकी मोहब्बत इस कदर सच्ची तो थी कि वो अपने महबूब की कोताहियाँ माफ़ कर सके। इस दिन सदाम को किसी और लड़की के साथ देख अमल का जो रिएक्शन सामने आया, वो देख सदाम को इस बात का यकीन हो चुका था कि अमल इससे बेपनाह मोहब्बत करने लगी। जैसी वो इससे चाहता था। अब सदाम इसे मिलकर सब कुछ क्लियर करना चाहता था और पूरी इज्जत और मोहब्बत से इसे अपनी ज़िंदगी में शामिल करना चाहता था। मगर अमल थी कि इसके सामने आने का नाम ही नहीं ले रही थी। लगता है हमारी मिसेस की नाराज़गी बहुत सख्त किस्म की होती है। सदाम अमल के गुस्से से जाने और शदीद नाराज़गी पर मुस्कुरा दिया। ड्राइविंग करते अपनी सोचों में गुम अमल के घर पहुंच चुका था, जहाँ मुलाजमा से पूछने पर वही जवाब मिला कि अमल घर पर नहीं। इशफाक साहब सनोबर बेगम की तरफ गए हुए थे, इसलिए सदाम को हर बार घर पर मुलाजिम मिलते थे। ओके, तो मैं वेट कर लेता हूँ। आज तो आपकी एसपी साहिबा से मिलकर ही जाऊँगा मैं। सदाम मुसलसल एक ही बात सुनकर जिद हो चुका था। इसने डिसाइड कर लिया आज तो हर हाल में अमल से मिलकर ही जाएगा। ड्राइंग रूम में बैठे सदाम को 15 मिनट गुजर चुके थे जब एक मुलाजमा हाथ में ट्रे लेकर सीढ़ियाँ चढ़ती दिखाई दी। जब घर पर कोई नहीं थी, जूस किसके लिए जा रहा है? कहीं मुझसे छूट तो नहीं बोला जा रहा? सदाम के दिमाग ने तेजी से काम किया और अगले लम्हे मुलाजमा जिस रास्ते से गई थी इसी तरफ बढ़ गया। वहाँ रूम में कौन है? ये जूस किसके लिए ऊपर लाई हो तुम? सदाम को मुलाजमा हाथ में वैसे जूस पकड़े वापस आती दिखाई दी जब वो इसके सामने आता कड़े तेवरों से बोला। सदाम के अंदाज में मुलाजमा एकदम घबरा गई। एक नज़र इर्द गिर्द का जायजा लेकर यहाँ किसी को नापाक होने का इत्मीनान करते हुए सदाम की जानिब उम्मीद भरी नज़रों से देखने लगी थी। साहब जी, बेगम साहबा को पता नहीं क्या हो गया। पहले भी घर लेट आती थी, मगर उस दिन आपके घर शादी के फंक्शन थे, सुबह 3 बजे लौटी थी। इनकी हालत बहुत ख़राब थी। 2 दिन से इन्होंने खुद को कमरे में लॉक करके रखा, ना कुछ खा रही है ना पी रही है, और सख्ती से मना कर रखा कि किसी को भी मुझसे नहीं मिलवाना, ख़ास तौर पर आपसे। इन्होंने कहा अगर आप आएँ तो यही कहा जाए वो घर पर नहीं है। साहब जी, मैं बहुत सालों से इस घर में काम करी हूँ। अमल बीबी जी ने मेरे हर अच्छे बुरे वक्त में मेरा साथ दिया। मैं भी इस मुश्किल वक्त में इनको ऐसे नहीं छोड़ सकती, इसलिए इनके कहे के खिलाफ चाहते आपको बता दिया। आप प्लीज़ इनकी परेशानी दूर करने में मदद करें। इस मुलाजमा के एक लफ्ज़ से अमल के लिए मोहब्बत और अकीदत छलक रही थी। सदाम फ़िक्रमंदी और परेशानी के आलम में मुलाजमा के इस इंकिशाफ पर साख्त सा खड़ा रह गया। इसके घर से तो अमल 10 बजे तक निकल चुकी थी, तो फिर 3 बजे तक वो कहाँ थी? सदाम का दिमाग बिल्कुल उलझ चुका था। साहब जी, एक और बात आपसे करनी थी। इस घर में मैं और मेरा शौहर ही काम कर रहे थे। इतने सालों से 2 ही लोग हैं, लेकिन घर के सारा मुलाजमीन की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। मगर साहब जी, जिस दिन बीबी जी घर देर से लौटी, इसी दिन सुबह यहाँ एक मियाँ बीवी नौकरी के घर से आए। इनका कहना है कि इन्हें अमल बीबी ने रखा है, जबकि अमल बीबी ने पहले तो इनकार कर दिया। मेरा घर अचानक चौंक कर कहा कि हाँ, मैंने बुलाया। पर साहब जी, इन लोगों की हरकतें मुझे ठीक नहीं लग रही। हर वक्त नज़र रखे हुए हैं, हम दोनों मियाँ बीवी के कामों पर भी, बीबी जी पर भी। इस मुलाजमा के अगले इंकिशाफ ने सदाम के दिमाग में चलते कुछ सवालों का जवाब दे दिया। वो दोनों कहाँ हैं इस वक्त? सदाम ने कुछ सोचते पूछा। साहब जी, वो हर रोज़ इस वक्त आधे घंटे के लिए कहीं निकल जाते हैं, पूछने पर हमेशा टाल देते हैं। मुलाजमा ने अपनी एक और उलझन बताई थी। वेरी गुड, ये मेरी गाड़ी की कीज़ है। अपने शौहर को बोले इस पार्किंग से हटा दे, और अगर वो लोग वापस आए तो इनके सामने जाहिर नहीं होने देना कि मैं घर में मौजूद हूँ। सदाम इसे गाड़ी की कीज़ देता, इसे जूस का ग्लास पकड़ता जल्दी से अमल के रूम की जाने पड़ गया था। सफ़िया, तुम्हें मेरी बात समझ क्यों नहीं आती? मैंने तुम्हें कितनी बार बोला नहीं खाना पीना मुझे कुछ भी। निकल जाओ मेरे रूम से, वरना ये ग्लास तुम्हारे ऊपर उलट दूँगी। अमल के भीगती मुतरन्नम आवाज़ सदाम की समातों से टकराती से बेचैन कर गई। तो उलट दो, जो मर्ज़ी करना कर लो, क्योंकि आज तुम्हें खाना भी होगा और पीना भी। मैं भी देखता हूँ कैसे नहीं सुनती तुम मेरी बात। सदाम रूम लॉक करता अमल की जानिब पेशकदमी करते बोला, जबकि सदाम की आवाज़ पर एक कोने में ज़मीन पर सुकड़ी सिमटी घुटनों पर सर दिए बैठी अमल ने करंट खाकर ऊपर देखा। सदाम को अपने रूम में अपने सामने खड़ा देख अमल की आंखों में खौफ उभरा था। 0 पावर की रोशनी की वजह से रूम में मलका सा अंधेरा छाया हुआ था, जिसे सदाम ने लाइट ऑन करते ख़त्म कर दिया। अचानक रोशनी आंखों में पड़ने की वजह से अमल ने आंखें सख्ती से मीच ली। 2 दिन से ये अंधेरा इसका साथी बना हुआ था। इतनी जल्दी रोशनी से मानूस होना इसके लिए मुश्किल था, जबकि अमल की हालत देख सदाम के दिल को किसी ने मुट्ठी में जकड़ लिया कर मसल दिया था। ब्लैक शमीज शलवार में बालों की चुटिया के जिसमें आधे से ज़्यादा बाल निकल चुके थे। जर्द चेहरे और सूजी आंखों के साथ बैठी वो लड़ती झगड़ती, कभी नफरत और कभी मोहब्बत का इजहार करती। वो इसकी अमल बिल्कुल भी नहीं थी, बल्कि ये तो कोई बहुत ही लाचार और कमज़ोर लड़की थी। सदाम जाफर, चले जाए यहाँ से, मुझे ना आपसे कोई बात करनी ना ही आपकी शक्ल देखनी है। अमल का दिल चाह सामने खड़े शख्स के चौड़े सीने में छुपकर अपना कम कह दे, मगर वैसा करके सदाम जाफर की ज़िंदगी खतरे में नहीं डाल सकती थी, जिसके दुश्मन इसी घर में मौजूद थे। सदाम जो उसका ग्लास टेबल पर रखते जारहाना तेवर लिए अमल की जाने पड़ा। इसे दोनों बाजू थाम कर सदाम ने एक झटके से अपने सामने खड़ा किया। अमल इस हमले के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। बहुत मुश्किल से इसने अपनी चीख रोकते सदाम का बाजू जकड़ते खुद को गिरने से बचाया, इस बात पर गौर किए बिना कि वो इस वक्त सदाम जाफर की गिरफ्त में जो कभी गिरने नहीं देगा। एसपी अमल, मैं पहले इतने दिनों के तुम्हारे इस ड्रामे की वजह से बहुत गुस्से में हूँ। मज़ीद मुझे गुस्सा दिलाकर अपने लिए मुश्किल पैदा मत करो। 5 मिनट तुम्हारे पास ये जूस का ग्लास ख़त्म करो, वरना मुझे अपने तरीके से काम अंजाम देने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। सदाम जूस अमल की तरफ बढ़ाते बेलचक लहजे में बोला था, जिस पर अमल ने बेबसी से घूरा। फिक्र मत करो, मेरी यहाँ मौजूदगी के बारे में किसी को इल्म नहीं।
सदाम ने इसकी आंखों में झांकते यकीन दिलाया, जिस पर अगले ही लम्हे इसने अमल की आंखों का डर और खौफ कम होते देखा। अमल ने बिल्कुल किसी सारतमंद बच्चे की तरह जूस थाम कर पीना शुरू कर दिया। सदाम प्लीज़ अब आप जाएँ यहाँ से। अमल नहीं चाहती थी कि इस किडनैपर को सदाम के आने का इल्म और इसके भाई को नुकसान पहुंचाए, इसलिए वो जल्द से जल्द सदाम को यहाँ से भेजना चाहती थी। अमर रिलैक्स, मैंने कहा ना तुम्हें किसी को मेरे यहाँ होने के बारे में नहीं पता। सदाम ने अमल के दोनों कंधों पर दबाव डाल दिया, इसके अंदर का खौफ कम करना चाहा, जिस पर अमल एक पल के लिए चौंकी। सदाम को बात कैसे पता चली कि इसे किसी के खौफ की वजह से यहाँ से भेजना चाहती है, मगर आपको कैसे? अमल ने सवालिया नज़र से सदाम की जानिब देखते पूछना चाहा। जाओ फ़ौरन फ्रेश होकर आओ। सदाम इसकी बात वहीं टोक कर इसके सवाल को नज़रअंदाज करके अमल का भीगा चेहरा साफ करते इसके चेहरे के गिर्द बिखरे बालों की कानों को पीछे अड़सते नरमी से कहा। अमल सदाम के ज़िद्दी अंदाज पर इसे खफकी भरी नज़रों से देखते वॉशरूम की जानिब बढ़ गई। ब्लैक के अलावा कोई और कलर पहन कर चिड़ हो चुकी है मुझे इस कलर से। सदाम इसे अलमारी से फिर ब्लैक कलर का सूट निकालता देख सख्ती से मना करते बोला। 2 दिन से भूखा होने की वजह से अमल में इतनी हिम्मत नहीं थी कि सदाम जाफ़र से बहस कर सके, इसलिए ब्लैक की बजाय सामने लटका मैरून ड्रेस लेती वो वॉशरूम की जानिब बढ़ गई। सदाम को अमल इस तरह की इसकी हर बात पर किसी रोबोट की तरह अमल करती बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी। अमल का एक खोया खोया किसी खौफ के ज़रिए असर अंदाज सदाम को किसी बड़े अंदेशे में डाल चुका था। कुछ ही देर में अमल इसे शावर लेकर निखरी निखरी सी वॉशरूम से निकलती नजर आई। सदाम की निगाह इसके सादा से सोगवार हुस्न पर ठहर सी गई। मुसलसल रोने की वजह से चेहरे की सुर्खी बढ़ी हुई थी। बड़ी बड़ी दिलनशी आंखों की सूजन सदाम के दिल को बेकल के दे रही थी। सदाम को अमल पहले से भी ज़रा कमज़ोर लगी। कीले बालों को टावल में लपेटे हुए सदाम के करीब आए। सदाम आप क्यों आए यहाँ? मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी, प्लीज़ चले जाएँ यहाँ से। अमल की अभी भी वही रटती सदाम ने बिना कुछ बोले अमल का हाथ पकड़ कर इसे अपने करीब सोफे पर बिठा लिया था। तुम मुझे बताना पसंद करोगे कि ऐसा क्या हुआ जिसने एसपी अमल को किसी डरपोक को कमज़ोर लड़की की तरह छिपने पर मजबूर कर दिया? सदाम के गहरे तंज पर अमल ने तड़प कर इसकी जानिब देखा। मैं छुप किसी से नहीं, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मुझे किसी से नहीं मिलना था। अमल अभी भी सदाम को कुछ भी बताने के हक में नहीं थी। वैसे क्या बताती कि इस वक्त एक पुलिस ऑफिसर ने एक कमज़ोर और बेबस औरत थी जिसके भाई और शौहर दोनों की ज़िंदगी खतरे में थी। इस इन दोनों में से किसी एक को चुनना था और किसी एक को कुर्बान करना था। अमल बस बहुत हो गया। अब अगर तुमने मुझे सच ना बताया तो जो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये कैसी मोहब्बत है तुम्हारी जिसमें तुम्हें मुझ पर एतबार ही नहीं? इसका यही मतलब हुआ ना कि तुम्हें मुझसे मोहब्बत नहीं थी, बल्कि वो सिर्फ मुझसे बुरा करने का एक पछतावा था जो कि अब ख़त्म हो चुका है। सदाम ने दृष्ट लहजे में कहते अमल को कुछ बोलने पर उकसाया था, जबकि अपनी मोहब्बत पर सदाम की उंगली उठाने पर अमल तड़प उठी थी। नहीं सदाम प्लीज़ ऐसा मत बोले, मैंने बहुत मोहब्बत की है आपसे, बहुत चाहा है आपको। हाँ मैं बहुत कमज़ोर हूँ क्योंकि मुझ पर मज़ीद किसी को खोने का हौसला नहीं है। मैं बचपन से तनहा रह कर अब थक चुकी हूँ। मैंने आपके साथ बहुत गलत किया, मगर मैं इतनी जालिम नहीं हूँ। इस सब के पीछे बहुत बड़ी वजह थी। मैंने कितनी बार सोचा भूल जाऊँ, सब कुछ निकाल दो, बतला की आग अपने दिल से, मगर अपनी मेरी मरी बहन की दर्द और अज़ियत से भरे आखिरी जुमले मुझे बेचैन कर देते थे, सुकून से नहीं रहने देते थे मुझे। मैं क्या करती? अमल अपना चेहरा दोनों हाथों में छुपाकर पूरी तरह रोते जैसे फट पड़ी थी। इतने सालों से इसके दिल में भरा गुब्बारा अब इसके लिए जान का अजाब बन चुका था, जिसे एक मेहरबान कंधे मिलते ही अमल ने निकालना चाहा। अमल की हालत सदाम का दिल चीर की। इतने दिन अमल से रवा रखे अपने सलूक पर सदाम को खुद पर जी भर के गुस्सा आया था। मासूद के चली जा, हाँ लेडे भी गुस्से ना कार की हो गया तन। इसने बेख्तियार आके पढ़कर अमल को अपने सीने में भेज लिया। इस लड़की की कमज़ोरी नहीं ताकत बनना था। अमल भी सदाम का सहारा मिलते फूट फूट कर रोती थी। सदाम ने इसे चुप नहीं करवाया। वो चाहता था वो एक ही बार रोकर अपना दिल हल्का करे। सदाम मुझे माफ़ कर दे, मैंने आपको कितना गलत समझा। आप रीज़न जानना चाहते थे? मैं किसी बात का बदला लेना चाहती थी आपसे। अमल ने जब रोकर दिल का बोझ हल्का कर लिया तो सदाम के सीने पर सर रखे इसकी फीकी आवाज़ में से मुखातिब किया। सदाम बोला कुछ नहीं, बल्कि अमल का माथा चूमते से हमेशा अपने साथ रहने का यकीन दिलाया। अमल सदाम के सीने से लगी इसकी धड़कनों को महसूस करते सुकून से अपना तन बदन में उतरता महसूस कर रही थी। इसके दिल ने बेख्तियार हमेशा के लिए इसी पनाहगाह में रहने की दुआ की थी। अमल ने बिना कोई बात छुपाए सवेरा और हमायूं के हादसे से लेकर अब तक की सारी हकीकत सदाम के सामने खोल कर रख दी। जबकि सदाम शौक की कैफियत में आ चुका था, अमल इसके हवाले से इतनी बड़ी गलतफहमी का शिकार थी और हर बार अमल की इन्वेस्टिगेशन पर सदाम के खिलाफ ही सबूत मिले थे। इस बात के साथ ही साथ एक और बात जिसने सदाम को बहुत बड़े शौक से दो चार की, वो थी हमायूं का जिंदा होना। ऐसा कौन सा दुश्मन था इसका जो उसे बर्बाद करना चाहता था, जिसके कब्जे में हमायूं था? इस सब बातों ने सदाम की सोचों को उलझा कर रख दिया, मगर इस वक्त इसे खुद से भी ज़्यादा अपनी पागल बीवी को संभालना था जिसने 2 दिनों में अपनी हालत बिगाड़ कर रख दी थी। आई एम सॉरी सदाम, मैं जानती हूँ मेरी इनकी शर्त मानने वाली बात पर आप मज़ीद हर्ट हुए होंगे, लेकिन अगर मैं वहाँ ये बात ना मानती तो वो लोग मेरे भाई को मार देते। अब मैंने सर उठाकर सदाम की जानिब देखा। इसकी आंखों में एक बार फिर से आंसू जारी हो गए थे। अमल तुमने मुझे बहुत डिसअपॉइंट किया, मुझे तुमसे इस बात की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। सदाम अमल को खुद से दूर करता सोफे से उठता चेहरा मोड़कर खड़ा हो गया। वो जानता था कि इसकी हमदर्दी दिखाना अमल को मज़ीद कमज़ोर कर सकता, वैसा हरगिज़ नहीं चाहता था। अमल एक मजबूत और बहादुर लड़की थी जिसने अपने मुश्किल तरीन वक्त में न सिर्फ अपने बाबा को संभाला बल्कि खुद भी पुलिस फोर्स जैसी टफ फील्ड में आकर अपना आप मनवाया था। तो ऐसी लड़की कमज़ोर कैसे हो सकती थी? अक्सर मजबूत लोगों की ज़िंदगी में भी ऐसा टाइम आता है जब वो खुद को दुनिया का कमज़ोर तरीन इंसान तस्वर करते हैं। इस वक्त अगर इन्हें हमदर्दियों और दिलासों पर छोड़ दिया जाए तो वो अपने असल शख्सियत को खो देते हैं, और सदाम ऐसा कभी नहीं होने देना चाहता था।
इसकी अमल हार नहीं सकती थी, ना वो अमल को अपने सहारे चलाना चाहता था। सदाम के मुताबिक औरत में मर्द से ज़्यादा दर्द और तकलीफ बर्दाश्त करने का हौसला होता है, और दुनिया में कोई औरत कमज़ोर नहीं होती कि वो किसी के सहारे के बगैर आगे ना बढ़ सके। बस उसे अपने अंदर की ताकत को पहचानना होता है। अगर वो खुद को पहचान ले तो दुनिया की कोई ताकत इसे हरा नहीं सकती। सदाम को भी अमल की अपनी इसी ताकत और खुद एतमादी को चकाना था। सदाम के अल्फाज पर अमल की आंखों में आंसू की शिद्दत में इजाफा हुआ। इसी बात का डर था कि सदाम इससे नाराज़ हो जाएगा, और वही हुआ था। बीबी पूरी गल तो सुन ला, दिमागो वे लिया भी दिमाग वाला पोर्शन खा लिया। सदाम, मैं जानती हूँ आपका नाम लेकर मैंने गलत किया, मगर आप मुझे जो इसकी सज़ा देना चाहे मुझे मंजूर है, लेकिन प्लीज़ अब दोबारा मुझसे मुँह मत मोड़िएगा, मैं सह नहीं पाऊँगी। अमल सदाम के सामने आती मलतजी लहजे में बोली, जबकि इसको इस तरह रोता देख सदाम के दिल को कुछ हुआ। गलती की है तुमने बहुत बड़ी, जो कि मैं तब माफ़ करूँगा जब तुम इसका अजाला नहीं कर लेती, मगर इससे पहले तुम्हें अपनी गलती से अच्छी तरह आगाह होना ज़्यादा ज़रूरी है। सदाम अमल की आंखों से आंसू साफ करते इनमें झांकते हुए बोला, जिस पर अमल नासमझी से इसकी जानिब देखा। SP अमल, सदाम कमज़ोर नहीं है, इसको किसी की धमकी से डर कर मुँह छुपाकर कमरे में बंद रहना ज़ेब नहीं देता। तुम कौन हो? एक पुलिस ऑफिसर। इसका मतलब समझते हो तुम? अपनी ड्यूटी जानती हो क्या? जिन लोगों की आवाम की प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी सौंपी जाती है, ऐसे लोग जो दूसरों की हिफाजत और इनको इंसाफ दिलाने के हर वक्त तैयार रहते, तो क्या इन्हें खुद अपनी मुश्किल के वक्त पर डर कर हार कर पीछे हट जाना ज़ेब देता है? क्या यही है SP अमल? इतनी डरपोक, बेबस, लाचार। क्या इस तरह करके तुम अपनी वर्दी, अपनी ड्यूटी का हक अदा कर रही हो? सदाम ने अमल का चेहरा अपने हाथों के प्याले में भरते से हकीकत से आगाह करते हिम्मत दिलाई, लड़ने का हौसला दिया था। सदाम की बातें वाकई अमल के अंदर एक नई रूह फूंक गई थी, इसे आगे बढ़कर हालात से मुकाबला करने की बहुत सी राहें दिखा के। अमल ने सदाम के हाथों पर अपने हाथ रखते नमी भरी मुस्कुराती आंखों से देखा। इसके इतने गलत फैसलों के बावजूद किसी भी बात को ना का मसला बनाने की बजाय ये शख्स अपनी ज़िंदगी खतरे में होने के बावजूद सिर्फ इसकी हिम्मत बंधाने इसके साथ खड़ा था। वो ये नहीं चाहता था कि इसकी बीवी इसके पीछे चले, इसके साए मेरे, बल्कि अपनी बीवी को खुद मुख्तार एक मजबूत औरत की तरह अपने कदम से कदम मिलाकर चलते देखना चाहता था। अच्छा जी, डचेंगे सदाम साहब। इसने अभी अमल को हुमायूं की सारी हकीकत नहीं बताई थी। अमल पहले इस वक्त बहुत तकलीफ में थी, वो उसे मज़ीद तकलीफ नहीं देना चाहता था। अमल का दिल खुशी और फ़ख्र के एहसास से झूम उठा था। वो बहुत ही खुशकिस्मत लड़की थी, क्योंकि इसके नसीब में सदाम जाफ़र जैसा शख्स लिखा गया था। थैंक यू सो मच सदाम, मैं आपको अब बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं करूँगी, बल्कि आपको ये साबित करके दिखाऊंगी कि मैं कमज़ोर नहीं हूँ। SP अमल, दुश्मनों को मुकाबला करना और इन्हें हार से दो चार करना बहुत अच्छे से जानती है। अमल के इस पॉजिटिव रिस्पॉन्स पर सदाम भी मुस्कुरा दिया। ये रुखी भी कि थैंक यू मुझे बिल्कुल भी नहीं चाहिए। सदाम को अमल का शुक्रिया करने वाला अंदाज़ बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वो नाक चढ़ाकर बोलता अमल को बहुत प्यारा लगा। अमल मुस्कुराती नज़रों से सदाम की जानिब देखती, इसके दोनों कंधों पर हाथ रखते अपने नंगे पैर इसके शूज़ पर रखती ऊंचा होती सदाम के गाल पर अपने लब रखे थे, जबकि सदाम जो खुशगवार हैरत से अमल की सीन पेशकदमी देख रहा था, अमल को पीछे होता देख अपने हसार में कैद कर गया। कद्दर माय लेडी, अभी मेरा भी तो शुक्रिया अदा कर, सबर माय लेडी, अभी मेरा भी तो शुक्रिया अदा करना बाकी है ना, जो कि इससे कहीं ज़्यादा मोहब्बत भरा होगा। सदाम इसके गीले बालों में चेहरा छुपाकर सरगोशी करता अमल का पहले से लाल चेहरा मज़ीद लाल करके। ये सदान शावर लेकर वॉशरूम से निकला जब इसे बेड पर हुर्मत का मुसलसल बजता फ़ोन सुनाई दिया। हुर्मत इसे इर्द गिर्द कहीं भी दिखाई नहीं दी थी। वो इसे आवाज़ देते ड्रेसिंग टेबल की जाने बढ़ गया, मगर काफ़ी देर तक हुर्मत को अंदर न आता देख यज़दान ने खुद ही आगे बढ़कर कॉल पिक करनी चाहिए। अभी मोबाइल उठाने के लिए आगे चुका ही था जब हुर्मत जल्दी से आदेश के हाथ से मोबाइल लेना चाहा, मगर इससे पहले मोबाइल यज़दान के हाथ में आ चुका था। रिलैक्स हुर्मत, क्या हो गया? ये लो। यज़दान ने मेरा मोबाइल की जानिब देखे हुर्मत की जानिब बढ़ा दिया था, जिसे हुर्मत ने जल्दी से लेकर कॉल काट दी। यज़दान की गहरी नज़रें हुर्मत की घबराहट और बौखलाहट नोट कर रही थी। वो कुछ दिनों से हुर्मत की अजीब हरकतें बात बात पर घबरा जाना देख रहा था, मगर इसने हुर्मत से कुछ नहीं पूछा। वो चाहता था हुर्मत खुद इस पर ट्रस्ट करके इसे अपनी प्रॉब्लम शेयर करे। ज़रूर कोई ना कोई गड़बड़ तो थी जो हुर्मत इतना अजीब बिहेव कर रही थी। हुर्मत, कि तुम्हें मुझसे कुछ कहना? यज़दान वापस ड्रेसिंग टेबल की जानिब मुड़ता इसे मुखातिब हुआ। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं। यज़दान का पूछना हुर्मत की घबराहट में मज़ीद इजाफा कर गया था। इसके इनकार पर यज़दान बिना मज़ीद कोई सवाल किए इस बात में सर हिला गया, जब इसी वक्त मोबाइल पर आती यज़दान की कॉल देखकर वो इस जानिब सदाम की कॉल देख बेचानी मतवज्जा। ओके, मैं आ रहा हूँ, सब ठीक तो है ना? सदाम इसे नीचे ड्राइंग रूम में बुला रहा था। कहाँ जा रहे हैं आप? हुर्मत जो एक साइड खड़ी यज़दान को हकीकत बताने ना बताने का फैसला नहीं कर पा रही थी, से बाहर जाता देख जल्दी से पूछ लिया था। सदाम बुला रहा नीचे ड्राइंग रूम में। यज़दान को सदाम की आवाज़ में परेशानी का अंसर नुमाया लगा, इसलिए वजलत में बाहर की जानिब निकल गया। हुर्मत भी कुछ सोचती नीचे की जानिब बढ़ गई थी। देखो हुर्मत, बीबी की कर दी हूँ। क्या मतलब? जो शख्स तुम्हें मारना चाहता है इसी ने हमारे को किडनैप किया हुआ। ये ज़रूर वही गैंग है जिसके खिलाफ पिछले 2 साल से डाटा इकट्ठा करो, मगर ये गैंग तो वही है जिसके लिए हमायूं काम करता था। सदाम, वैसा है नहीं जैसा हमें दिखाने की कोशिश की जा रही है। सदाम ने यज़दान को सारी हकीकत बता दी। इसने अमल को इस केस पर काम करने को तो बोल दिया, मगर वो खुद भी यज़दान के साथ मिलकर इस मसले को सुलझाना चाहता था, क्योंकि इसमें वो खुद भी इन्वॉल्व था। इसके नाम पर ही अमल को ब्लैकमेल किया जा रहा था। मुझे भी ये लग रहा है, अगर हमायूं जिंदा था तो अब तक वो कहाँ छुपा हुआ था, सामने क्यों नहीं आया? और अगर वो इन्हीं लोगों के पास था तो अब तक इन्होंने इसे ख़त्म क्यों नहीं किया? क्या ये
लोग अमल का मेरे करीब आने का वेट कर रहे थे। मुझे तो गड़बड़ हमायूं में ही लग रही है, मगर वो अपनी बहन को किडनैप करवा कर ऐसी घिनौनी शर्त कैसे रख सकता है? वो लोग इस बारे में जितना सोच रहे थे, इनका दिमाग उतना उलझ रहा था। तुम भूल गए वो कितना गिरा हुआ घटिया शख्स है, जो शख्स अपनी बहन को इस जगह पर अपने गुंडे साथियों के दरमियान मरने के लिए छोड़कर जा सकता है, वो इन्हीं गुंडों के साथ मिलकर अपनी दूसरी बहन को किडनैप भी करवा सकता है। जब इसमें इस वक्त इंसानियत तो गैरत नहीं, तो अब कैसे होगी? इस्तान के लहजे में हमायूं के लिए नफरत ही नफरत थी। जिस शख्स ने इसकी बहन पर बुरी नज़र डाली, उसे किसी कीमत पर नहीं बख्श सकता था। इस दिन हादसे में हमायूं को मरा हुआ समझकर इस्तान खामोश हो चुका था, लेकिन अगर बाकी जिंदा था तो हमायूं को इस्तान के हाथों अब कोई नहीं बचा सकता था। इस्तान की मालूमात के मुताबिक इसके और इसकी फैमिली के साथ पेश आने वाला एक्सीडेंट एक हादसा नहीं था, बल्कि उनकी गाड़ी की ब्रेक्स फेल होना एक सोची समझी साजिश थी, जिसका असल मुजरिम ढूंढने के लिए इस्तान ने 2 साल पागल होने का नाटक किया। और वो इस सब में काफ़ी हद तक कामयाब भी हुआ था, क्योंकि इसकी खुफिया तफ्तीश में इसी गैंग का नाम सामने आया था जिससे हमायूं मुंसलिक था। इस गैंग के हर फर्द की इस्तान भयानक मौत तो सोच ही चुका था, लेकिन अगर हमायूं उनके साथ मिला हुआ था तो इसका अंजाम सबसे ज़्यादा इबरतनाक होने वाला था। हुरमा जो कब से दरवाजे में खड़ी इनकी बातें सुनती अपने इंकशाफात पर हैरान खड़ी थी, इसने भी हिम्मत करते अंदर कदम रखा। वो दोनों हुर्मत को वहाँ देख एक पल के लिए चौंके। मुझे आपको कुछ बताना है, मगर आप प्रॉमिस करें आप मुझ पर गुस्सा नहीं करेंगे? हुर्मत को समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे, सदाम के सामने बताया या नहीं। इसे इस्तान के गुस्से से भी डर लग रहा था, मगर इन दोनों की बातें सुनकर इसे बता देना ज़्यादा बेहतर लग रहा था। क्या पता इससे इनकी कोई हेल्प हो जाए। भाभी जी, इस शख्स को जब गुस्सा करना तो मतलब करना ही है। पहले पूछकर सिक्योरिटी लेने वाली बात इस वक्त ख़त्म हो जाती है। इस्तान की बजाय सदाम ने जवाब देते हुए हंसते हुए जवाब दिया, जिसके बदले ये इस्तान इसे खुशमगी नज़रों से घूरते हुर्मत को जताती नज़रों से देखने लगा। वो इस वक्त थोड़ी कन्फ्यूज सी, डरी सहमी ऐसे रिएक्ट करी थी जैसे ये इस्तान वाकई कोई बहुत ही जल्लाद सिर्फ अपनी बीवी को एक लफ्ज़ बिना बोलने देने वाला शौहर हो, जबकि हकीकत ये थी वो सब पर अपनी चलाने वाले इस्तान मानी पर इसकी बीवी की चलती थी। हुर्मत रिलैक्स होकर बैठ जाओ, बताओ क्या बात है? इस्तान को इस वक्त थोड़ी घबराई सी लगी, इसलिए बिना कोई और बात के नरमी से पूछा था। हुर्मत अपने हाथ की उंगलियां मरोड़ती ने अरसलान उर्फ हमायूं के यूनिवर्सिटी आने और बाद में मुसलसल कॉल्स पर दी जाने वाली धमकियों के बारे में बताती चली गई, जबकि हुर्मत की पूरी बात सुनकर इस्तान चाहने के बावजूद अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पाया और एक ज़ोरदार ठोकर सामने पड़े शीशे के टेबल को रसीद की जो दूर जाकर गिरता चकनाचूर हुआ। हुर्मत को इस्तान की सी रद्द-ए-अमल की उम्मीद थी। मैंने आपको पहले कहा था आप गुस्सा नहीं करेंगे। हुर्मत को सदाम के सामने इस्तान का ऐसा रद्द-ए-अमल बहुत बुरा लगा। तो क्या मैं इस बात पर गुस्सा ना करूँ कि कोई घटिया शख्स मुसलसल इतने दिनों से मेरी बीवी को धमका रहा है, मेरी बीवी मुझे पूछने के बावजूद मुझे कुछ नहीं बता रही। इस्तान को सबसे ज़्यादा गुस्सा इसी बात पर आ रहा था कि हुर्मत इतने दिनों से एक टॉर्चर सह रही थी, परेशान थी। ओके, आप करें गुस्सा, मुझे आपसे बात ही नहीं करनी। सदाम भाई, इस दिन यूनी में मैंने छुप कर इस शख्स की कुछ तस्वीरें ली थी, और जिस नंबर से इसकी कॉल्स आती है वो नंबर भी मौजूद है। आप देखकर मोबाइल ऊपर भिजवा दीजिएगा। हुर्मत अपनी ही गलती पर इस्तान से खफगी का इजहार करती सदाम को अपना मोबाइल थमाती वहाँ से निकल गई, जबकि हुर्मत के नाराज़गी और खफगी भरा अंदाज देख इस्तान के होंठों पर मुस्कुराहट बिखर गई। इसकी बीवी से नाराज़ हो चुकी थी, जिसे मनाने से अच्छे से आता था। बहुत हैरत के साथ साथ खुशी हो रही है मुझे देख के कि तुम्हारा गुस्सा इतनी जल्दी उतर गया, वरना इस हादसे के बाद से ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। मतलब तुम रिकवर कर रहे हो। इस्तान को इतनी जल्दी रिलैक्स होता देख सदाम बहुत खुश हुआ, जिसका इजहार इसने इस्तान के सामने भी कर भी दिया, जो खुद कुछ दिनों से अपने अंदर ही तब्दीली महसूस कर चुका था। सबका सहेरा चाहता था हुर्मत के साथ। देख लो मेरी बीवी कितनी अक्लमंद निकली, कितनी होशियारी से इस ब्लैकमेलर की तस्वीर बना ली। इस्तान ने सताइशी लहजे में कहते सदाम को तस्वीरें निकालने को कहा। ओ माई गॉड, हमारा शक ठीक निकला, ये शख्स तो हमायूं ही है। तस्वीर पर नज़र पड़ते बेसाख्ता सदाम के मुँह से निकला था। हमायूं, अब मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। तुमने अपने गुनाहों में एक और गुनाह का इजाफा कर लिया, बहुत कर लिया तुमने। पीठ पीछे मारा, मैं तुम्हें तुम्हारी बिल से निकाल कर मारूंगा। इस्तान का बस नहीं चल रहा था। इसी वक्त हमायूं उसके सामने उसके टुकड़े टुकड़े कर दे। वही दूसरी तरफ सदाम को एक तरफ जहाँ ये सुनकर हमायूं को ख़त्म करने का दिल था, वहीं दूसरी तरफ इसे अमल की फिक्र लाग गई। जब इसे अपने भाई की असलियत का पता चलेगा तो क्या बीतेगी इसके दिल पर। तो पहले तहकीक कर लवे बीबी, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? हुर्मत हल्का से दरवाज़ा नॉक करती हसन रहमानी की इजाज़त मिलते अंदर दाखिल हुई। जब से वो आए थे हुर्मत इनसे बात करना चाहती थी, मगर पहले इनके गांव जाने पर शादी की मसरूफियत की वजह से टाइम ही नहीं मिल पाया। वो इस्तान से नाराज़गी जाहिर करती कमरे में तो चलेगी, मगर से इस्तान की टेंशन भी हो रही थी कि कहीं इसका गुस्सा भी बहुत बुरी तरह न बढ़ जाए। लेकिन अभी टेरेस से इन दोनों को किसी बात पर मुस्कुराते बाहर जाते थे। हुर्मत मुतमिन होती नीचे आ गई थी। आ जाओ हुर्मत बेटा, आपको इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है। हसन रहमानी जो कोई बुक पढ़ने में मसरूफ़ थे, हुर्मत को खुशी दिली से अंदर बुलाते, बुक बंद करते, साइड पर रखते। आप अच्छे से जानते हैं मुझे सस्पेंस पसंद नहीं, मगर फिर भी आपने इतने दिनों से मुझे सस्पेंस में डाल रखा है। हुर्मत इनके सामने कुर्सी पर टिकती शिकवाकुन लहजे में बोली। हसन रहमानी हुर्मत के अंदाज पर मुस्कुराए बिना नहीं रह पाए। लड़की, तुम अपने ससुर से कैसे बात कर रही हो? हसन रहमानी ने हुर्मत को तंग करते मसनूई रोब झाड़ना चाहा, मगर मुकाबिल भी हुर्मत थी जो आज तक इस्तान रहमानी के रोब में नहीं आई थी, किसी और की क्या आती। मैं इस वक्त अपने ससुर से नहीं, अपने बेस्ट फ्रेंड से बात कर रही हूँ। हुर्मत भी इन्हीं के अंदाज में जवाब देते बोली। ये सच भी था कि इनकी मुलाकात अभी कुछ दिन पहले नहीं हुई थी, बल्कि वो दोनों बहुत पहले से जानते थे। हसन रहमानी हुर्मत के साइकोलॉजी के प्रोफेसर सर वसीम के बहुत अच्छे दोस्त थे और अक्सर इनकी यूनिवर्सिटी भी आते जाते रहते थे। हुर्मत से इनकी मुलाकात वहीं हुई थी। सर वसीम एक बहुत अच्छे स्कॉलर भी थे, अक्सर बहुत सारे सेमिनार में लेक्चर भी देते थे, जिसे देख हुर्मत को भी इस चीज़ का शौक़ पैदा हुआ।
सर वसीम की क़यादत में एक बार इसने भी सेमिनार अटेंड किया और अपना फ़र्स्ट लेक्चर दिया, जिसे पहली बार बहुत पज़ीराई मिली थी। हुर्मत को हसन रहमानी से मिलकर बहुत अच्छा लगता था। वो जिस बेख्तियार हुर्मत का भी दिल चाहता कि काश इसके भी बाबा ज़िंदा होते। शायद हसन रहमानी इसकी आंखों में महरूमी देख चुके थे, जिसकी वजह से हुर्मत के लिए इनकी शफ़क़त में मज़ीद इजाफा हो गया। मगर फिर न जाने अचानक क्या हुआ कि इन्होंने यूनिवर्सिटी आने के साथ साथ सेमिनार अटेंड करना भी छोड़ दिया था। हुर्मत इनको बहुत याद करती। फिर एक दिन इसे सर वसीम से इनकी फ़ैमिली के साथ हुए हादसे का पता चला। वो इनके इस तरह अचानक गायब होने की वजह थी। हुर्मत को पता चला वो अपने पोते के साथ हॉस्पिटल में ही है, इसलिए वो इनसे मिलने वहाँ चली आई थी। हुर्मत को पहली बार बहुत टूटे बिखरे और मायूस से लगे। इसे इनके पोते का सुनकर बहुत दुख हुआ। वो इसे देख तो नहीं पाई क्योंकि इसका ट्रीटमेंट चल रहा था, मगर इसे हसन रहमानी की मदद करने का सोच दिल ही दिल में अज़म बना लिया। हसन रहमानी हमेशा इसकी उन्हीं के गरीब स्टूडेंट्स की मदद करते आए थे, इसलिए अब हुर्मत अब इनकी मदद करना चाहती थी। इसने अपनी पढ़ाई से टाइम निकालते बहुत सारे ऐसे लेक्चर्स तैयार किए जो किसी भी तरह के हादसे के शिकार ज़िंदगी से मायूस इंसान को ज़िंदगी की जानिब वापस मोड़ सकते थे। हुर्मत की खनकती ज़िंदगी से भरपूर आवाज़ और इसका मुस्कुराता चेहरा इन सबको परफेक्ट मज़ीद बना देता था। हुर्मत ने वो सारी वीडियोज़ हसन रहमानी को दी कि वो अपने पोते को सुना दे। इसकी इतनी मेहनत का कुछ ना कुछ फ़ायदा तो होगा ही सही। जब आफाक को इसने इन सब वीडियोज़ के बारे में बहुत एक्साइटेड होकर बताया तो इसकी तवक्का के बरखिलाफ आफाक ने इसे सख्ती से दोबारा ऐसा करने से मना कर दिया। वो नहीं चाहता था कि इसकी होने वाली बीवी की वीडियोज़ कोई भी शख्स देखे, चाहे वो पागल ही क्यों ना हो, जिस पर पहले तो थोड़ी नाराज़गी दिखाते मगर फिर जल्दी हुर्मत मान गई थी। आफाक की सोच बेशक दुखियानुसी थी, मगर इसका शक ठीक निकला। हसन रहमानी का पागल पोता, जिसका नाम यज़दान रहमानी था, जिसके दिमाग पर ना सिर्फ मासूम सी हुर्मत की बातों ने असर किया था, बल्कि इसके दिल को भी ये लड़की भाग गई थी। सुबह शाम यज़दान के सामने हुर्मत की वीडियोज़ चलती रहती और उस टाइम में किसी को भी यज़दान के रूम में जाने की इजाज़त नहीं थी। अगर कोई दवाई देने की खातिर जाने की कोशिश भी करता तो दरवाजे से किसी चीज़ से अपना सर फुड़वा कर वापस आ जाते थे। इन वीडियोज़ के साथ साथ यज़दान की हुर्मत से दीवानगी के बारे में सिर्फ हसन रहमानी ही वाकिफ़ थे, और इस बात से भी कि इन्होंने वीडियोज़ की बदौलत यज़दान 2 साल बाद ही ठीक हो चुका था। इसलिए जब सद्दाम ने इनको हुर्मत की तस्वीर भेज कर निकाह के बारे में पूछा तो इससे पहले कि इन्हें यज़दान की जानिब से हर हाल में हाँ करने और बाकी सब घर वालों को भी मनाने की धमकी मिल चुकी थी। ओए होए! हसन रहमानी के अमेरिका चले जाने की वजह से हुर्मत से इनका राब्ता ख़त्म हो चुका था। हुर्मत कब से अपनी वीडियोज़ के बारे में भूल ही चुकी थी और आफाक की वजह से सेमिनार्स अटेंड करना भी। हसन रहमानी ने मुस्कुराते हुर्मत की सारी कन्फ्यूजन क्लियर कर दी। वो तो वो यज़दान थे जिनके लिए मैंने वीडियोज़ बनाई थी। हसन रहमानी ने इसके सामने 1-2 बार में यज़दान का जिक्र किया था, जो अपनी भुलक्कड़ तबीयत की वजह से भूल चुकी थी। और नई शादी के बाद यहाँ किसी ने इसके सामने हसन रहमानी का जिक्र किया कुछ समझ पाती, जहाँ यज़दान की अब से नहीं बल्कि बहुत पहले से अपने लिए इसकी दीवानगी का जान हुर्मत का दिल धड़का था। वहीं इस बात ने इसका दिल दुख से भर दिया कि यज़दान से कितनी बेदर्दी से एक ही पल में इसके अपने छीन गए थे। यज़दान अंदर से किस कदर तकलीफ़ में होंगे, कितना दर्द सहा है इन्होंने। यज़दान का सोचते हुर्मत की आंखों से आंसू बह निकले थे। मगर मेरा पोता बहुत मजबूत दिलो दिमाग का मालिक है। पिछले 4 सालों से डिप्रेशन की तकलीफ़ बर्दाश्त करा, मगर इसका सब्र आज तक नहीं टूटा। हसन रहमानी के लहजे में अपने पोते के लिए बेपनाह फ़ख्र था, जिसे महसूस करते हुर्मत भी भीगी आंखों से मुस्कुरा दी। यज़दान रहमानी ज़ाहिर तौर पर जितना भी गुस्सा वाला और बकौल हुर्मत के जल्लाद बना रहता, मगर अंदर से बहुत प्यार करने वाला एक मोहब्बत भरे इंसान का मालिक इंसान था, जिसके दिल की धड़कनें हुर्मत की वजह से धड़कती थी। हुर्मत अपनी किस्मत पर नाज़ा हुई थी। वो बिलाल की दिल से मशकूर हुई, जिसने वाकई एक अच्छे भाई होने के सबूत देते हुर्मत के लिए यज़दान जैसा हमसफ़र चुना था, जो ना सिर्फ इसे बहुत ज़्यादा चाहता था बल्कि इससे भी कई ज़्यादा इज्जत देता था। अच्छा जी, तू तो बिलाल नूं मूँह लाना ही छड़िया होया। हुर्मत भाभी, आपको सद्दाम भाई बुला रहे हैं। यज़दान भाई बुला रहे हैं। नबी आयशा के साथ बातों में मसरूफ़ हुर्मत के पास आते बोली, इन्हें कहो मैं बिज़ी हूँ। हुर्मत अपनी नाराज़गी का इज़हार करते बोली, एक बार बात तो सुन लो, यज़दान को कहीं इस बात पर गुस्सा ना आ जाए। आयशा ने हुर्मत की ज़िद पर इसे प्यार से पचकारते हुए कहा, आता है तो आता रहे, मैं नहीं डरती इनके गुस्से से। हुर्मत बहुत ही निडर बनी अपने पीछे खड़े यज़दान को देख नहीं पाई, जिसे देख आयशा चुपके से वहाँ से खिसक चुकी थी। बड़े 30 मार खान, बहुत गुस्सा आता है ना, अभी मेरे गुस्से से वाकिफ़ नहीं है। हुर्मत खुद से बड़बड़ाती कुर्सी से उठकर जैसे ही पलटी, सामने यज़दान को खड़ा देख एक लम्हे के लिए डर गई। यज़दान सीने पर बाजू बांधे खश्मगी नज़रों से हुर्मत को घूर रहा था, जो 2-3 बार इसे पैगाम पहुँचा चुका था, मगर मुसलसल इनकार किया जा रही थी। वो मैं हुर्मत ने कुछ बोलना चाहा, मगर यज़दान के अगले अमल ने इसकी बोलती बंद कर दी। उसे बाजू में उठाकर रहमानी हाउस की जानिब बढ़ गया। हुर्मत इस तरह सरेआम यज़दान की इस हरकत पर हया से लाल होती मज़ाहमत करने लगी, मगर यज़दान की गिरफ्त सख्त थी। यज़दान, ये क्या हरकत है, कोई देख लेता तो? हुर्मत का चेहरा इसी खौफ से टमाटर की तरह लाल हो चुका था। डियर वाइफ, अभी तो कोई था नहीं बाहर, अगर सब लोग भी होते ना, तब भी ना तुम मुझे रोक सकती हो और ना ही किसी और में ऐसी कोई ज़रूरत है। ये तो तुम जानते हो मैं कितना बेशर्म हूँ, तो फिर पब्लिक प्लेस पर आराम से मेरी बात मान लिया करो, वरना तुम्हारी ज़िद तुम्हें पर भारी पड़ती है। यज़दान की इस कदर ठटाई पर हुर्मत से घूर कर रह गई। मुझे आपसे बात ही नहीं करनी, आपने सद्दाम भाई के सामने मेरी इंसल्ट की है। हुर्मत यज़दान के पास से हटकर सोफे पर जा बैठी। अच्छा, तो तुम्हारी नज़र में वो इंसल्ट थी? यज़दान भी इसके साथ बैठते बोला, लेकिन हुर्मत ने इसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। मैं गुस्सा हुआ था, मगर तुम पर नहीं, तुम्हारी फ़िक्र में,
और ख़ुद पर भी इस दिन यूनिवर्सिटी में मैंने तुम्हारी घबराहट नोट कर चुका था। मुझे लगा तुम खुद मुझसे अपनी प्रॉब्लम शेयर करोगी, इसमें लापरवाही बरतने के बजाय उसी दिन मुझे पता लगवा लेना चाहिए था। तुम्हें इतने दिनों का टॉर्चर तो बर्दाश्त ना करना पड़ता। आई एम रियली सॉरी। सदा का बिगड़ा यज़दान है मानी आज तक माफ़ी मांगना तो दूर अपनी गलती भी बड़ी मुश्किल से तस्लीम करता था। ना सिर्फ गलती ना होते हुए भी खुद को कसूरवार ठहरा रहा था बल्कि माफ़ी भी मांगी थी। पहले शदीद नाराज़गी का शिकार हुर्मत को यज़दान का माफ़ी मांगना बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। आई एम सॉरी, गलती मेरी है, मुझे पहले दिन ही आपको बता देना चाहिए था। हुर्मत यज़दान के कंधे पर सर रखते नदामत का इजहार करते बोली, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। यज़दान हुर्मत के गिर्द अपने बाजू का घेरा तंग करते हुए बोला, क्या? हुर्मत ने इसके कंधे से सर नहीं हटाया जब यज़दान ने इसके आगे डाइवोर्स के पेपर्स ले रहे। मैंने फारिया को तलाक दे दी, मेरे दुश्मनों के साथ मिलकर मेरा ही पैसा इतने सालों से मेरे खिलाफ इस्तेमाल कर रही थी। यज़दान की बात पर हुर्मत को बहुत दुख हुआ। कैसी औरतें होती हैं ये जो सिर्फ पैसों की लालच में अपना घर बर्बाद कर देती है और ज़िंदगी भर पछतावे की सिवाय कुछ नहीं आता था। हुर्मत यकीन से बात कह सकती थी फारिया वैसे पछताए ना पछताए, मगर यज़दान ने मानी जिस शख्स को अपनी ज़िंदगी से निकाल कर बहुत बड़ी गलती कर चुकी थी। ऐसे मोहब्बत और इज्जत करने वाले मर्द बहुत किस्मत फारिया को मिलते। फारिया ने अपनी बदकिस्मती को खुद ही अपने तौर पर लाया। यज़दान, हुर्मत तो पेपर यज़दान से लेकर टेबल पर फेंकती से मुकम्मल तौर पर अपनी तरफ मतवजा करते हुए बोली। वो उंगली से यज़दान के सीने पर अपना नाम लिख रही थी। आई रियली लव यू। आप जिल्लात वैसी कुछ भी नहीं, आप बहुत अच्छे हैं। हुर्मत को जब से हसन रहमानी से सारी हकीकत पता चली वो अभी तक यज़दान की बेपनाह मोहब्बत के सहर में खोई हुई थी। इस वक्त पीसी के ज़ेरे से बोलती हुई यज़दान रहमानी के दिल के तार बुरी तरह छेड़ गई। होनहार हो गई हुर्मत बीबी तेरी। अच्छा जी, तो मतलब मुझे प्यार करने की इजाज़त है? यज़दान ग्रीन सिंगल मिलते ही पटरी से उतर चुका था। नहीं यज़दान, मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला। हुर्मत को खुद पर ही गुस्सा के शेरगी के चार में कैद होकर इसे गुलफिशानी करने की आखिर क्या ज़रूरत ही क्या थी। यज़दान हुर्मत के बालों से कैचर निकाल कर इनकी मौत कर देने वाली मशहूर खुशबू अपनी सांसों में उतारने लगा। यज़दान इसकी गर्दन से बाल हटाकर इस पर झुका था। अगले 5 मिनट में उसने हुर्मत के अपने लिए ख्यालात वापस तब्दील कर दिए थे। यज़दान रहमानी एक नंबर के जल्लाद वहशत जंगली इंसान है। हुर्मत खुद को यज़दान से आज़ाद करवाती चीखी, जिसके जवाब में यज़दान ने कहका लगाते इसे अपने मज़ीद करीब कर लिया था। एसपी साहिबा, लगता है तुम्हें अपने भाई की ज़िंदगी अजीज़ नहीं है। 3 दिन गुजर चुके मगर अभी तक तुम्हारी जानिब से कोई जवाब नहीं मिला मुझे। अगर ये काम नहीं कर सकती तो इतना ही बता दो, तुम्हारे भाई की लाश कहाँ भिजवानी, तुम्हारे घर या थाने? हमायूं ज़हरखंद लहजे में बात करते बोला, कोई नहीं कह सकता था कि वो अमल का सगा भाई था जो किसी मौरे की तरह से इस्तेमाल करता अपने काम निकल जाने के बाद मारने का इरादा रखता था। लाख लानत मेरे दले पर आते। अमल ने मुठ्ठियाँ भेजते खुद को काबू करना इसका दिल चाह रहा था कि इस शख्स की घटिया बातें सुने बगैर ही कॉल काट दे, मगर वो इस वक्त ऐसा नहीं कर सकती थी क्योंकि इस कॉल की लोकेशन ट्रेस की जा रही थी, जिसका वहम गुमान भी मायूं को नहीं था। वो तो ये समझ रहा था कि इसने अमल को बुरी तरह ज़हनी टॉर्चर करके कुछ भी मज़ीद सोचने की प्लानिंग करने या किसी को बताने के काबिल नहीं छोड़ा। लेकिन वो ये नहीं जानता था कि अमल अगर भाई के मामले में बदनसीब थी तो शौहर के मामले में बहुत खुश नसीब थी जो अपनी ज़रा भी परवाह किए बगैर इसके साथ खड़ा था। सदाम ने अमल को साफ लफ्ज़ों में कह दिया था कि अगर कोई और हल ना निकल पाया तो वो इन दुश्मनों के आगे पेश होने को तैयार था, क्योंकि वो और यज़दान अपना बैकअप प्लान तैयार कर चुके थे, जिसके तहत इन्हें हमायूं की सच्चाई अमल के सामने भी लानी थी। मगर अमल सदाम की जान किसी सूरत खतरे में नहीं डालना चाहती थी। वो अपने बलबूते पर इन दुश्मनों को पकड़ना चाहती थी। नहीं प्लीज़ ऐसा कुछ मत करना, तुम जानते हो सदाम जाफ़र कितना शातिर है, इसे इतनी जल्दी अपनी बातों में लाना आसान नहीं है। मुझे कुछ वक्त तो लगेगा ना, प्लीज़ थोड़ी सी मोहलत और दे दो, मैं इसे बहुत जल्द होकर से तुम लोगों तक लाने की कोशिश कर रही हूँ। अमल अपनी धुन में बोलती अपने ऑफिस में दाखिल होते सदाम को नहीं देख पाई जो अपनी बीवी के मुंह से इस कदर तारीफ़ पर अश कर उठा था। वो इसे घूरी से नवाजता इसके सामने रखी कुर्सी पर जा बैठा। अमल जो बड़े मरे से शख्स से बात बढ़ाने के लिए कुछ भी बोले जा रही थी, खुद को शातिर कहे जाने पर सदाम के चेहरे के बनने वाले एक्सप्रेशन इसके होंठों पर मुस्कुराहट बिखेर गई थी। देखो प्लीज़, मैंने कहा ना मुझे मेरे भाई की ज़िंदगी ज़्यादा अजीज़ है। सदाम जाफ़र को बहुत जल्द मैं अपने जंगल में फंसा लूँगी। अमल की हर बात के जवाब में सदाम के चेहरे के बदलते महसूस कुन तासरात अमल को बहुत मज़ा दे रहे थे, इसलिए इसके जो मुंह में आ रहा था बोली जा रही थी, जबकि इतने दिनों बाद अमल का मुस्कुराता जगमगाता चेहरा सदाम का दिल खुश कर गया था। पूरे 5 मिनट बाद कॉल बंद करके अमल ने सुख का सांस लिया, मगर सदाम के तासरात इसे बख्शने के मूड में बिल्कुल भी नहीं लग रहे थे। ओह, तो कुछ लोगों का कहना है कि मैं शातिर हूँ। सदाम अपनी कुर्सी से उठता अमल की जानिब आते बोला, जबकि अमल ने इसको जारहाना अंदाज में अपनी जानिब बढ़ते देखा, आंखों से वहीं रुक जाने का इशारा किया। देखिए मिस्टर सदाम जाफ़र, मैं अपनी ड्यूटी कर रही हूँ और आप मेरे ऑफिस में आकर मुझे डरा नहीं सकते। अमल सदाम के तेवर देख वाकई कंफ्यूज हो चुकी थी, क्योंकि सदाम अमल की कुर्सी को अपनी जानिब मोड़ता कुर्सी के हैंड्स पर अपने हाथ जमाता अमल के बिल्कुल ऊपर छा चुका था। ओह, तो मिसेस सदाम जाफ़र डरती भी हैं। सदाम ने गहरी नज़रों से अमल का ब्लैक स्कार्फ में लिपटा चेहरा देखा था, जो इस वक्त और ज़्यादा पाकीज़ा और हसीन लग रहा था। हाँ तो और क्या, आपने इतना डरा कर जो रखा हुआ है? सदाम की बढ़ती शौक़ों पर अमल का चेहरा लाल हो चुका था, जबकि अमल के संगीन इल्ज़ाम पर सदाम ने से आंखें दिखाई। चुंगल में तो आपने फंसा कर रखा हुआ है मिसिस, और अभी मज़ीद प्लानिंग कर रही है फंसाने की। मैं बेचारा भला कहाँ डरा सकता हूँ आपको। सदाम की नज़रें अमल के गाल पर बने तिल पर थी, जो अमल इसके पहले दिन की शिद्दतों के बाद अब इसे छुपा कर ही रखती थी। मगर इस वक्त बेध्यानी में स्कार्फ थोड़ा पीछे होने की वजह से सदाम की नज़र इस पर पड़ चुकी थी। सदाम प्लीज़, ये पुलिस स्टेशन है।
अमल भी सदाम की बर्फ़ की भरी नज़रें अपने दिल पर महसूस कर चुकी थी, इसलिए इसके झुकने पर जल्दी से इसके सीने पर हाथ रखते अमल ने इसे पास रखना चाहा। तो मैंने कब कहा ये हमारा बेडरूम है? सदाम भी इसकी बात का उल्टा जवाब देता अमल के दिल पर अपने लब रख चुका था। इस दिल पर सदाम की जानिब से कोई रहमदिली नहीं दिखाई जाती थी। इस वक्त भी ऐसा ही हुआ। अमल का गाल बिल्कुल लाल हो चुका था। सदाम एक शौकी भरी मुस्कुराहट अमल की जानिब उछालता फिर आराम से जाकर सामने वाली कुर्सी पर जा बैठा। अमल इसे नज़र उठाकर घूर भी नहीं पाई, क्योंकि अभी भी इसकी निगाहों की मस्तियाँ बरकरार थी। क्या तुम जानती हो, जब सवेरा और हुमायूं के साथ वो हादसा पेश आया, तब हुमायूं को अक्सर कुछ मशकूक लोगों के साथ भी देखा गया था, जिनका ताल्लुक इसी गैंग से था जिन्होंने सवेरा को मारा। सदाम की बात पर अमल ने झटके से सर उठाया। सदाम अमल को पूरी बात नहीं बता रहा था, लेकिन कुछ ऐसे ऐसे पॉइंट से आगाह कर रहा था कि जिनके बारे में इन्वेस्टिगेशन करवाकर अमल हुमायूं की असल हकीकत तक पहुँच सके। सदाम ने इस दिन का सारा वाक़या सुना दिया, लेकिन सिर्फ ये नहीं बताया कि आयशा को किडनैप करके वहाँ ले जाने वाला हुमायूं था। सदाम ने हुमायूं की जगह इस गैंग के लोगों का नाम लिया, लेकिन शायद ये अमल की खुशकिस्मती थी कि सवेरा ने आखिरी वक्त में टूटे फूटे लफ्ज़ों में जुमले अदा किए, इसके मायने अमल आज समझ पाई थी। इस दिन सवेरा को वहाँ लेके जाने वाला सदाम नहीं था, बल्कि जैसे सदाम ने हुमायूं को आयशा के किडनैप करके ले जाते देखा था, वैसे सवेरा भी शायद हुमायूं को देख चुकी थी। इसलिए वो अपने भाई के पीछे वहाँ तक पहुँची थी, ताकि अपने भाई को इस घटिया फेल से रोक सके। भाई को तो वो बदनसीब रोक नहीं सकी, लेकिन अपनी जान से हाथ धो बैठी थी। सवेरा की बातों से अमल हुमायूं के खिलाफ वाज़ेह कोई बात नहीं समझ पाई, मगर अब कड़ी से कड़ी मिलाते से बहुत कुछ समझ आ रहा था। पहले अपने भाई के बारे में कुछ बुरा सोचना नहीं चाहती थी, मगर अब ज़रा प्रैक्टिकल होकर सोचने पर बहुत से पहलू इसके सामने उजागर हुए थे। अब सदाम की नई बात अमल का काम मज़ीद आसान कर गई। अमल ने मशकूक निगाहों से सदाम की जानिब देखा, जैसे गहरी सोच में डूबा देखकर मुस्कुराया था। अगर तुम शुक्रिया अदा करना चाहती हो तो क्या मैं पास आऊँ? सदाम को फिर शरारत सूझी थी। इसकी बात और मोहब्बत से अमल के चेहरे पर जो रंग बिखरते थे, वो मुस्कुराहट खिलती थी, वो सदाम के दिल में आसूदगी भर जाती। अगर आप इस वक्त यहाँ से तशरीफ़ ले जाएं तो ज़्यादा बेहतर होगा। अमल सदाम की शौक़ी की वजह से बिल्कुल भी काम नहीं कर पाती, इसलिए आखिरकार तंग आती बोली पड़ी। सोच लो, शोहर को ऑफिस से निकाल कर बहुत बड़ी गुस्ताखी कर रही हो। सदाम जो खुद भी उठने वाला था, अमल की बात पर इसको जानबूझकर तंग करते वार्निंग दी। इन गुस्ताखियों से मुझे वो गुस्ताखी ज़्यादा मंजूर है। अमल भी जवाब में मुँह फुलाकर बोली, जिस पर सदाम मुस्कुराता वहाँ से उठा, मगर इसके ऑफिस से निकलने से पहले अमल ने इसे आवाज़ देकर रोका। क्या हुआ? सदाम ने पलटकर अमल को जानिब देखा था, जो कुर्सी से उठती सदाम की जानिब आ रही थी। थैंक्स फॉर एवरीथिंग। अमल सदाम के कंधों पर हाथ रखकर ऊपर होते इसकी थोड़ी पर होंठ रखते मुस्कुराए। माई प्लेयर लेडी, माई लेडी। सदाम ने भी अमल का माथा चूमते मोहब्बत से जवाब दिया। अमल सदाम को यहाँ से भेजना चाहती भी थी, मगर न जाने को इसका दिल घबरा भी रहा था। अच्छा जी, तो फिर ना भेज बिठाई रहा कहते तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हुर्मत अभी भी क्लास लेकर निकली थी, जब सामने खड़े आफाक को देखकर इसने खुद से पूछा। अपनी लालची नीयत देखे आने के बाद आफाक आज इसके सामने आया था। हुर्मत जल्दी से मेरे साथ चलो, बिलाल भाई पर न जाने किसने हमला कर दिया, ने गोलियाँ लगी, इनकी हालत बहुत सख्त ख़राब है। आफाक के चेहरे से परेशानी छलक रही थी, जबकि इसके अल्फाज पर हुर्मत ने बहुत मुश्किल से खुद को लड़खड़ाने से बचा। ये जाने से वादा किया था कि इसके भाई को कुछ नहीं होने देगा, तो फिर ये सब क्यों और कैसे हुआ था? हुर्मत ने आफाक की बात पर यकीन करने से पहले इस दान का नंबर मिला, जिसको बीच से जाते देख हुर्मत की परेशानी में मज़ीद इजाफा हुआ। हुर्मत, ये सोचने का टाइम नहीं, जल्दी चलो, इससे पहले कि देर हो जाए और तुम आखिरी बार बिलाल भाई से मिल भी ना पाओ। मैंने तो लानती लगता उन्होंने नाल रल गया बगैरत। आफाक ने हुर्मत को वहाँ से हिलता नहीं दोबारा याद दहानी करवाई, जिस पर हुर्मत न चाहते हुए आफाक के साथ निकल आई थी। वो अपने भाई से बहुत मोहब्बत करती थी, जिसने बचपन से माँ बाप की कमी महसूस नहीं होनी थी। इसके बारे में इतनी भयानक खबर सुनकर इसका दिमाग बिल्कुल माफ हो चुका था। इसके सोचने समझने की सलाहियत इस वक्त खत्म हो चुकी थी। अगर इसे अंदाज़ा हो जाता कि इसके इस तरह आफाक के बात पर यकीन करके जाना कितना बड़ा तूफान खड़ा करने वाला था, तो वो कभी भी कदम न उठाती। हुमायूं इशफाक स्पीकिंग। कैसे आप? दी ग्रेट मिस्टर यज़दान रहमानी। बहुत ठीक हो वैसे तुम। मेरे इतने हमलों के बावजूद हर बार नए सिरे से मेरे हाथों मरने के लिए आ जाते हो। यज़दान जो अभी मीटिंग से फारिग होकर बाहर निकला था, हुमायूं की आवाज़ इसका दिमाग घुमा के। नहीं, गलत बोले तुम। हुमायूं इशफाक नहीं, बल्कि दुनिया का सबसे बुज़दिल, कमज़ोर और नीच इंसान। तुम्हें तो गीदड़ से मिलाना भी इस जानवर की इंसल्ट होगी। लानत है तुम पर और तुम्हारी ज़िंदगी पर, जिसने अपनी आधी ज़िंदगी छुप छुप कर वार करते और बाकी की ज़िंदगी अपनी बहनों को इस्तेमाल करके अपने घिनौने काम पूरे करने में लगा दी। क्या इससे ज़्यादा शर्मनाक ज़िंदगी किसी की हो सकती है क्या? इस दान पार्किंग की जानी बढ़ता हुमायूं को आग लगा गया। हुमायूं का दिल चाह इस शख्स को शूट करते जो हर चीज़ में इससे हराता ही आया था, चाहे बातों से या चाहे ज़िंदगी में हासिल करने वाली कामयाबी से। मगर इस बार जो कदम हुमायूं ने उठाया था, वो जानता था इस बार हार सिर्फ यज़दान रहमानी के मुकद्दर में आने वाली। जिस लड़की की वजह से वो दोबारा होश की दुनिया में लौटा था, उसी की वजह से वो दोबारा अपने होश खोने वाला था। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा यज़दान रहमानी कि किसकी ज़िंदगी कैसी होगी। मगर एक बात मेरे पास भी है तुम्हें बताने के लिए कि तुम्हारी ज़िंदगी आज मेरे कब्ज़े में है। बहुत गरूर है ना तुम्हें खुद पर, तो देखता हूँ कैसे बचाते हो आज तुम अपना गुरूर भी और अपनी ज़िंदगी भी। हुमायूं कमीन की मुस्कुराहट से बोलता है। यज़दान के सर पर बम फोड़ के यज़दान को लगा जैसे किसी ने इसके जिस्म से रूह खींच ली। इसकी हुर्मत हुमायूं के कब्ज़े में थी। यज़दान की आंखों में खून उतरा। क्या बकवास कर रहे हो तुम? ये घटिया हरकत करके तुमने अपनी मौत को आवाज़ दी। अब तुम देखना मैं तुम्हारे साथ करता क्या हूँ। बहुत हिसाब निकलता है तुम्हारी मेरी तरफ, आज सब चुका दूँगा।
यज़दान के लिए ख़बर किसी क़यामत से कम नहीं थी। हुमायूं ने हुर्मत को किडनैप करवा लिया था। यज़दान जो हुमायूं और उसके गैंग के खिलाफ पहली फ़ाहम के साथ मिलकर अपना प्लान तरतीब दे चुका था, जिस पर एक दिन बाद इसे अमल पैरा होना था। हुमायूं ने घिनौना अमल करके यज़दान के कहर को आवाज़ दी थी, जिससे अब इसका बचना नामुमकिन था। फ़ाहम सीक्रेट सर्विसेज में काम करता, तो इतने टाइम से इसी की मदद से यज़दान इस गैंग तक पहुँचने की कोशिश कर रहा था। यज़दान फ़ाहम को निकलने का कहता, सदाम के नंबर पर मैसेज छोड़ता, एक सेकंड की भी देर किए बगैर वहाँ से निकल आया था। हुर्मत को खतरे में देखिए यज़दान का जैसे फटने को आन पहुँचा था। साथ इसका गुस्सा और इश्तियाल ने से अंदर एक आग सी भड़का दी थी। यज़दान और फ़ाहम एक साथ अपनी मालूम की लोकेशन पर पहुँचे, जहाँ हुमायूं का ठिकाना था। इसी जगह पर इसने अमल को भी किडनैप करके रखा था। वो एक पुरानी इमारत थी, जो बाहर से तो बहुत ही वसीदा हालत नज़र आती, मगर अंदर से वो इससे बहुत मुख्तलिफ जदीद तरीके से तैयार करवाई गई थी। ये जगह शहर से दूर गंजान इलाके में थी, जहाँ आमतौर पर लोगों का आना जाना कम था। बज़ाहिर इस इमारत को देखकर लग रहा था कि इसके दूर दूर तक कोई शख्स भी मौजूद नहीं, मगर ये सिर्फ नज़र का धोखा था। हुमायूं के आदमी बड़ी तादाद में वहाँ बाहर छुपे वहाँ नजर, हमारा इस तरह से आगे जाना ठीक नहीं होगा। वो लोग बड़ी तादाद में छुपे हुए हैं, हमारे ज़रा से सामने होते वो फायर खोल सकते हैं। फ़ाहम ने यज़दान का बाजू पकड़कर इसे रोका था, जिसकी हालत गुस्से और परेशानी से बहुत ख़राब हुई पड़ी थी। तुम पागल हो क्या? इस कमीने के कब्ज़े मेरी बीवी और तुम्हारा कहना है कि मैं यहाँ छुप कर बैठ कर तुम्हारी टीम के आने का इंतज़ार करूँ? यज़दान ने अपनी लालंगारा होती आंखों को फ़ाहम पर काटती जहरखंद लहजे में, और बिना उसकी मज़ीद बात सुने यज़दान अपनी गन निकालता आगे बढ़ गया। फ़ाहम ने इसे रोकने की बहुत कोशिश की, मगर यज़दान के सर पर इस वक्त हुमायूं का खून सवार था। यज़दान प्लीज़ ध्यान से जाओ, राब्ते में रहना। फ़ाहम यज़दान को मौत के मुँह में जाते थे, कमज़ोर आवाज़ में सिर्फ इतना ही बोल पाई। यज़दान भी जानता था इसका उठाया कदम इस पर बहुत भारी भी पड़ सकता है, मगर वो हुर्मत को अपने दुश्मनों के बीच ज़्यादा देर बर्दाश्त नहीं कर सकता था। इस वक्त भी इसने कैसे खुद पर काबू पाया था, वही जानता था। यज़दान झाड़ियों का सहारा लेते बहुत ही चौकन्ना होकर आगे बढ़ रहा था। इसने आगे के रास्ते से जाने की बजाय पीछे खारदार झाड़ियों वाला रास्ता चुना, जिससे जहाँ से जाना बहुत ही मुश्किल काम था, मगर वो आगे से जाकर दुश्मनों को वक्त से पहले अलर्ट नहीं करना चाहता था। यज़दान के हाथ बुरी तरह ज़ख्मी हो चुके थे, मगर इसे किसी बात की परवाह नहीं थी। वो जल्द से जल्द हुर्मत तक पहुँच जाना चाहता था, क्योंकि इसे अब सुकून तभी मिलना था जब तक हुर्मत को सही सलामत अपने सामने न देख लेता। अच्छा जी। सदाम यज़दान का मैसेज देख एक सेकंड की भी देर के बगैर जल्दी से निकल आया था। हुमायूं सिर्फ यज़दान की नहीं, बल्कि अब तक इसकी ज़िंदगी में बहुत ज़हर घोल चुका था, जिसका हिसाब चुकाने का वक्त अब आ पहुँचा था। सदाम ने अमल को इस बारे में कुछ नहीं बताया। वो नहीं चाहता था अमल वहाँ और इसकी जान को खतरा, क्योंकि अब तक अमल ने इसकी शर्त पूरी नहीं की थी। यज़दान इमारत के अंदर दाखिल हो चुका था, जिस चक्कर में इसके हाथ बुरी तरह छिल चुके थे, मगर इसे परवाह नहीं थी। वो दो रूम्स देख चुका था जो बिल्कुल खाली थे, जब इसके किसी जानिब से कुछ हलचल सी एक जानिब से कुछ हलचल सी महसूस हुई थी। हुर्मत ने मुदी मुदी आंखें खोलते इर्द गिर्द का जायजा लिए एक छोटे से कमरे में ज़मीन पर पड़ी थी। इसके दोनों हाथ पाँव रस्सियों की मदद से बांधे गए थे। हुर्मत को पहले तो समझ नहीं आई वो यहाँ इस हाल में कैसे पहुंची। जब जहन पर जोर डालते से याद आया कि आफाक पर ट्रस्ट करके वो कितनी बड़ी गलती कर चुकी थी। अब आगे से हॉस्पिटल का कहकर रास्ते में बेहोश करके यहाँ ले आया था, और अब आगे का सोचते हुर्मत की जान निकल रही थी। इसे ब्लैकमेलर की धमकी का ख्याल आते हुर्मत का सांस बिल्कुल अटक चुका था। वो दिल में यज़दान के जल्द से जल्द खुद तक पहुँच जाने की दुआ करी थी। इसके हाथों में रस्सियों में जकड़े होने की वजह से अब बहुत जलन हो रही थी। जब अचानक किसी कमरे की खिड़की पर खटके की आवाज़ आई, हुर्मत का दिल सूखे पत्ते की तरह कांपने लगा। दिल ही दिल में दुआओं का वेट करते हुर्मत एक कोने में खिसक गई। यज़दान जब बहुत मुश्किल से सिग्नल पाइप पर चढ़कर कमरे की विंडोज़ चेक कर रहा था, एक कमरे में हुर्मत को देख यज़दान का दिल तक सुकून उतर गया, मगर इसके हाथों और पैरों पर बंदी रस्सियाँ यज़दान का खून खौला गई। विंडोज़ अंदर से लॉक थी, जिन्हें खोलकर ही यज़दान अंदर जा सकता था, मगर हुर्मत रस्सियों में जकड़ी ऐसा कुछ नहीं कर सकती थी। हुर्मत मेरी जान, डरो मत, मैं हूँ। यज़दान ने जाली के करीब होते हुर्मत को आवाज़ दी। हुर्मत जिसकी डरो खौफ से जान निकलने वाली थी, यज़दान की आवाज़ इसके अंदर ज़िंदगी की एक नई लहर फूंक गई थी। यज़दान आप प्लीज़ जल्दी से मेरे पास आ जाए, प्लीज़ मुझे बहुत डर लग रहा है। यज़दान को वहाँ देख हुर्मत के आंसू में इजाफा हुआ। हुर्मत के आंसू यज़दान को मज़ीद तकलीफ़ में मुब्तला कर गए थे। हुर्मत फ़ौरन आंसू साफ़ करो। कमज़ोर लोग ऐसे बेबस होकर होते, तुम कमज़ोर नहीं हो। यज़दान हुर्मत को मज़ीद कमज़ोर नहीं करना चाहता, इसलिए वो ज़रा सख्त लहजे में बोला, मगर ये भूल चुका था कि सामने इसकी लाडली बीवी थी, जिसे इसका ज़रा सा गुस्से से बात करना बिल्कुल भी पसंद नहीं। मेरे हाथ बंधे हुए, आंसू कैसे साफ़ करूँ? हुर्मत इसके गुस्से से कहने पर रूठे लहजे में बोली, जिसे देख इस सिचुएशन में भी यज़दान के होठों पर मुस्कुराहट भी कर गई। ओके ओके सॉरी, अब मैं जो कह रहा हूँ वो ध्यान से सुनो। यज़दान फ़ौरन नरम पड़ता, इसे बहुत ही अच्छे से हिदायत देता, हाथ रस्सियों से आज़ाद करने का तरीका बता रहा था। 3-4 बार हाथों को झटकने की वजह से हुर्मत के हाथ में बंदी रस्सी की गांठ कुछ हद तक ढीली पड़ चुकी थी। शहरी से बेहोश देख और लड़की समझ कर रस्सी बांधी ऐसे गई थी। हुर्मत ने यज़दान की हिदायत पर दांतों की मदद से रस्सी खोल दी थी। अब इसके पाँव की रस्सी रहती थी, जब दरवाजे पर खटके की आवाज़ आई, जिसे सुन हुर्मत ने कांपते हुए यज़दान की तरफ देखा। डरो मत, मैं हूँ यहाँ पर, तुम्हें कोई हाथ भी नहीं लगा सकता, तुम बस जल्दी से रस्सी खोल कर यहाँ आओ। यज़दान की बात पर हुर्मत में मज़ीद हिम्मत पैदा हुई। जल्दी से पाँव को आज़ाद करती यज़दान की जानी पड़ी और अंदर से जाम हुई खिड़कियों के पट खोलने की कोशिश की। इतनी देर में हुमायूं के आदमी अंदर आ चुका था। वो लड़की भाग रही है। इन लोगों की नज़र अभी तक यज़दान पर नहीं पड़ी। वो लोग भागकर हुर्मत के करीब आए, मगर इससे पहले हुर्मत की खिड़की खोल देने पर यज़दान हाथ फुर्ती का मुजाहरा करते अंदर आ चुका था।
वो शख्स जो हुर्मत को पकड़ने के लिए आगे बढ़ा था, आधे रास्ते पर यज़दान की जानिब से पड़ने वाली कीक इसको दूर उछाल ली। हुर्मत यज़दान को अंदर आता देख इससे लिपट चुकी थी। इतने गुंडे और इतनी खतरनाक जगह देखो हुर्मत अभी भी खौफज़दा थी, मगर यज़दान के आसार में आकर अब इसका दिल सुकून में आ चुका था। वो दो ही आदमी थे जो रूम में आए थे। यज़दान ने अपनी गन्स निकालने का मौका दिए बगैर बुरी तरह पीट डाला, क्योंकि इन्होंने इसकी हुर्मत को छूने की कोशिश की थी। यज़दान इन दोनों को घसीट कर एक कोने में डालते इन्हें रस्सियों से बांध दिया था, जिससे इन्होंने हुर्मत को बांधा था। तुम ठीक हो? यज़दान हुर्मत के करीब आते इसका चेहरा दोनों हाथों में थाम कर इसकी पेशानी चूमता फिक्रमंदी से बोला। इन गुजरे पिछले चंद लम्हों में इसका दिल कितना तड़पा था कि वही जानता था। इसे खुद पर और अपने जोरे बाजू पर पूरा यकीन नहीं था, मगर हुर्मत के मामले में ज़रा सा भी रिस्क नहीं लेना चाहता था। इसलिए अपनी ज़िंदगी की परवाह किए बगैर वो इतने खतरे में आन पहुंचा था। यज़दान जिस रास्ते से आया था वहाँ से हुर्मत को लेकर जाना नामुमकिन था, इसलिए वो हुर्मत को लिए दरवाजे की जाने पड़ा। बस एड्डा भी 30 मार खान ना बन। सर, हमारे सारे ट्रक अफगानिस्तान के बॉर्डर पर पकड़े जा चुके हैं और 150 लड़कियां आज स्मगल की जानी थी, वहाँ पर भी पुलिस की रेड पड़ चुकी है। और ना सिर्फ इन लड़कियों को अपने कब्जे में ले लिया कि बल्कि हमारे अड्डे पर मौजूद सारा माल और आदमियों को भी गिरफ्तार कर लिया गया। हुमायूं के आदमी की घबराई हुई आवाज़ फ़ोन के स्पीकर से ऊपरी, जिससे सुनते ही हुमायूं करंट खाकर अपनी जगह से उठा था। हुर्मत को किडनैप करके वो समझा था वो यज़दान रहमानी को हिरा देगा, इसे अपने आगे घुटने टेकने पर मजबूर कर देगा। आय हाय, या कितने चला गया। मगर यज़दान ने यहाँ भी बहुत बड़ी चाल चलते हुर्मत की जानिब से इसका ध्यान हटाने के लिए इसके 2 अड्डों पर पुलिस की रेड करवाकर इसका करोड़ों का नुकसान करने के साथ साथ इसके बैरून मुल्क से आए स्मगलर मेहमानों को यहाँ भी अरेस्ट करवा दिया था। और यही बात हुमायूं के लिए ज़्यादा तशवीशनाक थी। अब इसका दिमाग एक तरफ से जगह पर नहीं आया था कि दूसरी खबर ने इसके बिल्कुल चकरा कर रख दिया था। क्या बकवास कर रहे हो तुम? ऐसा कैसे हो सकता है? इसके पीछे यज़दान और सद्दाम नहीं हो सकते तो फिर किसने की है जुर्रत? हुमायूं अपने आदमी पर जोर से धाड़ा था। सर, ये तो नहीं पता, अभी सिर्फ इतना पता चल पाया कि पुलिस वालों में से किसी का काम है, क्योंकि ये काम आसान नहीं था। इसके लिए महकमे के बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हुए हैं। हुमायूं ने बात सुनकर फ़ौन ही काट दी, क्योंकि कहीं ना कहीं वो समझ चुका था हरकत किसने की होगी। अमर, अगर तुम इन सब के पीछे हुई तो आज मैं तुम्हारा वो हाल करूँगा कि लोग बहन भाई के रिश्ते से नफरत करेंगे। और जिद्दां तेरे करतूत तो वैसे कर सकते हैं। जाओ जल्दी से लेकर आओ इस यज़दान रहमानी की बीवी को। यज़दान रहमानी, मैं तुम्हारा सारा गुरूर मिट्टी में मिला कर रख दूँगा। अपने आदमियों पर धाड़ते हुमायूं इस वक्त गुस्से से पागल हो रहा था। सर, वो लड़की कमरे में नहीं है। एक और बुरी खबर पर हुमायूं का दिल चाह पूरी दुनिया को आग लगा दे। अपने आप नो लाला। वो अपनी गन निकालता कमरे से निकलता बाहर की जानिब भागा था। फ़ाहम और सद्दाम एक साथ ही अंदर दाखिल हुए। फ़ाहम ने अपनी टीम के लोगों के साथ मिलकर ही कुछ देर पहले बाहर पैरे पर मौजूद हुमायूं के सारे आदमियों को मार गिराया था। फ़ाहम भाई, यज़दान ऊपर है, मैं इसके पास जा रहा हूँ। फ़ाहम को नीचे वाले पोर्शन की जानिब बढ़ते देख सद्दाम इसे इन्फॉर्म करता सीढ़ियाँ चढ़ गया। सद्दाम ऊपर हाल में पहुँचा। सामने तो कोई मौजूद नहीं था, मगर अचानक इसे अपने पीछे कोई आहट महसूस हुई। सद्दाम जैसे पलटा, सामने हुमायूं इस पर गन ताने खड़ा था। तो तुम्हारी पीठ पीछे वार करने की आदत अभी तक नहीं गई? सद्दाम बिना इसके गन से डरे सीने पर हाथ बांधे जहरखंद मुस्कुराहट होठों पर सजाए बोला। पीठ पीछे वार करता हूँ ये जैसे भी, मगर इतने सालों से तुम दोनों भाइयों की ज़िंदगी तो अज़ाब बना कर रखी हुई है ना मैंने। और अब भी देखो, मेरी एक चाल तुम दोनों को मेरे कदमों में ले आए। सद्दाम का पुरसुकून अंदाज़ हुमायूं के अंदर लगी आग को मज़ीद हवा दे गया। वो सद्दाम पर गोली चलाने के लिए ट्रिगर पर हाथ दबाने वाला था, जब पीछे से यज़दान के पड़ने वाले पंच ने इसे सीधा सद्दाम के कदमों में जा फेंका। गन इसके हाथ से छूटकर दूर जा गिरी। यज़दान और हुर्मत को सही सलामत देख सद्दाम की जान में जान आई थी। अब तो तुम्हें इस बात का सबूत भी मिल चुका, कौन किसके कदमों में है। ये अभी भी किसी गलतफहमी में हो। सद्दाम ने हुमायूं को उठते देख अपने बूट से इसकी कमर पर एक जोरदार ठोकर रसीद की, जिस पर हुमायूं का मुंह ज़रा फर्श से जा टकराया। यज़दान ने आगे बढ़कर इसे बालों से पकड़कर उठाते लगातार 5-6 घूंसे इसके मुंह पर मारती इसकी शक्ल का नक्शा बिगाड़ दिया। अगले लम्हे यज़दान और सद्दाम ने इसे अपनी ठोकरों पर रखते इसका जोड़ जोड़ हिला दिया। इसी लम्हे अमल गन था में अंदर दाखिल हुई, जिसे हुमायूं समेत वो दोनों भी नहीं देख पाए। मुझे मेरे हर सवाल का जवाब सच में चाहिए। अगर ज़रा सा भी झूठ बोला तो इस गन से निकली सारी गोलियां तुम्हारे भेजे पे खाली कर दूंगा। हुमायूं की हालत इतना पिटने के बाद ख़राब हो चुकी थी, इसे सीधा खड़ा होना भी मुश्किल था। यज़दान ने इसकी कनपट्टी पर बंदूक रखते से नफरत भरे लहजे में वार्न किया। हुमायूं खुद टाइम वेस्ट करना चाहता था, क्योंकि अभी थोड़ी देर में इसके बाकी के आदमी पहुंचने वाले थे। तुम्हारी बहन सवेरा को किसने मारा था और क्यों? सद्दाम के इस सवाल पर अमल की आंखों से आंसू टूट कर गिरने लगे। मेरे साथियों ने मेरी असलियत जान चुकी थी, इसलिए। हुमायूं के लहजे में इस वक्त भी कोई परेशानी नहीं थी। अमल का दिल टुकड़े टुकड़े हुआ। हुर्मत ने आगे बढ़ते अमल के शाने पर हाथ रखते से तसल्ली दी। मेरे और मेरी फैमिली के साथ पेश आने वाले हादसे के पीछे भी तुम ही थे? यज़दान ने खून रंग आंखों से खुद पर जब्त करते ये सवाल पूछा। हाँ, मैं तुम्हारे घर वालों को मरवाना चाहता था। तुम्हारी गाड़ी की ब्रेक्स मैंने फेल करवाई थी। हुमायूं को जैसे अपने इस अमल पर इस वक्त भी फ़ख्र महसूस हो रहा था। यज़दान ने हाथ में पकड़ी गन की पुश्त हुमायूं के पेट पर रसीद करते से कराहने पर मजबूर कर दिया था। अमल, इससे पहले वो मज़ीद कुछ पूछते हुमायूं की बड़बड़ाहट पर दोनों ने मुड़कर इस जानिब देखा। अमल, मेरी प्यारी बहन, देखो इन दोनों ने मेरा क्या हाल किया। मेरे दुश्मन है, मार डालेंगे मुझे, प्लीज़ बचा लो मुझे। हुमायूं अमल को देख शायद ये भूल चुका था कि अभी अपने मुँह से क्या क्या इंकशाफ कर चुका है। सद्दाम अमल का एकदम सफ़ेद पड़ता चेहरा देख फिक्रमंद हुआ था। हुमायूं का चेहरा अमल खामोश नज़रों से दीवार के साथ लगे खड़े हुमायूं की जानिब बढ़ी, जिसे देख हुमायूं का चेहरा रोशन हुआ से महसूस हुआ इसकी ये बेवकूफ़ इमोशनल बहन इस बार भी इसके जाल में फंस गई है।
मगर अमल ने करीब आकर हमारे के मुंह पर थप्पड़ सीध करते इसके 14 तबक रोशन कर दिए। बहन, कितना बदनाम कर दिया ना तुमने इस पाकीज़ा रिश्ते को, ज़रा सी शर्म नहीं आती तुम्हें? अपनी एक बहन को मरवा दिया, दूसरी को सारी ज़िंदगी सिर्फ अपने मतलब के लिए इस्तेमाल करते रहे। तुम्हें अपने बूढ़े बाप का भी ख्याल नहीं है जिसका ने अपना पेट काट कर तुम्हारी हर जायज़ ख्वाहिश पूरी करने की कोशिश की। तुम्हें ज़रा सा भी अंदाज़ा है तुम्हारी इसलिए जानकर वो ज़िंदा भी रह पाएंगे या नहीं? तुम्हें हमने क्या बिगाड़ा था तुम्हारा? सवेरा ने क्या बिगाड़ा था तुम्हारा जो इसको इतनी बेदर्दी से मरवा दिया तुमने? बोलो। अमल ने बुरी तरह रोते अपने नाम ने हाथ भाई का गिरेबान पकड़ कर इसे झंझोड़ डाला। सदाम ने रोती बिलखती के अमल के गिरद बाजू का हसार कायम करते से सहारा दिया। जब अमल ने यज़दान और सदाम की जानिब इशारा करते अपने भाई के ज़मीर को जगाना चाहा, इन दोनों को देखो, ये भी तो किसी के भाई है ना, इनके सामने किसी की जुर्रत नहीं कोई इनकी बहन का नाम तक ले ले, और तुमने अपनी बहन को गुंडों के हाथों किडनैप करवा लिया। अमल के अंदर का दर्द, गुस्सा और अज़ियत कम होने का नाम ही ले रही थी। चीख चीख कर इसका गला बैठ गया था। अमल, तुम क्यों खुद को हल्कान करिए? इस बेज़मीर और बेहिस इंसान पर तुम्हारी किसी बात का कोई असर नहीं होना। सदाम अमल को मज़ीद तकलीफ और अज़ियत में न देख पाते अपने साथ लगा गया। अमल का यही दर्द नहीं देखना चाहता था, इसलिए इसने अमल को कुछ नहीं बताया, मगर वो ये नहीं जानता था कि अमल को शक हो चुका था। इस तरह अचानक इतने सालों बाद हमायूं का सामने आने इसके अंदर कई सवाल उठा गया था। सदाम से भी खुफिया रखकर सारी इन्वेस्टिगेशन करते अमल के सामने हमायूं की सारी हकीकत खुलती चली गई। अमल आयशा से मिलकर इस दिन के हवाले से सब कुछ मालूम कर चुकी थी, मगर सदाम की दी गई हिम्मत और हौसले ने अमल को इतने बड़े सदमे के बाद भी टूटने नहीं दिया। इसने अपने दिल पर पत्थर रखते अपने भाई के खिलाफ इंक्वायरी शुरू कर दी, जिसमें आज कामयाबी हासिल करते इसने बहुत सी लड़कियों की ज़िंदगी इनकी इज्जतें बचा ली थी। सच कहते हैं जब औरत अपने पे आती तो बड़े बड़े से बड़े सूरमा इसके आगे टिक नहीं पाते। अमल ने भी यही किया था। अपने मुल्क और काम के साथ ईमानदारी दिखा दे इसने अपने भाई के खिलाफ काम किया था। वहाँ से फारिग होकर कबीर से जैसे ही हमायूं के इस नए कारनामे का इल्म हुआ, वो फ़ौरन यहाँ पहुँचे। इससे पहले कि वो लोग हमायूं को लेकर वहाँ से निकलते, अचानक हर तरफ से फायरिंग की आवाज़ें आना शुरू हो गई, जैसे किसी ने अचानक हमला कर दिया। हमायूं के चेहरे पर वही शैतानियत भरी मुस्कुराहट फैल के इसके आदमी ने वक्त पर आकर इसे बचा लिया था। अच्छा जी, यही किन्ना को बचाया तेन। यज़दान हुर्मत के लिए एक तरफ हुआ, साथ साथ मुसलसल गोलियां चलाता अंदर आने वाले लोगों को मारता जा रहा था। सदाम और अमल भी अपना बचाव करते आने वाले का मुकाबला कर रहे थे। हमायूं धड़ाधड़ अपने आदमियों को गिरते देख बौखला गया जब इसकी नज़र कुछ फासले पर गिरे पिस्टल पर पड़ी। सामने खड़े सदाम और यज़दान को अपनी जानिब मतवज्जा न देख इसकी आंखें चमक उठी थी। दीवार का सहारा लेकर नीचे बैठते वो आगे की जानिब रेंगने लगा। यज़दान और सदाम ने इसका इस कदर बुरा हाल किया था कि इसे ज़रा सा हिलना भी दूभर हो गया था। यज़दान की गन से गोलियां ख़त्म हो चुकी थी। वो हुर्मत को एक टेबल के पीछे ज़रा सेफ जगह पर बैठाकर आगे बढ़कर बिना बंदूक के इन लोगों से मुकाबला करने लगा। माँ सदके चली जावे, गोली गोली खा के ना बैजी हाले मसा मसा तो सही नहीं हुआ। इस हुर्मत जो खौफ के मारे यज़दान को इस तरह चलती गोलियों के दरमियान लड़ता देख रही थी, इसकी सांस तब रुकी जब एक आदमी ने यज़दान के पीछे से जाकर लोहे की सलाख उठाकर यज़दान के सर पर दे मारी, जिसकी साइड से निकलने वाले कोने यज़दान के सर को पूरी तरह लहूलुहान कर गए। चलो, एक तो यज़दान का सिर ना हो गया तबला हो गया, जिहड़ा आंदा वजाई जाता हुण उहदे सिर च मार दिता, भावें फिर याददाश्त चली जाए मुंडे दी, उतना पागल हुई हुए। यज़दान ने कराह कर अपना सर पकड़ लिया। इसका सर शिद्दत से दर्द से फटने लगा था। ये वही जगह थी जहाँ हादसे में से चोट लगी थी। हुर्मत चीखती हुई इसकी जानिब भागी। सदाम ने इस आदमी को वापस यज़दान पर सलाख से वार करता देख दूर से इस पर गोली चला दी। यज़दान की हालत देख सदाम को अपना दिल टूटता हुआ महसूस हुआ। इसी चक्कर में इसका ध्यान खुद पर बंदूक ताने खड़े हमायूं से हट चुका था। सदाम, साइड पर हो। अमल हमायूं को गोली चलाते देख चुकी थी। वो भागकर सदाम के सामने आई, जिससे सदाम के सीने पर निशाना बांधती गोली अमल के कंधे में पेवस्त हो गई थी। अमल ने नामालूद नफरत भरी नज़रों से अपने भाई की जानिब देखते शदीद तकलीफ और बंद आंखों से इसके सीने पर वार किया। हमायूं को गिरते देखने से पहले वो बेहोश होकर लटखड़ाती सदाम के बाजू में लहरा गई। सदाम फटी फटी आंखों से सदमे की कैफियत में अमल और यज़दान को देख रहा था। इसकी ज़िंदगी के अहम तरीन दोनों इंसान इस वक्त इसकी आंखों के सामने बेसुध पड़े थे। चल अस्पताल पहुंचा दें उन्होंने। फ़ाहिम बाहर मौजूद लोगों को ख़त्म करते अंदर अमल के सामने का मंजर इसके पैरों तले से ज़मीन खींच गया। हुर्मत का रो रो कर बुरा हाल था। यज़दान के खून से इसका येलो ड्रेस लाल हो चुका था। डॉक्टर्स के मुताबिक यज़दान को बहुत गहरी चोट आई थी। इस वक्त ऑपरेशन थिएटर में था। पहले भी इसी जगह चोट लगने की वजह से यज़दान अपना दिमागी तवाज़ुन खो बैठा था। इस वक्त ऑपरेशन थिएटर के बाहर मौजूद हर शख्स के दिल में इसी बात का डर कुंडली मारे बैठा था, जो डर आंसू की शक्ल इन सबकी आंखों से निकल रहा था। अक्सर ने बहुत मुश्किल से हुर्मत को संभाल रखा था, जो 2 बार बेहोश हो चुकी थी। इसकी हालत बहुत तशवीशनाक थी। जबकि सारे से ज़्यादा बुरा हाल तो इस वक्त सदाम का था, जिसकी ज़िंदगी की 2 अजीज़ तरीन हस्तियाँ इस वक्त ऑपरेशन थिएटर में ज़िंदगी और मौत की जंग लड़ रही थी। सदाम जब बेचैनी और बेबसी के आलम में मुसलसल चक्कर काट रहा था, अपने कंधे पर नाइमा बेगम के हाथ का लमस महसूस करते इसने ज़बत से लाल होती आंखों से इनकी जानिब देखा। मामा, इन दोनों में से किसी को कुछ नहीं होना चाहिए, वरना मैं ज़िंदा नहीं रह पाऊँगा। सदाम अपनी माँ को सामने देख खुद पर कंट्रोल नहीं रख पाया। उनके कंधे पर सर रखते बुरी तरह रो पड़ा। मामा, हमने तो कभी किसी का बुरा नहीं चाहता, हमारे साथ ये ऐसा क्यों होता है? यज़दान और अमल दोनों ने अपनी ज़िंदगी में बहुत दुख देखे। अब तो इनकी ज़िंदगियों में खुशियों ने कदम रखा था, फिर इनको इसी से 2-4 किया गया। सदाम बुरी तरह बिखर चुका था, जिसको संभालना नाइमा बेगम के लिए बहुत मुश्किल हो गया। इनकी अपनी आंखें अश्कबार थी। बेटा, मेरा परवरदिगार हमेशा अपने प्यारे बंदों को ही आजमाता है। अगर इसने तकलीफ़ दी है तो इससे बढ़कर खुशियाँ भी देगा। इसे मायूस होकर और शिकवा के ना होकर हम सिर्फ खुद को गुनाहगार करें। तुम इन दोनों के लिए दुआ करो। मुझे मेरे अल्लाह पर यकीन है। देखना वो दोनों बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे। बिल्कुल।
नामा बेगम से सदाम की हालत देखना बहुत तकलीफ देता। इन सब की दुआएं रंग लाई थी। यज़दान का ऑपरेशन कामयाब किया था, मगर डॉक्टर्स के मुताबिक अगले 5 घंटे यज़दान के लिए बहुत क्रुशल थे। इसकी जान तो बच गई थी, मगर जब तक वो होश नहीं आ जाता तब तक इसकी ज़हनी हालत के बारे में वो लोग कुछ नहीं कह सकते थे। जहाँ यज़दान की जान बचाने पर वो सब लोग बहुत खुश थे, वहीं डॉक्टर की इस दूसरी खबर ने इन सब के दिल में खौफ के पहरे मज़ीद बढ़ा दिए। हुर्मत मेरी जान, थोड़ा सा जूस ही पी लो, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं। अक्सर हाथ में जूस का ग्लास थामे जाए नमाज पर सजदा रेज़ हुर्मत के करीब बैठते बोली, भाभी प्लीज़, मेरे हलक से एक खून तक नहीं उतरा। भाभी, यज़दान की हालत मेरी वजह से हुई, ना मैं सफ़ाक की बात मानकर इसके साथ जाती और ना ही यज़दान के साथ ये होता। यज़दान की परेशानी के साथ हुर्मत को अपना गिल्ट खाया जा रहा था। आफाक को इसके किए की सज़ा मिल चुकी है। तुम्हें हमारे तक पहुँचाने के इसके 20 लाख मांगे थे। तुम्हें वहाँ छोड़कर वापस आते इसका बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ, जो सुनने में आ रहा है कि हमायूं ने करवाया। आफाक की लालच ने इसे इसके अंजाम तक पहुँचा दिया। इसकी दोनों टांगें टूटने के साथ साथ रीढ़ की हड्डी बुरी तरह डैमेज हुई है, जिसकी वजह से वो पूरी ज़िंदगी के लिए माजूर हो चुका, बिस्तर से हिलने तक के काबिल नहीं रहा। अक्सर किसी इंकशाफ पर हुर्मत कुछ बोल भी नहीं पाई। आफाक ने पैसों के लालच में अंधा होकर जो इसके साथ किया, इससे ज़्यादा की सज़ा वो पा चुका था। इसे ना ही आफाक का सुनकर खुशी हुई, ना ही हमदर्दी, क्योंकि आफाक इसके लिए एक तिनके जितनी हैसियत भी नहीं रखता था। अगर इसके साथ हमायूं ये ना करता तो ये जाने से भी बढ़कर सज़ा देनी थी, इसलिए एक तरफ से इसे इसके हक़ में ठीक ही हुआ था। हुर्मत इस वक्त सिर्फ यज़दान की सलामती चाहती थी। इसकी हर सांस यज़दान की जल्द सेहतियाबी के लिए दुआ होती। ये 5 घंटे इसके लिए शायद इसकी ज़िंदगी का सबसे मुश्किल तरीन वक्त था। अमल का ऑपरेशन हो चुका था, गोली तो निकाल ली की, मगर बहुत ज़्यादा खून बह जाने की वजह से इसकी कंडीशन स्टेबल होने में काफ़ी देर लगी थी। मोटे तो गोली बजी आ, अमल वरी तो इतना टेंशन ले रहे सदाम जितना सीने से गोली खा के आई है। मगर जैसे डॉक्टर ने इसके होश में आने का बताया, सदाम समेत सबके चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। सदाम अमल से मिलने से पहले शुक्राने के नवाफिल अदा करने चला गया। सदाम मस्जिद जाकर वापस आकर सीधा अमल के कमरे में गया, जहाँ वो आंखों पर बाजू रखे लेटी हुई थी। सदाम के करीब जाने पर भी इसमें ज़रा सी जंबिश पैदा नहीं हुई। अमल, सदाम के पुकार पर अमल ने बहुत मुश्किल से अपनी हिचकी रोकी। वो इस वक्त अपने आंसू से तर चेहरा सदाम के सामने नहीं करना चाहती थी, मगर सदाम इसका बेआवाज़ रोना महसूस कर चुका था। इस पर फ़ौरन सदाम ने बेताबी से इसका बाजू थाम कर चेहरे से हटा दिया। अमल का चेहरा आंसू से तर लाल चेहरा सदाम के दिल को मुट्ठी में जकड़ गया। अमल, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? तुम्हें दर्द तो नहीं हो रहा? मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ। सदाम ने बाहर की जानिब जाना चाहा, जब अमल ने इसकी शर्ट मुट्ठी में कैद करते से रोक लिया था। नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे आपसे बात करनी है। सदाम ने नोट किया अमल इसे नज़रें चुरा कर बात करी थी, जिस चीज़ ने सदाम को ठिठकने पर मजबूर कर दिया। अमल, क्या हुआ? बताओ मुझे, क्या बात परेशान कर रही है तुम्हें? और अब अगर तुम रोई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सदाम अमल के आंसू साफ करते फिक्रमंदी से बोला। सदाम, मुझे आपसे तलाक चाहिए। लाख लाना, तुर फिटे हाल तेरे थे। अल्फाज थे जो कोई उड़ता हुआ तीर, जो सीधा सदाम के दिल में पेवस्त हुए थे। गोली तुम्हें कंधे पर लगी, पर लगता है इसका असर सीधा दिमाग पर हुआ। कुछ भी उल्टा सीधा बोल रही हो। सदाम कमल की फजूल बात सुनकर इस वक्त शदीद गुस्सा आया था। अगर इस वक्त तो इसकी हालत में होती तो सदाम इसे इस बात का अच्छे से जवाब देता। सदाम भी बस गुस्सा करन जोगा तो तड़फन हंसते रह गया, नावल दे और कुछ नहीं कर सकता। ये बकवास तरीन बात तुम्हारे दिमाग में क्यों? ये जान सकता हूँ मैं? सदाम ने अमल को कड़े तेवरों से घूरते हुए पूछा। अमल को सदाम की शदीद रद्द अमल की उम्मीद थी, इसलिए बिना इसकी जानिब देखे अपने दिल पर पत्थर रख दिए अल्फाज गए थे। जो भी है, जैसा भी, मगर मेरे साथ हमेशा मेरे भाई का हवाला रहेगा, और अगर मेरा नाम आपके नाम के साथ जुड़ा रहा तो लोग आप पर और आपके ख़ानदान पर भी कीचड़ उछालेंगे, जो कि मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। इसलिए इससे पहले कि मेरा साथ आगे जाकर आपके लिए पछतावा बने, हमें अभी अपनी राहें जुदा कर लेनी चाहिए। अमल आंसू के दरमियान भीगे लहजे में बोलती। सदाम का गुस्सा मज़ीद बढ़ा गया। सदाम ने इसकी जानिब देखते अफसोस से सर, ये लड़की पागलपन और बेवकूफ़ी में अपना वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाकर ही रहने वाली थी। बोलिए, जो बोला थे अभी मज़ीद को फजूलियत रह गई है। सदाम अमल को कड़े तेवरों से घूरते हुए बोला। सदाम लफ्ज़ों से बयान ही नहीं कर सकता था कि अमल इसके लिए किस कदर ज़रूरी हो चुकी थी। इसकी सांसों में बसती थी ये लड़की। आप प्लीज़ मेरी बात को समझने की कोशिश करें। आप अभी इस बात को सीरियस नहीं ले रहे, मगर बाद में अमल अभी मज़ीद बोली थी, जब सदाम ने इसके होंठों पर हाथ रखते से मज़ीद कुछ भी बोलने से रोक दिया। बस बहुत बोल चुकी हो तुम, अब मेरी सुनो। सदाम अमल के करीब बेड पर बैठते एक हाथ से इसका हाथ थाम कर दूसरा हाथ तकिए पर रखकर इसके ऊपर तकरीबन झुक गया था। तुम जानती हो पिछले चंद घंटे कैसे गुजारे मैंने? जिस्म से रूह का जुदा होना कैसा होता है, कि इस वक्त को मुझसे पूछता जब तुम यहाँ ज़िंदगी और मौत की जंग लड़ रही थी। तुम्हारे बगैर जो इंसान कुछ घंटे नहीं गुजार पाए, तुम इससे हमेशा के लिए इसकी सांसें छीनने की बात कर रही हो। क्या तुम वाकई इतनी सख्त दिल हो या मेरे मामले में बन जाती हो? किसको तो फजूल बात को बुनियाद बनाकर तुम मुझे छोड़ने की बात करी हो? अगर मुझसे मोहब्बत नहीं रही तो मेरे सीने पर लगने वाली गोली अपने वजूद पर क्यों खाई? जब मुझे छोड़ने थी तो मरने देती मुझे। अमल जो सदाम के इतने खूबसूरत इजहार पर इसके सैर में जकड़ी सांसें रोके एकटक से देख रही थी, इसकी आखिरी बात पर अमल ने तड़प कर शिकवे भरी नज़रों से उसे देखा। वो इतनी गलत बात अपने मुंह से कैसे निकाल सकता था? तू जो मर्जी भौंकती रहे, वो एडी गलत गाल भी नहीं कड्डे मुँह चो, माँ सदके जाए। ये बात अपने दिल दिमाग से हमेशा के लिए निकाल दो कि मैं तुम्हें कभी भी किसी भी सूरत में अपनी ज़िंदगी से निकालूंगा। हाँ, एक ही शय जो तुम्हें मुझसे दूर कर सकती है, वो है मेरी मौत। तुम किसकी बेटी हो, तुम्हारा भाई कौन है, ना मुझे इससे कोई फ़र्क पड़ता, ना ही मेरी फैमिली को। मेरे लिए अहम वो है कि वो मजबूत और बहादुर लड़की जिसने मुल्क से वफादारी निभाते, अपनी वर्दी का हक अदा करते, अपने इकलौते भाई तक को इसके किए की सज़ा दी। तुम्हें लोग मुल्क फ़रोश हुमायूं के नाम से नहीं, बल्कि एसपी नूर अमल के नाम से जानेंगे। तुम सोच भी नहीं सकती कि
तुम्हारी वजह से न जाने कितनी औरतें में हालात से लड़ने का जज्बा पैदा हुआ है, और तुम न जाने क्या फजूल की बातें सोचकर खुद को हलकान करी और मेरा भी दिमाग ख़राब कर चुकी हो। अब अगर मेरे इतने समझाने के बाद भी अगर तुम्हारे दिमाग में कोई बात नहीं आई तो मेरी एक बात हर हाल में अच्छे से अपने दिमाग में बिठा लो कि तुम्हारा नाम मेरे नाम से कभी जुदा नहीं होगा। अमल की कई बात दिमाग सदाम के दिल में सुई की तरह अभी भी चुभी हुई थी, जिसकी वजह से वो अमल से बहुत सख्त नाराज़ हो चुका था। इस अमल से बेवकूफ़ी की उम्मीद नहीं थी, कोई इतनी सी बात पर इसे तलाक का मुतालबा करेगी। इसलिए अच्छे से इसके दिल और दिमाग साफ करने के बाद सदाम इसे नाराज़गी से घूरता बाहर निकल गया। अमल इसे रोकना चाहती थी, इसे एहसास हो चुका था वो कुछ ज़्यादा इमोशनल होकर सदाम से बहुत गलत कह चुकी है, मगर अब क्या हो सकता था। तीर कमान से निकल चुका था, वो सदाम को हर्ट कर चुकी थी। जिस शख्स ने इसके मुश्किल वक्त में तरीन वक्त में अपनी जान की परवाह न करते इसका साथ दिया, अमल इसके छोड़ने की बात कर रही थी। लाख लानत फिर अमल तेरे थे। लेकिन अपनी जगह वो भी ठीक थी। जब जैसे सदाम के इसके लिए अच्छा चाहता था, वैसे वो भी किसी भी कीमत पर सदाम के नाम और इज़्ज़त पर हर्फ नहीं आने देना चाहती थी। सदाम जाफर अगर इसे बेपनाह मोहब्बत करता था तो अमल ने भी खुद को खतरे में डालकर सदाम के हिस्से की गोली खुद पर खाकर अपनी मोहब्बत भी मनवा ली थी। और था भी ऐसे सदाम से नफरत का इजहार करते कब वो इस बहुत प्यारे दिल के मालिक शख्स की दीवानी होती चली गई, इसे बिल्कुल भी खबर नहीं थी। ज़ाहिर तो बहुत संगदिल और बेहिस बनकर वो सदाम को इतनी बड़ी बात कह गई, लेकिन अंदर से इसका दिल जैसे लहूलुहान हो चुका था, जिस पर सदाम के अल्फाज ने मरहम रखते हमेशा की तरह इसकी तकलीफ और अजियत मिटा दी थी। डॉक्टर के अल्फाज और घर वालों की बातें सुनकर हुर्मत को लगा कि किसी ने इसके सीने से दिल नोच कर दूर फेंक दिया। इस दान के सर पर आने वाली चोट से वो दोबारा अपनी ज़हनी सलाहियत खो चुका था और अब इसके कभी भी ठीक नहीं होने के कोई चांसेस नहीं थे। हुर्मत जाए नमाज पर वापस की इंतज़ारों कतार हो रही थी। इस दान की अजियत का सोच इसका दिल फटा जा रहा था। इस शख्स ने अपना सब कुछ खो दिया था और अब जब इसकी ज़िंदगी में खुशियाँ आने लगी थी तो फिर ये सब हो गया। सब घर वाले बारी बारी जाकर इस दान से मिलाए थे, मगर हुर्मत में हिम्मत नहीं थी इस दान का सामना करने की। वह इस दान और उसकी फैमिली से बहुत शर्मिंदा थी, क्योंकि इस दान की इस हालत की जिम्मेदार वही थी। लेकिन इसका दिल इस दान के पास जाने से देखने के लिए बेहाल हो रहा था। हुर्मत ने बहुत मुश्किल से खुद को संभालते इस दान के पास जाने का फैसला किया। खून आलूद हो जाने की वजह से हुर्मत के कपड़ों की हालत बहुत ख़राब थी। अक्सर ने कुछ देर पहले बहुत मुश्किल से इसके कपड़े चेंज करवाए थे। इस वक्त वो ग्रे कलर के सारे से शिफॉन की कमीज शलवार में दुपट्टा नमाज के स्टाइल में ओढ़े सोगवार सा हुसन लिए गुलाबी फीके चेहरे और नम आलूद खमदार पलकों को बार बार छपकती किसी का भी मन मुतजलजल करने का हौसला रखती थी। मगर इस वक्त वो खुद से परवाह बेड पर चितले इस दान हमारी की जानी मतवजह थी, जिसे इस तरह बेड पर देखना इसके लिए हर चीज़ से ज़्यादा अजियतनाक था। हुर्मत छोटे छोटे कदम उठाती यज़दान के करीब आई। जब यज़दान ने नज़र उठाकर अजनबियत से इसकी जानिब देखा। जिस शख्स की नज़रों में हमेशा इसके लिए अपनी निवानगी और बेपनाह चाहत देखी थी, आज इसका ये अंदाज़ बर्दाश्त करना हुर्मत को खून के आंसू रुला गया। यज़दान प्लीज़ ठीक हो जाना, मैं आपको ऐसे नहीं देख सकती, बहुत मुश्किल है मेरे लिए। बहुत कोशिश के बावजूद हुर्मत अपने आंसू कंट्रोल नहीं कर पाई। तो इसमें रोने वाली क्या बात है, छोड़ के चली जाओ मुझे। यज़दान बिना इसकी जानिब देकर छत को घूरता अजीब से लहजे में बोला। यज़दान चितना की कमी है बस। जो शख्स इसे एक पल के लिए भी खुद से जुदा नहीं करता था, इस वक्त कितने आराम से इसे खुद से दूर जाने को बोल दिया। हुर्मत के आंसू लड़ियों की सूरत तरह इसकी गाल पर फिसल लेते। इसने बेड पर रखा यज़दान का हाथ अपने नरम हाथों की गिरफ्त में लेते होंठों से लगाया था। क्यों जाऊँ मैं, आप खुद को समझते क्या। जब दिल के अपने साथ बांध लिया, जब दिल के जाने को कह दिया, डॉक्टर से कहना आप कभी ठीक नहीं हो पाएंगे अब। लेकिन मुझे किसी की बातों की परवाह है ही नहीं। मेरे लिए यही काफ़ी कि आप हैं मेरे साथ। आपके हर रूप से प्यार किया मैंने। आपको यही लगता होगा ना कि ना आपके ठीक होने के बाद आपको चाहे, लेकिन ऐसा नहीं है। मेरे दिल में तो आपकी मोहब्बत की कॉम्प्लेन तो बहुत पहले जन्म ले चुकी थी। आपको पागलपन ही मुझे अपना सीर कर गया था। जिस तरह आप खुद से बढ़कर मेरा ख्याल रखते थे, मेरी ज़रा सी चोट पर तड़प आप जाते थे। आपको वो निकाबपोश बनकर मेरे करीब आना, मुझे अपने होने का, अपनी मोहब्बत का एहसास दिलाना। मैंने आपके इस हर अंदाज से मोहब्बत की है। मेरे लिए आप पहले जिस कदर ज़रूरी थे, अब इससे भी ज़्यादा ज़रूरी हो गया। मैं ये हाथ अब कभी नहीं छोड़ूंगी, कभी नहीं। और मत यज़दान के हाथ पर होंठ टिकाए अपने दिल की हर बात कहती चलेगी, जो शायद वो आम हालात में यज़दान ने हमारी के सामने कभी ना कह पाती। मगर इस वक्त इसका दिल इस कदर टूट कर बिखर चुका था कि वो अपने दिल का हाल अपने दिल के मकीन के आगे बयान कर गई थी। अचानक जब हुर्मत के आंसू में इजाफा हुआ तो यज़दान का हाथ छोड़ती बिना एक बार भी पीछे मुड़कर देखे रूम से बाहर निकल गई। भाई आप क्या कह रहे हैं, आप सोच भी कैसे सकते हैं मैं ऐसा कुछ करूँगी। हुर्मत को बिलाल की बात सुनकर धक्का सा लगा। वैसे यज़दान से तलाक लेने का कह रहा था। हुर्मत मैं जानता हूँ इस वक्त तुम बहुत इमोशनल हो रही हो, एक बार घर जाकर ठंडे दिमाग से सोचो, तुम्हें मेरी बात बिल्कुल ठीक लगेगी। बिलाल ने हुर्मत के पास आते नरमी से कहा। वो लोग इस वक्त हॉस्पिटल के एक प्राइवेट रूम में खड़े थे जब बिलाल और अक्सर ने हुर्मत के पास सामने ये बात रखी। जब मैं ऐसा कुछ करना चाहती नहीं तो सोचना कैसा। आप अभी पूछें साल बाद, मेरा जवाब हमेशा यही रहेगा। बहुत मोहब्बत करती हूँ मैं अपने शौहर से, इससे जुदा होने के बारे में सोचना भी मेरे गुनाह। मर जाऊँगी मैं इस दान-ए-मानी के बगैर। हुर्मत अपने आंसू साफ करती मजबूत लहजे में बोली। हुर्मत देखो, मैं सिर्फ तुम्हारे भला चाहता हूँ। डॉक्टर ने साफ साफ कह दिया कि इस दान से अब कभी ठीक नहीं हो सकती। तुम ये पहाड़ जैसी ज़िंदगी कैसे काटोगी एक पागल शख्स के साथ, जिसने तुम्हें पहचानने से भी इनकार कर दिया। बिलाल ने एक बार फिर हुर्मत को अपनी बात समझानी चाहिए। कोई बात नहीं, अगर वो अपने पागलपन में मुझे धक्के मारकर अपने घर से बाहर भी निकाल देंगे ना, तब भी मैं उनसे जुदा होने का नहीं सोचूंगी, क्योंकि मैंने इस शख्स से सच्ची मोहब्बत की है। नहीं रह सकती मैं उसके बगैर। आप वैसे तो मेरी हर खुशी बिना कहीं जान चाहते हैं, अब क्यों नहीं समझ पा रहे कि इस दान-ए-मानी आपकी बहन का सिर्फ शौहर ही नहीं, इसकी ज़िंदगी, और आप अपनी बहन से इसकी ज़िंदगी छीन रहे हैं। भाई मैं बहुत मोहब्बत करती हूँ इस दान से, एक पल भी दूर नहीं रह सकती इनसे।
हुर्मत जो सारी बातें मरकर भी यज़दान के सामने न कहती, इस वक्त न जाने कितनी बार बोल चुकी थी। इस बात से अनजान के कोई दरवाजे के वस्त में खड़ा मबहूत सा अपनी दीवानी की, अपने लिए बेपनाह मोहब्बत और दीवानगी पर खुद को हवाओं में उड़ता महसूस कर रहा था। लव यू टू मेरी जान, मैं भी नहीं रह सकता तुम्हारे बगैर। एर देखिए एन छितर बज रही है यज़दान। हुर्मत जो भीगी आंखों से बिलाल की जानिब देखती बोली थी। यज़दान की आवाज़ पर कुछ देर के लिए हिल भी नहीं पाई। इसे समझ नहीं आती कि वाकई यज़दान ने बोला, ये इसका वहम है कोई। मगर बिलाल का दरवाजे की जानिब देखता पाकर हुर्मत झटके से पलकी। दरवाजे में मुस्कुराते खड़े यज़दान को देख इसकी नज़रों में सब कुछ घूम गया। यज़दान इस वक्त हॉस्पिटल के लिबास में सर पर पट्टी बांधे दरवाजे में खड़ा मुस्कुराता मोहब्बत पाश नज़रों से इसकी जानिब देख रहा था। बिलाल और अक्सर के चेहरों पर आती मुस्कुराहट देख साफ अंदाज़ा लगाया जा सकता था वो इस बात से वाकिफ़ है और इनके लिए यज़दान के यहाँ खड़ा होना हैरानी वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। वो दोनों यज़दान की जानिब मुस्कुराहट उछालते वहाँ से निकल गए, जबकि हुर्मत से एक ही सेकंड में यज़दान रहमानी का सारा खेल समझ चुकी थी। वो एक बार फिर इस शख्स के हाथों बुरी तरह बेवकूफ़ बन चुकी थी। मुझे सच में अंदाज़ा नहीं था कि मेरी बीवी मेरी इतनी दीवानी है। काश की चोट मुझे पहले लग जाती तो तुम्हारी मोहब्बत की शिद्दत का अंदाज़ा बहुत पहले हो जाता। मैं जो न जाने क्या क्या सोचकर परेशान होता रहा कि तुम्हें मैंने ज़बरदस्ती अपने साथ बांध कर रखा हुआ वो ना होता। यज़दान कदम कदम चलता हुर्मत के करीब आन खड़ा हुआ। जहाँ एक तरफ यज़दान को बिल्कुल ठीक देख हुर्मत का दिल खुशी के मारे झूम उठा था, वहीं सारी बात समझ में आती यज़दान को बेपनाह गुस्सा आने लगा। तो आप सबने मुझसे झूठ बोला, मुझे बेवकूफ़ बनाया। आपको ज़रा शर्म नहीं आई ये कहते हुए? मेरे जज्बात का मजाक बनाया आपने। आप बहुत बुरे, मुझे शक्ल भी नहीं देखनी आपकी। हुर्मत यज़दान को देखती नम लहजे में बोलती, सख्त खफा हुई। हुर्मत यज़दान के पास हटती बाहर की जानिब बढ़ी, जब यज़दान ने इसकी कलाई पकड़ते नरमी से अपनी जानिब खींचा। यज़दान छोड़े मेरा हाथ, मुझे आपसे बात ही नहीं करनी। हुर्मत रोते हुए अपना बाजू छुड़वाते बोली, मगर यज़दान ने इसकी कोशिश नाकाम बना दी, इसे अपने बाजू के हसार में कैद कर लिया। हुर्मत के आंसुओं को यज़दान ने झुककर अपने होठों से चुन लिए थे, जबकि जिनकी कब से वो वजह बना हुआ था। बर फिटे मुँह यज़दान तेरे थे। यज़दान के शिद्दत भरे अमल पर हुर्मत अपनी जगह साख्त हुई थी। खुद को यज़दान रहमानी की बाहों में और इसका लमस महसूस करते हुर्मत के दिल की धड़कनें बेकाबू हुई थी। मगर इस गुज़रा वक्त में यज़दान की कंडीशन के बारे में जानकर जिस अज़ियत से गुजरी थी, इसके लिए इतनी जल्दी यज़दान को माफ़ करने का बिल्कुल इरादा नहीं रखती थी। हुर्मत यज़दान के सीने पर दोनों हाथ रखते इसे खुद से दूर धकेलना चाहा। मैं जानता हूँ मैंने गलत किया, मगर एक बार मेरी बात सुन लो, फिर जो मर्ज़ी सज़ा देना, मुझे कबूल है। यज़दान जानता था हुर्मत का रिएक्शन कैसा होगा, जिसके लिए पहले से खुद को तैयार कर चुका था। इसका चेहरा थाम कर बहुत नरमी से बोला, तेनों इतना ही कमी है, मगर मुझे ना ही आपकी बात सुननी है ना ही कोई सज़ा देनी है। मुझे अभी इसी वक्त जाना है यहाँ से। हुर्मत का सदमा भी कम नहीं हो रहा था। यज़दान के हवाले से जो बुरी खबर इसे बताया कि इसके बाद से अभी तक इसका दिल जगह पर नहीं आया था। इस वक्त यज़दान और बाकी सब पर शदीद तरीन गुस्से का शिकार थी। मैं अभी भी पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ, ऐसे छोड़कर चली जाओगी मुझे? यज़दान की बात पर हुर्मत ने अपनी मज़ाहमत रोकते खूनख्वार नज़रों से उसे घूरा। आपने ये नाटक इसलिए किया ना कि मैं आपको छोड़कर चली जाऊँ। अब आपको ज़रूरत नहीं है ना मेरी, तो इसलिए जा रही हूँ मैं। अब क्यों रोक रहे हैं मुझे? हुर्मत यज़दान से बहुत सख्त बदगुमान हो चुकी थी। हुर्मत कभी भी इस तरह रोता देख यज़दान ने इसे अपने सीने में भेज लिया। मेरे लिए तुम्हारी खुशी से बढ़कर कुछ भी नहीं है। तुम्हारी खुशी के आगे मेरी या मेरी किसी ख्वाहिश की कोई अहमियत नहीं। मेरी जान, तुम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकती किस कदर चाहता हूँ मैं तुम्हें। क्या हो तुम मेरे लिए? मैंने नाटक भी सिर्फ तुम्हारे लिए किया, तुम्हारी खुशी जानने के लिए। यज़दान ने इसके करीब छुपकर सरगोशियाना लहजे में कहते उसे नॉर्मल करना चाहा। यज़दान के चंद अल्फाज हुर्मत की बदगुमानी तो ख़त्म करके, मगर इसका गुस्सा भी बरकरार था। इस शख्स ने हमेशा इसको घुमाया था, अब वो इसे सारे बदले लेना चाहती थी। ओके, आप मेरी खुशी चाहते हैं ना, तो अभी मेरी बात माने और मुझे जाने दें। हुर्मत भी अपने नाम की एक थी। इसने भी सोच लिया था जैसे संगनी ने इसे तड़पाया था, वो भी इसे तड़पा कर रहेगी। इस्तामी से ऐसे नहीं चढ़ता था कि यज़दान रहमानी की बीबी इसकी टक्कर की मिली, जिसने वाकई इस मगरूर शख्स की सारी अक्कड़ निकाल कर रख दी थी। ठीक है, जाओ। यज़दान आखिरकार इसकी ज़िद के आगे हार मान गया। पीछे हटते इसने हुर्मत को जाने के लिए बोल दिया। हुर्मत पहले तो हैरान रह गई, इसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि यज़दान इतनी आसानी से मान जाएगा। कि मशकूक नज़र यज़दान की मुस्कुराहट पर डालते वहाँ से निकल आई। जबकि यज़दान खुलकर मुस्कुराती है, बात बहुत ज़्यादा खुश था। इसने ना सिर्फ हमायूं का खात्मा कर दिया, बल्कि अपनी इस बात का भी जवाब पा लिया जिसने इतने टाइम से इसे बेचैन किए रखा था। यज़दान रहमानी जो हमेशा सबको अपने इशारों पर चलाने का आदी था, जिस हर काम अपने तरीके से हो चाहिए होता था, जिसे एक बार जो चीज़ पसंद आ जाती इसे इसने हासिल ज़रूर करना था, किया था, चाहे इसमें इसका नफ़ा या नुकसान होता, ये चाहे किसी दूसरे का। इसे किसी बात की कभी परवाह नहीं रही थी। मगर यह मसला किसी चीज़ का नहीं था, बल्कि जीती जागती इंसान का था। इसकी जान से ज़्यादा अजीज़ हस्ती हुर्मत का था, जिसकी खुशी और मर्ज़ी इसके लिए हर चीज़ से बढ़कर थी। हुर्मत को जिन हालात में और जिस तरह बिना इसकी मर्ज़ी के यज़दान की ज़िंदगी में शामिल किया गया, यज़दान इस सबसे वाकिफ़ था। बेशक बाद में हुर्मत ने इसे अपना लिया, मगर यज़दान के अंदर दिल का एक कोना जिससे पूरी तरह से खुश नहीं हो पाया था। इसे लग रहा था कि कहीं हुर्मत इसकी शिद्दत पसंदी पर बेबस होते समझौते के तहत इसको ना अपनाया, और अंदर से हुर्मत इससे खुश ना, यही बात इसे सुकून नहीं लेने दे रही थी। यज़दान ने हुर्मत से बेलौस मोहब्बत की थी। वो मोहब्बत इस मुकाम पर पहुंच चुका था जहाँ वो हुर्मत को सिर्फ और सिर्फ इसकी खुशी की खातिर छोड़ने को भी तैयार था, ये जानते हुए भी कि हुर्मत के बगैर इसने खुद ख़त्म हो जाना था। जा हो जा फिर ख़त्म। यज़दान ने सबको अपने साथ मिलाकर सिर्फ यही जानने के लिए सब किया था कि हुर्मत इससे मोहब्बत करती है या नहीं। यही सिर्फ एक समझौता और काफ़ी वक्त साथ रहने की वजह से सिर्फ एक उनसीयत सी है। लेकिन हुर्मत की अपने लिए इस कदर शदीद मोहब्बत और दीवानगी देखी यज़दान जैसे दोबारा जी उठा था। इसे लगा हुर्मत का किया गया इज़हार इसकी ज़िंदगी की तमाम गम दूर करके हो।
इस सारे चक्कर में एक बात जिससे बहुत महंगी पड़ी वो थी हुर्मत की नाराज़गी, मगर इसे खुद पर पूरा यकीन था वो ज़्यादा देर हुर्मत को ये नाराज़ नहीं रहने देगा। तेरे तो चंगे कस्बाल काट के फेरी मने ना हो। इज़दान सूद की भरी सांस हवा में खारिज करता बाहर निकल गया। हमायूं ख़त्म होते होते भी इसके भला कर गया था। इज़दान की इस बार की सर्जरी पिछली बार से ज़्यादा कामयाब रही, जिसकी वजह से इसका एग्रेशन का प्रॉब्लम भी एक तरह से ठीक हो चुका था। वो बिल्कुल नॉर्मल था। डॉक्टर्स के मुताबिक इसके सर के जख्म ने भी जल्द रिकवर हो जाना था। इतने दिन गुजर चुके थे मगर सदाम की ना ही अमल से कोई बात हुई, ना ही अमल ने इसे मनाने की ज़रा सी भी कोशिश की। सदाम रूटीन के मुताबिक पहले हॉस्पिटल जाता रहा, फिर अमल की गिलानी हाउस शिफ्ट होने के बाद बहुत दिन का आधे से भी ज़्यादा वक्त अमल के पास गुजारता था। नामा बेगम ने अमल को इसके घर भेजने की बजाय अपने पास ही ले आई थी, क्योंकि अशफाक साहब भी अभी नहीं लौटे थे। बहुत टाइम साथ रहने के बावजूद इन दोनों की बोलचाल बिल्कुल बंद थी। अमल की खामोशी ने सदाम का गुस्सा मज़ीद बढ़ा दिया। बहुत जल्दी अमल की सेहतियाब होने पर इसे सारे हिसाब पाक करने का इरादा रखता था। इस वक्त बहुत ख़राब मूड के साथ अपने ऑफिस में एंटर हुआ जब पहली सीढ़ी पर ही दोनों जाने मौजूद गार्ड्स ने इसकी जानिब से गुलाब की अधखिली गली बढ़ाई थी। दोनों के चेहरे पर सदाम का डर मौजूद था, मगर जैसे इससे भी ज़्यादा डर इन्हें किसी और का था, और इसकी मजबूरी में वो ये कर रहे थे। क्या ये? सदाम की घुरी पर वो दोनों फूल नीचे करते फ़ौरन चेहरा झुका के। इन्हें अपनी नौकरी ज़्यादा अजीज़ थी। सदाम मज़ीद गुस्से में आता आगे बढ़ा, मगर सामने सब कैबिन्स के दरमियान बने रास्ते में इसके स्टाफ का हर बंदा हाथ में सुरख गुलाब उठाए इसके इस्तकबाल में खड़ा था। सदाम एक पल के लिए सोच में पड़ चुका था कि वो अपने ऑफिस में है, किसी गलत जगह पर आ पहुंचा। अहमद साहब, सदाम की चिंगाट थी धाड़ पर, जहाँ बाकी सबके चेहरे पर आने वाली दबी दबी मुस्कुराहट छुपाने के लिए सर झुका के वहीं अहमद साहब अपनी शामत आती देख जल्दी से सदाम के करीब आए। अहमद साहब, ये ऑफिस में क्या चल रहा है? सदाम चेहरे पर बरहमी के तासुरात सुझाए सबको घूरते हुए बोला। सर वो सर आप। अहमद साहब को कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या बोले। इन्हें ऊपर से कुछ भी बताने का ऑर्डर नहीं था। 2 मिनट के अंदर अंदर हट जाना चाहिए सब, इसके बाद ज़रा आप आकर मिले मुझसे। सदाम अपने ऑफिस के दरवाजे के बाहर रखी फूलों की पत्तियों को देखते मजीद गुस्से में आया, लेकिन अहमद साहब को इस बात का पूरा यकीन था कि अंदर जाकर उसे बुलाने वाला बिल्कुल भी नहीं था। सदाम ने गुस्से से दरवाज़ा खोलते अंदर कदम रखा, मगर अपने ऑफिस का मंजर देख वो सख्ते में आ चुका था। लाइट्स ऑफ थी, मगर पूरे कमरे में बड़ी तादाद में रखे गए सुनहरी रंग के दियों की मध्यम रोशनी बहुत ही दिलफरेब मंजर पेश कर रहे थे। हर तरफ रेड गुलाब बिखरे हुए पड़े थे। फूलों की मशहूर कुन खुशबू इसकी सांसों को मुअत्तर कर रही थी। इतना खूबसूरत नज़ारा सदाम का मूड काफ़ी हद तक बहाल कर गया। अब तो सदाम को तशवीश हुई कि आखिर ऐसी जुर्रत कौन कर सकता है। वो वापस पलटने लगा था जब इसके सोफे की जानिब उठती नज़र वापस पलटने भूल गई। अमल पैरों तक आता रेड फ्रॉक से तन के बैठी सही मानों में सदाम का होश उड़ा गई। इसके स्याह लंबे बाल इसके नाजुक वजूद के घेरा बनाए अपने हसार में लिए हुए थे। अमल सदाम के होश उठते देख दिलकशी से मुस्कुराती इसकी जानिब पड़ी थी। मिस्टर सदाम जाफर, इतना गुस्सा? मेरा दिया हुआ एक गुलाब भी कबूल करने से इनकार कर दिया। अमल सदाम से कुछ फासले पर खड़ी होती इसके दिल की दुनिया में तूफान बर्पा कर गई। तुम्हें परवाह है मेरे गुस्से की? तुम्हें तो हमेशा वही काम करने का शौक है ना जिससे मुझे तकलीफ पहुंचे। सदाम अपने हवासों पर काबू पाता इस हसीन मूर्ति के शहर से निकलने की कोशिश करने लगा। अमल ने सदाम की बात पर इसकी जानिब देखा और बिना एक पल की भी देर के आगे बढ़ती सदाम के सामने अपने दोनों हाथ जोड़ के, सदाम मुझे माफ़ कर दे, मैंने बहुत गलती और नादानी की, आपको बहुत हर्ट किया, मगर ये भी सच है कि मैं आपके बगैर अब नहीं रह सकती, बहुत मोहब्बत करने लगी हूँ आपसे। अमल को हाथ जोड़ते देख सदाम तड़प कर आगे बढ़ा। इस लड़की ने अपनी हरकतों से सीधा इसके दिल पर वार करने की कसम खा रखी थी। बेचारे मुंडे ने घुमा के रखी है पूरे नावल दे विच। पागल हो गई और नाराज़ था तुमसे, मगर इसका ये मतलब नहीं कि तुम मेरे आगे झुक जाओ। मैं तुम्हें हमेशा अपने से आगे देखना चाहता हूँ। अभी तक तुम मेरी ज़िंदगी में मुकाम का अंदाज़ा नहीं लगा पाए। अमल के दोनों हाथ थाम कर इस पर होंठ रखते सदाम सच्चे दिल से बोलता, अमल की नज़र में अपना आप मज़ीद ऊंचा कर दे। तो मतलब आप मान गए? सदाम की इतनी जल्दी मान जाने पर अमल का चेहरा खुशी से जगमगाया। वैसे सदाम दौर फिट्टे मुँह तेरे थे, पूरे नावल दे तेन उस कुड़ी ने घुमा के रखे थे, फिर एंड तू एक हाथ जोड़ने ते मान गया, दौर फिट्टे हम। इसकी इतनी खुशी देख सदाम सरस बात में हिलाता मुस्कुरा दिया। ओके, तो फिर मैं जा रही हूँ। अमल शौक आंखों में शौकी भरे सदाम से बोलती वहाँ से खिसकने लगी, मगर इससे भी पहले सदाम इसका दुपट्टा अपनी गिरफ्त में ले चुका था। इसके ज़ख्म का ध्यान करते सदाम ने बहुत नरमी से अपने करीब किया। इतनी जल्दी भी क्या है मेरी जान, अपनी इस मेहनत का खराज तो वसूल करती जाओ। सदाम ने अमल का चेहरा अपने करीब करते इसकी ठोड़ी पर लब रख थी। अमल सदाम की कोट को गिरफ्त में लेती लाल हुई थी। ये सब है क्या वैसे? सदाम को सब अच्छा तो बहुत लगा, मगर ख़ास ऑफिस में एहतमाम करने से समझ में नहीं आया था। मैंने नफ़रत की शुरुआत यहाँ से हुई थी तो क्यों ना मोहब्बत की भी यहीं से कर ली जाए। अमल सदाम की टाई ठीक करती शर्मगी मुस्कान से बोलती इसे मज़ीद अपना दीवाना बना गई। सदाम ने आगे को झुकते अमल की गाल पर मौजूद इस हसीन तिल को छुआ, जो हर बार की तरह इस वक्त भी इसे बहकने पर मजबूर कर रहा था। तो फिर इजाज़त है प्यार की शुरुआत करने की। सदाम की निगाहों का फोकस अमल की लाल लिपस्टिक से सजे होंठ थे, जिन्होंने इसे कब से पागल किया हुआ था। सदाम, इस दिन आपके साथ वो लड़की कौन थी? सदाम जो अमल के होंठों पर झुक चुका था, अमल की बात पर इसने झटके से सर उठाकर इसे देखा। इतनी पुरानी बात ये लड़की अभी तक दिल में लिए बैठी थी। सदाम ना चाहते हुए अमल के मशकूक अंदाज पर कहका लगा बैठा, जिस पर अमल ने नाराज़गी से घूरा था। इस दिन ऐसा कुछ नहीं था जैसे तुम समझी थी। वो फिज़ा थी मेरी खाला की बेटी। अगर 1 मिनट रुक कर और करीब आकर तुम देख लेती तो कोई मेरी गर्लफ्रेंड नहीं थी, बल्कि 15 साल की बच्ची थी। तो तुम इतना सख्त रिएक्शन ना देती हो, ना ही खुद को हिलकान करती। सदाम की बात पर अमल ने शर्मिंदगी से चेहरा चुका रही। इसके जज्बातीपन इसे सदाम के सामने न जाने कहाँ जलील करवाने वाला था।
तुम्हारी बहुत सारी नादानियों में एक और एडिशन हो चुका है और अब तुम इन सब की सज़ा भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। बहुत तड़पाया तुमने मुझे। अब अपनी एक एक तड़प का बदला वसूल करूँगा मैं। सदाम अमल के चेहरे को छूता अपनी बेताबी का इजहार करता जज्बात से लबरेज खंभीर लहजे में बोला, जबकि इसकी शिद्दतें बर्दाश्त न कर पाते अमल इसके सीने में चेहरा छुपा के। इसने कभी नहीं सोचा था, कभी ऐसी कोई ख्वाहिश की थी कि इसकी ज़िंदगी में इतना खूबसूरत हम सफ़र दाखिल होगा जिसकी ज़िंदगी के तमाम गम और महरूमियाँ ख़त्म करके इसका हाथ थामे अपनी खुशियों और सुकून भरी दुनिया में ले जाएगा। अमल दिल से अपने रब का शुक्र बजा लाती, सदाम की प्यार भरी सरगोशियों पर खुलकर मुस्कुराती थी। एक तो खुद इतना फजूल ड्रामा किया, ऊपर से नखरे भी खुद दिखा रहे हैं, जल्लाद वहशी इंसान। अब तो मुझे बिल्कुल बात ही नहीं करनी। हुर्मत का लास्ट पेपर था, काफ़ी दिन गुजर चुके थे इस वाक़े को। इसे लगा था यज़दानी से मनाने आएगा, अपनी गलती पर शर्मिंदा होगा, मगर यज़दान मानी को तो परवाह ही नहीं थी, जो बात हुर्मत को मज़ीद गुस्से और कोफत और बेचैनी का शिकार कर गई थी। बिलाल से बातों बातों में इसे भी पता चल चुका था यज़दान बिल्कुल सेहतियाब हो चुका और अब ऑफिस में भी आने लगा, मगर इसे मनाने क्यों नहीं आ रहा, ये सोच सोच कर हुर्मत का दिल न जाने कितने वसवसों से भर चुका था। अभी भी उन्हीं से वापस आकर अपने रूम में दाखिल होते हुए खफकी से खुद से बड़बड़ाई जा रही थी। मिल गई होगी ना कोई नई बीवी, वैसे मैं किस बात की कमी है यज़दान रहमानी में? मुझे क्या, मेरी तरफ से 20 शादियाँ करे, लेकिन अल्लाह करे सारी बीवियाँ फारी जैसी निकले तो अक्ल ठिकाने आ जाए। हुर्मत बिना इर्द गिर्द देखे टेबल पर बुक्स पटकती सोफे के बैग से टेक लगाकर आंखें मूंद ली। ब्राउन शिफॉन के ड्रेस में जिसकी शर्ट और दुपट्टे के किनारों पर गोल्डन कढ़ाई का काम किया गया था। मैं हुर्मत की गुलाबी रंगत गुस्से की वजह से सुर्खी माइल हो चुकी थी। ये भी कोई तरीका हुआ, अगर मेरे गुस्से में कहते मुझे जाना तो जैसे पहले टांट कर अपनी बात मनवाते थे, इस बार भी मनवा नहीं सकते थे। एक तो ये आसानी से आने दी, ऊपर से वापस पलट कर पूछा भी नहीं। हुर्मत की बड़बड़ाहट अभी तक जारी थी जब इसकी नज़र बेड पर लेटे कंबल में लिपटे वजूद पर पड़ी। उफ, ये परी अपनी शरारतों से बाज नहीं आएगी। हुर्मत पहले तो हैरान हुई, मगर फिर अपनी शरारती भतीजी का ख्याल आते हुए समझ गई कि हमेशा की तरह से डराने और तंग करने के लिए इन्होंने ये तकिए जोड़कर हरकत की है। वरना दिन दहाड़े सबके घर में होते, ऐसे भला कौन आ सकता है इसके रूम में। हुर्मत अपनी जगह से उठती बैठ के जाने पड़ी। जैसे इसने कंबल हटाने के लिए हाथ बढ़ाया, अपनी कलाई की सियाही गिरफ्त में जकड़ता महसूस करते हुर्मत की चीख निकल गई, लेकिन अगला हमला इससे भी ज़रा जान निकाल देने वाला था। मुकाबले ने इसकी कलाई को झटका देते अपनी जानिब खींच लिया। हुर्मत अगले ही लम्हे सीधी इस ऊपर जा गिरी थी। यज़दान आप? हुर्मत जब भी अपनी चीखों का सिलसिला बरकरार रखने वाली थी, जब यज़दान ने इसके होंठों पर हाथ रखते से खामोश करवा दिया। यज़दान को इस तरह यहाँ देखो जो जो वो भी बोल चुकी थी, सबका ख्याल आते हुर्मत का चेहरा तप उठा था। वो अपने पूरे वजन से मेरी यज़दान के ऊपर थी। यज़दान का एक बाजू हुर्मत की कमर के गिर्द लिपटा हुआ था, जबकि दूसरा अब वो इसके होंठों से हटाते हुर्मत के चेहरे पर बिखर जाने वाली बालों की लटें समेट कर कान के पीछे अड़सने लगा। यज़दान की शौक मुस्कुराती नज़र हुर्मत को बुरी तरह पजल कर गई थी। छोड़े मुझे आपसे बात ही नहीं करनी। हुर्मत इसके ऊपर से उठना चाहा, जब यज़दान ने करवट बदलते हुर्मत को बेड से लगा दी, इसके ऊपर मुकम्मल तौर पर झुकते अपनी कैद में लिया था। यज़दान, ये आप? हुर्मत ने कुछ बोलना चाहा, जब यज़दान ने इसके होंठों पर उंगली रखते से दोबारा खामोश करवा दी। पूरे 20 दिन दूर रहूँ तुमसे, मुझे कुछ देर खुद को महसूस कर लेने दो। यज़दान ने खमारुल लहजे में कहते बारी बारी हुर्मत के दोनों गालों को छुआ था, फिर एक एक करके इसकी पेशानी, नाक, आंखों और ठोड़ी को मोहब्बत से छूते। यज़दान जैसे हुर्मत के होंठों पर झुकने लगा, हुर्मत फ़ौरन इसके मुंह पर अपना कपकपाता हाथ रखती इसे दूर रोक गई थी। मैं सख्त नाराज़ हूँ आपसे। हुर्मत इसे याद दहानी करवाते खुद को इसके जानलेवा वार से महफूज रखा था। तो मना ही तो रहा हूँ था मैं तुम्हें। यज़दान अभी भी संजीदा नहीं था। वैसे मुझे सच में नहीं पता था मेरी बीवी को मेरा डांट कर काम करवाना इतना अच्छा लगता है। और वो क्या दुआ रही थी मुझे, 20 शादियाँ और सारी बीवियाँ पारी जैसी हों। मेरी जान, तुम वाकई बहुत क्यूट हो। यज़दान ने हुर्मत की बातें दोहराते जानदार कहकर लगाया, जबकि इसके मजाक उड़ाने पर हुर्मत मजीद खफा हुई थी। यज़दान, आपको ज़रा सा भी एहसास है आपने मुझे कितना रुलाया? हुर्मत ने रूठे लहजे में कह दी। यज़दान को अब की बार संजीदा होने पर मजबूर कर दी। मैं जानता हूँ, मगर वादा करता हूँ आगे की ज़िंदगी में तुम्हारे एक एक आंसू का ज़ाला कर दूंगा। मैंने जो किया वो ठीक नहीं था, मगर मैं हमारे आगे की खुशहाल ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी था। यज़दान हुर्मत की आंखों में झांकते से सबकी सारी हकीकत बता के, जिसे सुनकर हुर्मत यज़दान की इस कदर बेलौस मोहब्बत पर कितनी देर कुछ बोल नहीं सकी, जिसने हर बार अपने आप से पहले से रखा था। शायद इतना ज़र्फ किसी में भी नहीं हो सकता, सिर्फ इस अपने महबूब की खुशी पर अपना सब कुछ कुर्बान कर दे। आपने पहले क्यों नहीं बताया मुझे सब, और इतने दिनों से मनाने क्यों नहीं आए मुझे? हुर्मत ने शिकवे भरी नज़रों से यज़दान की जानिब देखा, क्योंकि अगर मैं पहले मनाने के लिए आता था तो तुम इतने सुकून से अपने पेपर नहीं दे पाती। तुम सोच भी नहीं सकती इतने दिन तुमसे दूर रहना किस कदर मुश्किल था मेरे लिए। सिर्फ तुम्हारी पढ़ाई की खातिर दूर रहा हूँ तुमसे। अब इन 20 दिनों के लिए एक एक लम्हे का हिसाब सूद समेत वसूल करूँगा तुमसे। अपने जल्लाद और वहशी को छीनने के लिए तैयार हो जो मेरी ज़िंदगी। हुर्मत जो बहुत ध्यान से यज़दान की बात सुन रही थी, इसके आखिर में कहे शोखी भरे जुमलों ने हुर्मत को खुद में सिमटने पर मजबूर कर दिया। यज़दान हुर्मत की आंखों पर लब रखे इसके ऊपर से हटता बेड से नीचे उतरा। हुर्मत को कुछ भी समझने का मौका दिए बगैर इसे बाहों में उठा चुका था। यज़दान, ये क्या करे आप? नीचे भाभी भाई सब मौजूद होंगे, मैं खुद चल सकती हूँ, उतारे मुझे। हुर्मत पिछली बार की तरह इस वक्त भी इसे बाज रखने की कोशिश करी थी, मगर वो यज़दान रहमानी के जितनी आसानी से मान जाए। डोंट वरी मेरी जान, नीचे कोई मौजूद नहीं, सब हमारे वलीमे की तैयारी के लिए रहमानी हाउस में मौजूद है। यज़दान की बात पर हुर्मत ने हैरत से इसकी जानिब देखा। जब हमारी शादी हुई थी तब तो मैं पागल था, ज़रा सा भी इंजॉय नहीं कर पाया, इसलिए अब दोबारा से इन लम्हों को जीना चाहता हूँ।
इज़दान ने आँख दबा कर कहते हुर्मत की जान नहीं देखा, जिसकी शोखे की वजह से इसे ठीक से घूर भी नहीं पाई थी। इज़दान हुर्मत को गाड़ी में बिठाता वहाँ से निकल आए। इन दोनों ने अपनी बेलौस मोहब्बत को साबित करते मुश्किल वक्त में एक दूसरे का सहारा बनते हाथ थामे अपनी ज़िंदगी से गमों और परेशानियों को निकाल कर हमेशा के लिए खुद से दूर फेंक दिया था। अब वो दोनों अपनी आगे की ज़िंदगी में खुश थे, जहाँ ना हमायूं का बुरा साया था इन पर, ना धोखा ना बदला, बहुत मुतमिन और खुश थे। ख़त्म शुद जी। तो गाइज़ यहाँ पे हमारे ये नावल अपने इख्तिताम को पहुँचा। कैसा लगा आपको नावल? अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। नावल का नाम है दे इजाज़त जो तू, रिटन बाय फरवा खालिद का ये नावल है, और फरवा खालिद से हमें परमिशन मिल चुकी है नावल रीड करने की, तो आए वो भी आपको शो कर देती हूँ। वैसे मेरी बात पे आपको एतबार तो होएगा ही, लेकिन चलो आपको मैसेज दिखा देती हूँ फरवा का। ये देखो जी, परमिशन हमें फरवा ने दे दी है, जिसके लिए फरवा का बहुत बहुत शुक्रिया। तो जो भी उनके फ्री नावल्स हैं वो हम अपने चैनल के ऊपर रीड कर सकते हैं इंशाल्लाह, आहिस्ता आहिस्ता करके करेंगे, ठीक है जी। तो गाइज़ अभी कमेंट सेशन की तरफ चलते हैं, देन वीडियो को एंड करेंगे। वैसे ना इस नावल को ना देख के ना मुझे वो गाना बड़ा याद आता है, वो ड्रामा नहीं लगता था, दे इजाज़त जो तू, तेरे पहलू में रह लूँ मैं। मुझे ड्रामा बड़ा पसंद था, लेकिन ना मुझे इसकी सिर्फ पहली 10 किस्तें पसंद थी, क्योंकि 10 किस्तों तो बहुत मर जाता। तो फिर मैंने उसके बाद अब तो नहीं देखा था कि नहीं देखा था, क्योंकि तब मैं ड्रामे देखती होती थी, तब मैं छोटी थी, इतनी कतनी थी मैं, लेकिन तब मैं ड्रामे देखती होती थी। अब मैं ड्रामे नहीं देखती, लेकिन वो मैंने सिर्फ 10 की किस्तें मुझे पसंद है उसकी, तक फ्रांस से ही ज़िंदा रहता है। हाँ जी, कमेंट सेशन की तरफ चलते हैं। मेरी बात हो गई है, फिर वीडियो को एंड करना है। तकदीस तो की इंटरेस्टिंग, थैंक यू। मोहम्मद सारिम, वालेकुम अस्सलाम। मैंने ये बताना था, मैं आपसे बहुत नाराज़ हूँ। आपको दोनों चैनल पर मैंने एक ही फरमाइश की थी कि नीलम रियासत का दिल दर्द से खाली नहीं, अब मैं कभी आपके चैनल पर नहीं आऊँगी। ओहो, मेरी धुली याद रहेगी क्या? धुली अगर नहीं भी रहेगी तो मैं क्या कर सकती हूँ, आपके मर्ज़ी, आपका चैनल। वैसे ये मजाक था, आप बहुत जा रही हैं। अल्लाह खैरन फरमाए आपको और कामयाब करें, आमीन सुम्मा आमीन। कामयाबी अता फरमाए। जो कि आजकल आप लोगों का बहुत ज़्यादा बुरा रिस्पांस आ रहा है, लेकिन आप इतनी नाराज़ ना हो। आप तो वो चैनल ही छोड़ने की बात कर रही हैं, तो ऐसे तो नहीं होता ना, मैंने कब इनकार किया। वैसे भी ये दिल दर्द से खाली नहीं है मेरा वन ऑफ़ द मोस्ट फेवरेट नावल है। इंशाल्लाह जल्दी इसको भी रीड करेंगे। अभी पता नहीं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही कि मैंने आगे नेक्स्ट कौन सा नावल रीड करना है, क्योंकि आप लोग रिस्पांस तो दे नहीं रहे। मैं जब पोस्ट लगाती हूँ आप लोगों को लॉन्ग सुनना है कि शॉर्ट सुनना है, तब आप लोग भाग भाग के वो कमेंट करते हैं जी, कमेंट भी करते हैं, वो वोटिंग भी करते हैं कि हम लोग लॉन्ग सुनेंगे। लॉन्ग पे जाके व्यूज़ चेक कर लें, 400-500 से ऊपर व्यूज़ नहीं आ रहे। मेरा तो इतना दिल सड़ा पड़ा ना, मैं आपको क्या ही बताऊँ। लेकिन खैर, आप इंशाल्लाह टेंशन ना लें, जल्दी ये हम ये वाला नावल रीड ज़रूर करेंगे, क्योंकि ये मेरा फ़ेवरेट नावल, और ऐसा नहीं हो सकता कि मेरा फ़ेवरेट नावल और मेरे चैनल के ऊपर ना पड़ा हो। तो मोहम्मद सारिम, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आप इधर ही रुकें। लेकिन फिर मैं भी देखती हूँ ना, आप तो अब भी आप मुझसे नाराज़गी का इज़हार करें, लेकिन अगर आपके मुझे लंबे लंबे कमेंट्स उस नावल पे ना आए ज़रा, फिर मैं आपको बताऊँगी। शैलो टू शॉर्ट एपिसोड प्लीज़ अपलोड लॉन्गर एपिसोड। यार, आपका ये कमेंट देख के ना मैंने एक दफ़ा अपनी किस्त खोल के चेक किया कि हाय अल्लाह, मैंने कोई घंटे से कम किस्त तो नहीं दे दी। मैंने शॉर्ट किस्त का आया मुझे, लेकिन वो घंटे की थी यार, घंटे की शॉर्ट नहीं होती। लेकिन अब देख लें, मैंने आप लोगों के लिए ना ये 2 एपिसोडें बनती थी, ये वाली ना जो मैंने लास्ट जितनी दी है मेगा एपिसोड दे दी है। मैं कहा मेरे लिसनर्स खुश हो जाएँ, कुछ लोगों की फरमाइश है लॉन्ग किस्त की, तो आपकी वो फरमाइश भी पूरी होगी, ठीक है। शबाना, थैंक्स मैम, वेलकम डियर। शबाना, वेरी नाइस, थैंक यू। अनीस बानो, बहुत बहुत उम्दा नावल है, अल्लाह आपको ऐसी तरह अच्छे नावल पढ़ने की तौफीक दे, आमीन सुम्मा आमीन, बहुत शुक्रिया। शबाना, वेरी नाइस, थैंक यू। जुल्फ़िशा ख़ान, बहुत अच्छा नावल है, अब नूर अमल की गई काम से, तो होर की नूर अमल तो पूरे विच ही गई रही है दिमागो वेली। शबाना, सस्पेंस स्टोरी है, फैंटास्टिक, थैंक यू वेरी मच। अच्छा, सिकंदर वाला नावल सुन रही, चवल वाला। मीर खान, वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं कैसी हैं। बहुत एपिसोड बहुत ज़्यादा अच्छा था, बहुत मज़ा आया सुनकर। नूर अमल बेचारे सद्दाम को परेशान कर रखा है। सोनी का कहना है कि सुधर जाओ मिस एसपी, नहीं तो अगर सद्दाम का माइंड खिसका ना तो मुझे अमल पे ऊपर गुस्सा आ रहा है। मैंने भी वैसे बड़ा आया सी। और हुर्मत बड़ी खुश हो रही थी कि ये इज़दान नहीं आएगा, उसको क्या खबर थी कि ये इज़दान उसको ज़ोर का झटका देने वाला है फारिया की सूरत में। बस और क्या। हुर्मत ही वैसे इंतकाम ले रहा है, 8 चमचे वाली चाय, अल्लाह माफ़ी देवे, 8 चमचे चीनी वाली। फिर ये ज़ान हुर्मत का कपल मेरा फेवरेट है,
उसका क्या नाम, जिसने अमल अपना काम करवाती है, पुलिस ऑफिसर है वो भी, आई थिंक कबीर नाम है। इसकी स्टोरी भी चलेगी क्या है साथ में? नहीं यार, उसकी स्टोरी नहीं, बस ये 2 मेन कपल थे हमारे। शॉर्ट नावल था, मतलब इतना भी शॉर्ट नहीं था, मतलब 5-6 किसको का था, इतना ज़्यादा एक्स्ट्रा लॉन्ग नहीं था कि इतने ज़्यादा कपल होते इसमें। ओवरऑल एपिसोड बहुत ही मज़े का था। क्या आप बात है, अब भी आपको बड़ी धमकियाँ शमकियाँ दी जा रही हैं। वैसे आपके लिसनर्स का आपसे नाराज़ होने का पूरा हक है और आपका भी है हम सब पर। जी बिल्कुल, धमकियाँ शमकियाँ हाँ जी दे रहे हैं, मैं भी एक तड़ी ला देती है, मैं कैसी लाइफ है। बुरा नहीं मानना किसी भी बात का, नहीं यार मैं बुरा नहीं मानती। आप लोग मेरे लिए यहाँ पे टाइम निकाल के आते हैं, मुझे सुनते हैं, मेरी इतनी फजूलियात सुनते हैं, मैं आप लोगों की बात का बुरा क्यों मनाऊँगी? बल्कि मुझे खुशी होती है कि जब आप लोग हक से बात करते हो। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफिज़। रामीन कासिम नाइस, थैंक यू। जुनैद अवान ने दिल भेजे हैं। हानिया राहत, ओवरऑल द नावल इज़ गुड बट द एक्सेप्ट फर्स्ट 2 एपिसोड्स देयर वर नॉट अ सिंगल एपिसोड इन विच सिकंदर डिड नॉट स्लैप डाबरू। तो होर की ਉਹਨੇ ਤੇ ਅਬਰੂ ਨੂੰ ਤਬਲਾ ਵਜਾਇਆ ਸੀ, ਇਧਰੋਂ ਆਂਦਾ ਸੀ ਇਧਰੋਂ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਉਧਰੋਂ ਆਂਦਾ ਸੀ ਉਧਰੋਂ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। So Abru should forgive Sikandar after some time, like after months or 1 year. Sikandar should get more punishment for what he did. 100% एग्रीड, मैं भी आपके साथ एग्री करती हूँ इस बात से। मुझे सिकंदर शाह जैर तो भी पैड़ा लगता सी। तो खैर यहाँ पे हमारा कमेंट सेशन इख्तिताम को पहुँचा। कैसे लगे आपको एपिसोड, राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा और रिस्पांस भी दे दिया करें, व्यू भी कर लिया करें वीडियो को। मुझे तो ना अब कसम मेरा ना दिल चाट होना शुरू हो गया चैनल से, पता नहीं क्या हुआ। मैंने अगर रिकॉर्डिंग कर भी लूँ ना, रिकॉर्डिंग तो मैं चलो इस तरह से कर लेती हूँ कि मैंने ना, मुझे जो नावल पसंद है मैंने वो स्टार्ट किए होते, तो मैं अपने जो मौज मस्ती में जैसे पढ़ते पढ़ते मैं इसको रिकॉर्ड भी कर लेती हूँ, तो वो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता भी है, तो फिर ये ना मतलब वो मैनेज थोड़ा सा हो जाता है। लेकिन जो बात होती है ना, मैं भूल जाती हूँ। मुझे कभी भी नहीं भूला था, मुझे याद रहता था कि मैंने इतने बजे किस्त देनी है, मैंने देनी है। लेकिन अब मुझे किस्त अपलोड करनी भूल जाती है, मुझे किस्त अपलोड करनी याद ही नहीं रहती कि मैंने आप लोगों को देना कि नहीं देना। क्यों? क्योंकि आप लोगों का रिस्पॉन्स बहुत ख़राब है, बहुत ज़्यादा ख़राब है। मैं आप लोगों को क्या ही बताऊँ, मुझे ना 400-500 व्यूज़, 400-500 व्यूज़ ऐसे तो नहीं चलता। हालांकि मुझे बता दे मैंने कौन सा अच्छा नावल रीड किया। मुझे ये वाला भी मेरा वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट नावल था, दे इजाज़त जो तू। फिर दस्तेदारम भी मुझे इतना पसंद था। तो खैर पता नहीं क्या मसला है कि आप लोगों को नावल पसंद ही नहीं आ रहे। वैसे एक बात बताऊँ, जो नावल आप लोगों को ज़्यादा पसंद आता है ना, वो मुझे थोड़ा बस कम कम ही पसंद होता है, और जो मुझे ज़्यादा पसंद होते हैं वो उसके ऊपर आप लोग इतना ख़राब रिस्पॉन्स देते हैं कि मेरा दिल ही टूट जाता है। खैर मैं क्या ही बताऊँ आपको, फिर आपने कहना अपने रोने सुनाती रहती है। खैर मैं अभी चलती हूँ, मुझे इजाज़त है। इंशाल्लाह जल्द मिलेंगे न्यू नावल के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें, और दुआओं में याद रखें। मेरे दूसरे चैनल के लिए भी दुआ करते हैं, उस पर थोड़ा सा मसला चल रहा है, दुआ करें कि उसको वो रिज़ॉल्व हो जाए, फिर हम उसके ऊपर भी नए नावल्स पोस्ट करेंगे, ठीक है। तो मुझे इजाज़त दें, अल्लाह पाक खैर रखे, जल्दी मिलेंगे। नमल पे भी रिस्पांस दे दिया करें, नंबर बहुत अच्छा जा रहा है। इवन कि मैं जब उसको रिकॉर्ड करती हूँ ना, तो मेरा दिल करता है कि मैं ना उसको रिकॉर्ड करी जाऊँ, पढ़ी जाऊँ। इवन कि रिकॉर्डिंग के अलावा मैं उसके 5-7-10 काफ़ी सारा पेजेस ना पढ़ लेती हूँ वैसे ही। तो वो मेरा इतना इंटरेस्ट डेवलप होता है। आप लोग एक दफ़ा सुनना तो शुरू करें, आप लोग का इंटरेस्ट डेवलप होगा। और ये नहीं कि मैं छोटी छोटी किस्तें दे रही हूँ, 5-5 घंटे की, 5 घंटे की मैंने संडे को दी है, इस संडे को, तो वो फिर आप लोग देंगे अच्छी, उसको सुने, आप लोगों को वो भी पसंद आएगा। बाकी इसका इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि ये देखें, ये आप घंटे घंटे की रोज़ 1-1 घंटे की सुनते हैं, वो आप सुनेंगे, वो आपके 5 दिन कंपनसेट हो जाएंगे, ठीक है। तो उसको भी सुना करें, रिस्पांस दिया करें, ताकि अगला बंदा मोटिवेट होकर आपके पास आने की उसको जल्दी रहे। कसम मुझे तब बहुत ज़्यादा, जब जिस नावल के ऊपर रिस्पांस आता है, मुझे उसके अगली किस्त देने की, उसका सारा देने की मुझे बहुत ज़्यादा जल्दी होती है कि मैं अपने लिसनर्स तक पहुँचा दूँ। लेकिन जब रिस्पांस नहीं आता, मैं कहती हूँ केड़ा इंतज़ार कर रहे होने हैं, तो छड्डो पर दे देंगे, तो वो ये हिसाब होता है। मेरी जैसी बंदी तो फेडअप ही बहुत जल्दी हो जाती है, बहुत जल्दी मैं हो जाती हूँ किसी भी चीज़ से फेडअप। और ये पता नहीं मेरा कब, ये सिर्फ आपका प्यार ही है जो आप, मैं अब तक ये चैनल पे कसम में, नहीं तो मैंने चैनल छोड़ के भाग भूग जाना था। क्योंकि मेरे ना एक जगह पे तसलसल मेरा बरकरार नहीं रहता। अब जैसे मैंने कोई ड्रामा भी देखना शुरू किया, तो मैं उसको देखती रहूँगी, देखते देखते मेरा इंटरेस्ट ऐसा लूज़ होगा, मैं कहा खसमान खाया, मैं देखना ही। तो वो इस तरीके से होता है मेरा, ये हिसाब है। तो खैर अब मैं चलती हूँ, बातें बहुत हो गई हैं आज। इंशाल्लाह जल्द मिलेंगे न्यू नावल के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ